एक सुपर दुर्लभ महाकाव्य स्तरीय मानवाकार जानवर एक सुक्कुबस को जगाता हूँ, लेकिन उसके पहले शब्द हमारे अनुबंध का सार्वजनिक अस्वीकार। ये एक उच्च बुद्धिमत्ता वाली जानवर होने के नाते वह अच्छी तरह जानती है कि मेरे जैसे एक गरीब हारे हुए व्यक्ति के पास उसके जैसे उच्च स्तरीय जानवर को बनाए रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह मुझे तुरंत धोखा देती है और खुद को एक अमीर बच्चे की बाहों में फेंक देती है। जो वह नहीं जानती है वह यह है कि मेरे पास एक स्वर्ग विरोधी क्षमता है। मैं किसी भी जानवर का पूरा विकास पथ देख सकता हूँ जब तक मैं चाहूँ। कोई भी जानवर चाहे उसकी श्रेणी कुछ भी हो, मेरे हाथों में विश्व विनाशक अस्तित्व बन सकता है। आपको समझना होगा, इस दुनिया में कोई भी सीधे किसी जानवर के विकास पथ और विस्तृत डेटा को नहीं देख सकता और न ही सटीक प्रशिक्षण योजना जान सकता है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर सकूं, जागरण समारोह में कोई मेरी सुक्कुबस को खरीदने की कोशिश करता है। मेरा बेटा भी इस साल सीनियर है और उसे एक शक्तिशाली जानवर की जरूरत है। तुम इस महाकाव्य स्तरीय को मुझे क्यों नहीं सौंप देते? वक्ता मार्कस चेन है, जो लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े व्यापारी गिल्ड के नियंत्रक हैं। मैं तुरंत समझ जाता हूं कि यह मेरे सुकीबस का जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास है। पास में खड़े प्रोफेसर वांग जल्दी से हस्तक्षेप करते हैं। कानून कहता है कि बीस्ट मास्टर की सहमति के बिना कोई भी जबरदस्ती बुलाए गए जानवर को नहीं ले सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक आप सहमत नहीं होते, आज कोई भी आपका जानवर नहीं ले सकता। प्रोफेसर के आश्वासन से मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है। मुझे खेद है, लेकिन मैं मना करता हूँ। मार्कस चेन की मुस्कान नहीं हटती, जैसे कि उसने इस उत्तर की उम्मीद की थी। इतनी जल्दी मना मत करो। वे आराम से एक उंगली उठाता है। 10 मिलियन, ये पैसा तुम्हें एक उच्च स्तरीय जानवर खरीदने के लिए पर्याप्त है और इसे प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन भी बचेंगे। एपिक स्तरीय जानवरों को विकसित करने में बहुत धन लगता है। जब आप पैसे ले सकते हैं और व्यवहारिक हो सकते हैं तो एक साधारण छात्र के रूप में संघर्ष क्यों करें? अन्य लोग ऐसे प्रस्ताव से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सिस्टम के साथ सुक्कुबस की विकास पथ स्पष्ट है। वह भविष्य में लेजेंडरी स्तर तक भी पहुंच सकती है। सिर्फ 10 मिलियन में तो उसकी एक पंख भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं फिर से दृढ़ता से मना करने ही वाला था कि अचानक सुक्कुबस बोल उठी। मुझे लगता है कि उसकी बात में दम है। मेरा शरीर जम गया। मैं अविश्वास में अपना सिर घुमाता हूँ। जैसे ही सुक्कुबस बोलना समाप्त करती है, पूरा वेदी स्थल मृत सन्नाटे में डूब जाता है। 3 जोड़ी आंखें उस पर टिक जाती हैं। ऐसी निगरानी में सुक्कुबस के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई देती है, लेकिन उसका शरीर मुझसे अनजाने में दूर हटता है और यहाँ तक कि मार्कस चेन की ओर आधा कदम बढ़ता है। ये विश्वासघात है। मैं वहां खड़ा हूँ, स्तब्ध। इस दुनिया में एक जानवर का अपने मालिक को धोखा देना पश्चिम में सूरज उगने से भी अधिक असंगत है। आपको समझना होगा, जानवरों के लिए उनका समन करने वाला उनके जीवन देने वाले माता पिता के समान होता है। अधिकांश जानवर अपने मालिक से विश्वासघात करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। फिर भी यह सुक्कुबस, मैं उसे टकटकी लगाए देखता हूँ। वह शुद्ध मासूम चेहरा अब भी निर्दोष दिखता है, लेकिन अब मेरी नजरों में यह एक सावधानी पूर्वक छुपाया हुआ मुखौटा लगता है, जिसके नीचे केवल गणना और लालच छिपा है। लेकिन अगले ही क्षण मैं अचानक हंस पड़ता हूँ। ये तो छुपा हुआ वरदान है ना? अब एक टिक टिक करती हुई टाइम बम छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में सच्चाई का पता चले। तो क्या हुआ अगर वह एपिक टियर की है? मेरी गोल्डन फिंगर सिर्फ इस एक जानवर को ही नहीं बल्कि और भी जानवरों को प्रशिक्षित कर सकती है। एक साधारण जानवर भी मेरे विकास के तहत समय के साथ शिखर तक पहुंच सकता है। तो अंत में मैं उसे 20 मिलियन में बेच देता हूं और 10 दिनों में स्कूल की बेस्ट मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी चीज अभी एक जानवर होना है। सुकीबस को बेचने के बाद मैं समनिंग वेदी को अकेला छोड़कर लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े बीस्ट एम्पोरियम की ओर बढ़ता हूँ। ये स्थान न केवल विभिन्न जानवरों को बेचता है जो आयामी दरारों से पकड़े गए हैं, बल्कि दुर्लभ सामग्री, शुद्धिकरण, औषधियां और यहाँ तक कि कीमती खजाने भी प्रदान करता है। बीस्ट एम्पोरियम के भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर मैं ऊपर देखता हूँ। पूरा भवन पिरामिड के आकार का है, जो 5 मंजिलों में विभाजित है। प्रत्येक अलग अलग श्रेणियों के अनुसार है, सामान्य, विशिष्ट, श्रेष्ठ, महाकाव्य और पौराणिक। बेशक शीर्ष मंजिल का पौराणिक खंड स्थायी रूप से खाली रहता है, जिसमें केवल कुछ दुर्लभ सामग्री ही कभी कभी आयामी दरारों से प्रदर्शित की जाती है ताकि लोग उनकी प्रशंसा कर सकें। मैं पहले मंजिल पर नहीं रुकता और सीधे तीसरी मंजिल के उच्च श्रेणी के जानवरों के खंड की ओर बढ़ता हूँ। विशाल हॉल में विभिन्न रूपों के दर्जनों जानवर विशेष ऊर्जा पिंजरों में बंद हैं, जिनके बगल में विस्तृत जानकारी और कीमतें अंकित हैं। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ती है, सिस्टम स्वचालित रूप से उनके गुण पैनल प्रदर्शित करता है। ये जानवर आमतौर पर 5 लाख से 10 लाख के बीच मूल्यवान होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों की कीमतें अधिक होती हैं। लेकिन चारों ओर देखने के बाद मैं निराश हूं। जबकि उच्च श्रेणी के जानवर अच्छे विकल्प हैं, महाकाव्य स्तरीय सुक्कुबस की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा 20 मिलियन हाथ में होने के साथ मैं निश्चित रूप से एक उच्च सीमा का पीछा कर सकता हूं। माफ कीजिए, क्या बीस्ट एम्पोरियम में कोई अन्य जानवर है? मैं अनिच्छा से एक स्टाफ सदस्य को रोकता हूं, पूछते हुए, नमस्ते ग्राहक, इस साल हमारे एम्पोरियम में जितने भी जानवर हैं वे सभी प्रदर्शित हैं। ये सुनकर मैं निराश महसूस करता हूं और जाने के लिए मुड़ता हूं। तभी एक स्टाफ सदस्य अचानक मुझे पुकारता है, रुकिए, एक और जगह है। मैं इतनी तेजी से घूमता हूं कि स्टाफ सदस्य स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे हट जाता है। कहां? ये ऐसा है, हम हर साल केवल नए प्राप्त जानवरों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि पिछले वर्षों के बिना बिके जानवरों को पीछे के गोदाम में समान रूप से प्रबंधित किया जाता है। हालांकि ग्राहक, अपनी उम्मीदें बहुत अधिक न बढ़ाएं। वे सभी जानवर वे हैं जिन्हें दूसरों ने नहीं चाहा। ये खबर सुनकर मेरी थोड़ी सी जगी हुई उम्मीद फिर से बुझ जाती है। जिन्हें दूसरों ने नहीं चाहा, उनमें कोई अच्छा जानवर कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इस सिद्धांत का पालन करते हुए थोड़ी देर के लिए हिचकिचाने के बाद मैं पीछे के गोदाम को देखने का फैसला करता हूँ। लेकिन आपको जल्दी करना होगा, उन्हें निपटान भट्टी में भेजा जाने वाला है। इस बीच पीछे के गोदाम में एक चांदी के बालों वाली लड़की एक कोने में सिमटी हुई है। वो अपने घुटनों को कसकर गले लगाती है, अपना चेहरा अपनी बाहों में गहराई से छुपा लेती है। उसके चारों ओर विभिन्न रूपों के कई जानवर भी चुपचाप अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वे अस्वीकृत हैं जिन्हें पूरे 1 साल तक नहीं चुना गया है। समय समाप्त हो गया है। धातु के दरवाजे के किवाड़ एक तीखी आवाज निकालते हैं जब एक वर्दीधारी युवक दरवाजा खोलता है। आज लिन्युआन सिटी का जानवर बुलाने का दिन है और इन जानवरों का कयामत का दिन भी। गिल्ड कोई चैरिटी नहीं है, उन्हें 1 साल तक पालना पहले से ही काफी उदार है। निपटान के बाद वे कुछ सामग्री पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कम से कम उनका कुछ उद्देश्य तो है। कदमों की आहट सुनकर जानवर सिकुड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली अब भी वह चांदी के बालों वाली लड़की है। जब वो अपना सिर उठाती है तो चांदी के बाल झरने की तरह नीचे गिरते हैं। उसके नाजुक चेहरे पर एम्बर रंग की आंखें हैं। उसका पूरा अस्तित्व एक स्वर्गदूत के समान है जो नश्वर दुनिया में गिरा हो। स्टाफ सदस्य उसे देखता है और आह भरता है। 1 साल पहले जब यह महाकाव्य गुणवत्ता वाली परी लिन्युआन सिटी में उतरी तो इसने काफी हलचल मचाई। दुर्भाग्यवश उसका जन्मजात दोष उसे साधारण जानवरों से भी कमतर बनाता है और वह अनुबंधों के माध्यम से स्तर नहीं बढ़ा सकती। ऐसा अपव्यय लगभग कोई पुण्य
लेकिन अभी मूल्य बाकी है। चलो चलते हैं। जैसे ही वह रास्ता दिखाने की तैयारी करता है, दूर से पास तक तेज कदमों की आवाज आती है। रुको। मैं कमरे में घुसता हूँ। हाँफते हुए, मेरे बाल पसीने से भीगे हुए हैं। मैंने इस भूल भुलैया जैसे बीस्ट एम्पोरियम में पूरे आधे घंटे तक खोज की, तब जाकर इस दूरस्थ पिछले गोदाम तक पहुंचा। मेरी नजर कमरे में घूमती है और तुरंत उस चांदी की आकृति पर टिक जाती है। स्थिति पैनल तुरंत पॉपअप होता है। मेरी पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। एक 9 सितारा महाकाव्य जानवर। यह अब तक का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जानवर है जो मैंने देखा है। बस एक कदम दूर है पौराणिक से। इसके अलावा महाकाव्य स्तर के जानवरों के पास आमतौर पर केवल 2 कौशल होते हैं, फिर भी लियोरा के पास पूरे 3 कौशल हैं। हालांकि मेरी नजर अनजाने में उसकी पीठ की ओर जाती है। वहां एक जोड़ी पवित्र पंख होने चाहिए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से खाली है। यही कारण है कि कोई उसे नहीं चाहता था। लेकिन सिस्टम एक मरम्मत योजना प्रदान करता है। एंजल फेदर एक बार, स्टारलाइट एसेंस 3 बार, स्पिरिट स्टोन एक बार और बीस्ट एम्पोरियम के पास ये तीनों सामग्री हैं। मेरा दिल जोर से धड़कता है। यही है, ये वही जानवर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मैं उसकी चोट ठीक कर दूंगा, उसकी प्रतिभा उस सुक्कुबस को पूरी तरह से हरा देगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और धीरे धीरे स्टाफ सदस्य के पास जाता हूँ। नमस्ते, मैं उस एंजल को खरीदना चाहता हूँ। कितने में? मेरे द्वारा रिजेक्ट सेक्शन से जानवर चुनने पर स्टाफ सदस्य कुछ पल के लिए चौंक जाता है। आपका मतलब उस एंजल जानवर से है? हाँ। कितना? मैं दोहराता हूँ। स्टाफ सदस्य घबराहट में हिलता है। मुझे खेद है ग्राहक, लेकिन मैं यह निर्णय नहीं ले सकता। वह जल्दी से अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करता है और जल्द ही जवाब मिलता है। सिर्फ 10,000 लोंशिया क्रेडिट्स और आप इस जानवर को अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि यह अस्वीकृत है, यह आखिरकार महाकाव्य गुणवत्ता का है। सौदा पक्का, मैं निर्णायक रूप से जवाब देता हूँ। जल्द ही हम अनुबंध कक्ष में पहुंचते हैं। लियोरा अनुबंध संरचना के किनारे खड़ी है, चांदी के बाल नीचे लटक रहे हैं, उसके हल्के कांपते कंधों को ढकते हुए। क्या आप सच में मुझसे अनुबंध करना चाहते हैं? उसकी उंगलियां अनजाने में उसके कपड़े मरोड़ती हैं। कपड़ा उसकी हथेली में सिकुड़ जाता है। लियोरा अपने निचले होंठ को काटती है। उसकी एम्बर आंखें धुंधली हो जाती हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अनुबंध नहीं कर सकती। मैं एक अधूरी जानवर हूँ। उसकी आवाज में एक सिसकी है, जैसे कोई दुखी छोटा जानवर। मैं आश्चर्य से ऊपर देखता हूं जब मैं अनुबंध निर्माण की तैयारी करता हूं। लियोरा के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर मुझे अंततः एहसास होता है कि मैं जानवर की भावनाओं की अनदेखी कर रहा था। खुद को कम मत समझो, तुम एक उत्कृष्ट जानवर हो। मैं दृढ़ता से लियोरा की ओर देखता हूं। इस निराश लड़की को कुछ आत्मविश्वास देने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं हूं। लियोरा भावनात्मक नियंत्रण खो देती है और अपना चेहरा ढक लेती है। मैं तो बुनियादी स्तर भी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी समस्या पता है, लेकिन मेरे पास इसे ठीक करने का एक तरीका है। लियोरा अचानक रुक जाती है, आंसू भरी आंखों से ऊपर देखती है। सच में? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें क्यों चुनता? मैं दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर इशारा करता हूँ। परीक्षा 10 दिनों में है। कोई भी अपने भविष्य के साथ जुआ नहीं खेलेगा। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ, दरवाजे पर दस्तक होती है। स्टाफ सदस्य वे सामग्री लाते हैं जो मैंने अभी अभी ऑर्डर की थी, जिससे मेरी पूरी 20 मिलियन की संपत्ति लगभग समाप्त हो गई। सामग्री तैयार है, कोशिश करना चाहोगे? यह सुनकर छोटे परी का शरीर हल्का सा कांपता है। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि उसे पता है कि उसकी चोट ठीक होने की संभावना कम है, लेकिन अगर यह काम कर गया तो। मेरी उत्साहजनक नजरों के तहत लियोरा निर्देशों का पालन करती है और 3 सामग्रियों को क्रम में रखती है। अगले ही पल लियोरा के घाव से गहरी बैंगनी रोशनी अचानक उभरती है। ये रोशनी उस समय की तुलना में गहरी है जब मैंने वेदी पर सुक्कुबस को बुलाया था। लगभग ठोस हो रही है, जैसे कि पूरे कमरे को निगलने वाली हो। और भी अद्भुत, घूमती हुई बैंगनी रोशनी के भीतर एक चमकदार सुनहरी चमक हल्के से दिखाई देती है। ये क्या है? मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। इससे पहले कि मैं और सोच सकूं, वह सुनहरा रंग जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सुनहरा, पौराणिक गुणवत्ता, ये कैसे संभव है? मेरी सांस थम जाती है। सिस्टम की सामग्री स्पष्ट रूप से केवल चोट को ठीक करने के लिए थी। वे गुणवत्ता शुद्धिकरण को क्यों ट्रिगर करेंगे? जब तक लियोरा की चोट ही उसकी क्षमता को सीमित करने वाली बड़ी नहीं थी। जैसे ही मेरे विचार दौड़ते हैं, सुनहरी रोशनी ने पूरी तरह से कमरे को घेर लिया है। लियोरा की पीठ के घाव पर शुद्ध सफेद पंख धीरे धीरे खुलते हैं। बर्फ की तरह सफेद, बेदाग और शुद्ध पंख धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, कोमलता से लियोरा को लपेटते हुए अंततः प्रकाश का एक विशाल कोकून बनाते हैं। अचानक एक अदृश्य लहर फूटती है, छत को भेदते हुए सीधे आकाश की ओर जाती है। सिटी लॉर्ड की हवेली में सिटी लॉर्ड जेवियर अपने चंदन की कुर्सी पर आराम से झुके हुए हैं, उंगलियां कप के किनारे पर हल्के से थपथपाते हुए एक दुर्लभ फुर्सत के पल का आनंद ले रहे हैं। बिना आयामी दरार के आक्रमण के चाय की सुगंध भी विशेष रूप से शुद्ध लगती है। हालांकि अगले ही क्षण चीनी मिट्टी का चाय का कप अचानक उसकी उंगलियों से फिसल जाता है और नीले पत्थर के फर्श पर टूट जाता है। जेवियर को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं जब वह सीधा खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। अभी अभी उसने महसूस किया कि आकाश से एक विशाल गहरी आभा उतर रही है जो पूरे लिन्युआन शहर को घेर रही है। वह आभा पवित्र और भव्य, किसी देवता की दृष्टि जैसी लग रही थी, फिर भी एक पल में गायब हो गई। कोई आए? जेवियर की आवाज तीखी और आदेशात्मक हो जाती है। तुरंत सभी नजदीकी आयामी दरारों की जांच करें। जी सर। गार्ड जल्दी से आदेश लेता है और चला जाता है। जेवियर की भौहें और अधिक सिकुड़ जाती हैं। ऐसा स्वर्गीय घटना उत्पन्न करने में सक्षम कुछ केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो आयामी दरार की बाधा ढीली हो गई है और एक भयानक अस्तित्व की आभा लीक हो गई है, या एक पौराणिक गुणवत्ता का जानवर पैदा हुआ है। जहां तक एक पौराणिक गुणवत्ता वाले जानवर की बात है, हाँ, असंभव। जेवियर आत्म उपहास करते हुए हंसते हैं और सीधे दूसरे अनुमान को खारिज कर देते हैं। लिन्युआन सिटी जैसे सीमा शहर में यहां तक कि महाकाव्य गुणवत्ता वाले जानवर भी बेहद कीमती होते हैं। पौराणिक कैसे हो सकता है? उन्हें यह नहीं पता कि बीस्ट एम्पोरियम के अनुबंध कक्ष में मैं अपने सामने की स्क्रीन को बड़ी आंखों से देख रहा हूं। मेरा गला अनजाने में हिल रहा है। पौराणिक स्तर, यह वास्तव में काम कर गया। मैं गहरी सांस लेता हूं, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करता हूं। पौराणिक स्तर और महाकाव्य स्तर पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन अगले ही क्षण एक विचार ठंडे पानी की तरह गिरता है। क्या एक पौराणिक स्तर का देवदूत वास्तव में मेरी पशु बनने के लिए तैयार होगा? आखिरकार कुछ समय पहले ही मैंने सुक्कुबस के विश्वासघात का अनुभव किया था। हालांकि अगले ही पल एक चांदी सफेद आकृति अचानक एक घुटने पर झुक जाती है, पंख धीरे से मुड़ते हैं और दीपक के नीचे हल्के टुकड़े बिखेरते हैं। लियोरा अपना सिर उठाती है, उसकी स्पष्ट एम्बर आंखों में अडिग दृढ़ता दिखाई देती है। दिव्य एंजल लियोरा आपके जानवर बनने का अनुरोध करती है। जब वह दृढ़ आवाज गूंजती है तो मैं अपने शरीर में एक अजीब आरामदायक अनुभूति महसूस करता हूँ।
हाँ, इस दुनिया में सभी जानवर उस सुकीबस की तरह निर्दयी और कृतज्ञ नहीं होते। मैं धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता हूँ। लियोरा, मेरे पहले जानवर बनने के लिए स्वागत है। अनुबंध पूरा करने और बीस्ट एम्पोरियम छोड़ने के बाद जब तक हम घर पहुंचते हैं, घर पहले से ही सांझ हो चुकी है। मैं दरवाजा खोलता हूँ और एक परिचित आकृति को देखकर ठिठक जाता हूँ। कियाना। कियाना आवाज सुनकर मुड़ती है। उसकी हरी पोनीटेल हवा में एक सुंदर छाप बनाती है। एथन, तुम वापस आ गए। आओ, खाओ। जब से कियाना ने नेशनल गार्जियन अकादमी में दाखिला लिया है, भाई बहन आधे साल से नहीं मिले हैं। कियाना, तुम अचानक वापस क्यों आई हो? मैंने लिन्युआन सिटी में एक मिशन लिया और संयोग से यहाँ से गुजरी तो मिलने आ गई। उसकी नजर लियोरा पर पड़ती है, जो सीधी पीठ और घुटनों पर हाथ रखकर ठीक से बैठी है। इस समय छोटी परी की पीठ सीधी है और उसके हाथ ठीक से उसके घुटनों पर रखे हैं। कियाना का सवाल सुनकर वह अचानक एक मानक 90 डिग्री झुकाव करती है। उसका माथा मेज से टकराता है। नमस्ते बड़ी बहन। कियाना पहले ठिठक जाती है, फिर इस प्यारे प्रतिक्रिया पर हंस पड़ती है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, अब से हम परिवार हैं। तभी लियोरा अपना सिर उठाती है। उसका छोटा चेहरा लाल हो जाता है और वह बार बार सिर हिलाती है जैसे कोई चिड़िया दाना चुग रही हो। लेकिन जल्द ही कियाना का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। एथन, तुम्हें कल के नौसिखिया परीक्षण आयाम में अवसर का लाभ उठाना होगा। सैन्य ने सुरक्षित क्षेत्रों और आयामी दरारों को अलग कर दिया है, जिनमें अधिकतम 5वें स्तर तक के राक्षस हैं। यह नए लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर है और नवसिखुआ परीक्षण में केवल एक बार प्रवेश किया जा सकता है। यह सेना की एकमात्र अनुग्रह अवधि है। मैं चुपचाप सिर हिलाता हूँ। एक बार जब आप एक वास्तविक आयामी दरार में प्रवेश करते हैं तो कमांडर स्तरीय बीस्ट मास्टर्स भी आपदा का सामना कर सकते हैं। इस दुनिया के स्तर जागृत, पारलौकिक, कमांडर और संप्रभु में विभाजित हैं और प्रत्येक मुख्य स्तर को 10 छोटे स्तरों में विभाजित किया गया है। अभी मैं केवल जागृत स्तर के निचले हिस्से पर खड़ा हूं, इसलिए मुझे अत्यधिक सतर्क रहना होगा। हर अवसर को पकड़ना होगा और तेजी से बढ़ना होगा। ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। नवसिखुआ परीक्षण आयाम का प्रवेश द्वार गतिविधियों से गूंज रहा है। अनगिनत छात्र यहाँ इकट्ठा होते हैं, या तो साथी खोजने के लिए या मजबूत साझेदारों की तलाश में। हे भगवान, एक मानवाकार जानवर। ये बड़ा खिलाड़ी कहाँ से आया? कोई मेरे साथ टीम बनाए। मानवाकार जानवर शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही मैं लियोरा के साथ अंदर जाता हूं, हम तुरंत अनगिनत निगाहें आकर्षित करते हैं, लेकिन लोग जल्दी से इस मानवाकार जानवर की पहचान समझ जाते हैं। क्या यह एथन नहीं है? क्या उसने अपना मानवाकार जानवर चेन परिवार को नहीं बेचा था? उसके बगल में यह मानवाकार जानवर कहां से आया? मुझे अब याद आया, ये जानवर पिछले साल के वेदी से बुलाया गया था। क्या ये बेकार नहीं है? एक ऐसा जानवर अनुबंधित करना जो बिल्कुल भी स्तर नहीं बढ़ा सकता। उसने पूरी तरह से हार मान ली है। अब कोई भी उसके साथ टीम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग एक के बाद एक मुझसे दूरी बना लेते हैं। सभी की नजरों के बीच मैं शांतिपूर्वक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता हूं। जैसे ही मैं परीक्षण आयाम में प्रवेश के लिए लियोरा के साथ पंजीकरण करने वाला होता हूं, अचानक पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आती है। अरे अरे, अगर यह नहीं है। वो कौन था फिर से? डायलन चेन सुक्कुबस के साथ चलते हुए जानबूझकर अपने मंदिरों को सोच में रगड़ते हैं। कुछ करो। उनकी बाहों में सुक्कुबस तुरंत समझ जाती है। मीठी आवाज में कहती है, मास्टर, उसका नाम ईथन है। हाँ हाँ हाँ, ईथन। डायलन ने अतिशयोक्ति से अपना माथा थपथपाया। उसकी आंखों में उपहास की चमक थी। वैसे मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने उसे उदारता से नहीं छोड़ा होता तो मैं इतनी उत्कृष्ट जानवर से कैसे अनुबंध कर पाता। सुकीबस एक चुलबुली हंसी छोड़ती है और गुपचुप तरीके से अपनी आंखें घुमाती है, लेकिन जल्दी से एक मोहक मुस्कान धारण कर लेती है। केवल तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का अनुसरण करके ही मैं अपनी सच्ची कीमत दिखा सकती हूँ। ये देखकर आसपास के लोग एक के बाद एक बोलने लगते हैं। वो तो बस एक साधारण व्यक्ति है। वो डायलन से कैसे तुलना कर सकता है? एक महाकाव्य स्तरीय जानवर को निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए डायलन के हाथों में होना चाहिए। इसके अलावा उसने अब एक बेकार जानवर से अनुबंध किया है। वह डायलन से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। डायलन निश्चित रूप से इस परीक्षा में हावी रहेगा और पहला स्थान प्राप्त करेगा। मैं डायलन और दूसरों के प्रदर्शन को शांत भाव से देखता हूँ। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान भी आ जाती है। हालांकि मेरे बगल में छोटी परी गुस्से से कांप रही है। उसके दांत कसकर भींचे हुए हैं। उसकी छोटी मुट्ठियों की उंगलियों के जोड़ सफेद हो रहे हैं। वो आगे बढ़कर बहस करने के लिए तैयार लगती है। लियोरा, मैं समय पर उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज नवसिखुआ परीक्षण है। उन्हें अपने मानसिकता पर प्रभाव न डालने दें। लियोरा मेरी शांत पानी जैसी आंखों की ओर देखती है। उसके सीने में उबल रहा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह गहरी सांस लेती है और दृढ़ता से सिर हिलाती है, लेकिन अपने दिल में वह चुपचाप कसम खाती है, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगी और इन लोगों को समझाऊंगी कि मेरे गुरु नंबर 1 हैं, वास्तव में नंबर 1। प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए लियोरा और मैं एक नीली रोशनी के द्वार से गुजरते हैं। हमारे सामने का दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हम एक विशाल जंगल में खड़े हैं। धुंध ने चारों ओर को घेर लिया है, ठंडा और सुनसान। हालांकि सभी छात्र एक ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब तक वे एक साथ प्रवेश नहीं करते, उन्हें इस स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से वितरित किया जाएगा। मैं अपनी टाइमर निकालता हूं और इसे 4 घंटे के लिए सेट करता हूं। नौसिखिया परीक्षण आयाम की 4 घंटे की समय सीमा है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचेगा, हमें बाहर ले जाया जाएगा। समय कम है और काम भारी। मुझे राक्षसों को ढूंढकर उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारना होगा ताकि लियोरा को तेजी से स्तर बढ़ा सकूं। तभी कोहरे की गहराई से अचानक शाखाओं के टूटने की आवाज आती है। मास्टर, सावधान रहें, एक राक्षस आ रहा है। लियोरा के पंख अचानक चौड़े हो जाते हैं और वह एक पल में मेरे सामने आ जाती है। धुंध धीरे धीरे छंटती है। एक जादुई जानवर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रकट करती है। ये पूरा 2 मीटर ऊंचा है, एक बैल जैसा दिखता है, लेकिन पूरी तरह से काला है। इसकी लालटेन जैसी जानवर की आंखें खून की प्यास से भरी लाल रोशनी से चमक रही हैं। जंगली बोनबुल के गुणों को देखते हुए मेरी भौं अनायास ही सिकुड़ जाती है। नवसिखुआ परीक्षण आयाम में प्रवेश करते ही हम एक एलीट टियर 2 राक्षस से मिलते हैं। ये किस्मत वाकई अच्छी नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास लियोरा है, एक पौराणिक टियर जानवर। लियोरा, मुझ पर छोड़ दो मालिक। छोटे परी की आंखों में जोशीली लड़ाई की भावना जल उठती है। हालांकि उसका शरीर पतला है, वह आश्चर्यजनक गति से चमकती है। उसने इस क्षण के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। दिव्य न्याय, एक हल्की पुकार के साथ लियोरा की हथेली से चमकती सुनहरी लपटें उठती हैं।
एक पल में वे पवित्र अग्नि से जलती हुई 2 हाथों वाली महान तलवार में बदल जाते हैं। ये देवदूत जाति की जन्मजात युद्ध प्रवृत्ति है जो उनके रक्त में अंकित विरासत है। सैवेज बोन बुल इस अचानक दबाव से क्रोधित हो जाता है। एक गगनभेदी गर्जना के साथ बुल अपनी विशेष कौशल सैवेज चार्ज का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है जैसे एक बेकाबू युद्ध रथ। फिर भी लियोरा 1 इंच भी नहीं हिलती। जब तक बुल उसके पास नहीं आ जाता तब तक एक परफेक्ट सुनहरा चाप धुंध को चीरता है। इस क्षण में समय जैसे थम सा जाता है। सैवेज बोन बुल अपनी चार्जिंग मुद्रा बनाए रखता है लेकिन लियोरा के पीछे जमीन पर गिर जाता है। उसका विशाल शरीर साफ सुथरा 2 हिस्सों में बंट जाता है। तुरंत बाद बुल के शव से एक नीली चमक उठती है और उसमें मिल जाती है लियोरा का माथा। यह देखकर मैं तुरंत लियोरा की जानकारी जांचता हूं। केवल एक टियर 2 सैवेज बोन बुल को मारने से लियोरा सीधे टियर 1 में पहुंच गई। उसी समय मेरे मन में एक गूंज महसूस होती है जैसे मानसिक शक्ति ज्वार की लहर की तरह उमड़ती है। मेरी 5 इंद्रियां तुरंत अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। एक बीस्ट मास्टर का स्तर उनके जानवर के स्तर पर निर्भर करता है। ये अभी मेरा स्तर जागृत स्तर 1 तक पहुंच गया है। उसके साथ फिर मैं लियोरा के विभिन्न गुणों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। अब मुझे पता चलता है कि एक पौराणिक गुणवत्ता वाले जानवर की ताकत कितनी भयानक होती है। लियोरा जो अभी स्तर 1 में पहुंची है पहले से ही हर गुण में स्तर 2 के सैवेज बोन बुल को पूरी तरह से कुचल देती है। और भी डरावना यह है कि यह अंतर स्तर बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ेगा। मास्टर आपने देखा? मैं आवाज सुनकर ऊपर देखता हूं और देखता हूं कि लियोरा जंगली बोन बुल की लाश के पास खड़ी है। उसकी पतली उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। जब वह मुड़ती है तो उसके गालों पर क्रिस्टलीय आंसू लुढ़कते हैं। मैं वास्तव में बेकार नहीं हूं। मैं अभी लियोरा की भावनाओं को समझ सकता हूं। तुम कभी बेकार नहीं थी। ये तुम एक परी हो जो 9 स्वर्गों में उड़ती हो। लियोरा की वर्तमान शक्ति के साथ साधारण स्तर 3 के राक्षस उसके सामने टिक नहीं सकते। यहां तक कि स्तर 4 के राक्षस भी केवल थोड़ी सी चुनौती पेश कर सकते हैं और जब वो स्तर 2 तक पहुंच जाएगी तो कुछ स्तर 5 के राक्षस भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इस बीच ट्रायल डायमेंशंस मॉनिटरिंग रूम में निदेशक शू केंद्रीय फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं। उनकी भौहें और अधिक सिकुड़ जाती हैं। स्क्रीन पर सभी प्रतिभागियों के स्कोर डेटा वास्तविक समय में दिखाए जाते हैं। साथ ही स्कोर के आधार पर सिस्टम द्वारा गणना की गई संभावित रेटिंग्स भी। क्या इस साल लिन्युआन सिटी के छात्रों का यही स्तर है? वह निराशा से सिर हिलाते हैं। डायलन चेन के ए रैंक तक मुश्किल से पहुंचने के अलावा बाकी B+ तक भी नहीं पहुंच सकते। जैसे ही वह देखने से हटने वाला होता है उसकी दृष्टि के किनारे अचानक एक असामान्य डेटा बिंदु पकड़ लेता है। एथन इस नाम के बाद के अंक लगभग डरावनी गति से बढ़ रहे हैं। अंततः सभी की नजरों के सामने 5000 के निशान को पार कर जाते हैं। निदेशक सू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। आपको समझना होगा अन्य छात्रों के उच्चतम अंक केवल कुछ 100 हैं और यहां तक कि डायलन चेन के भी सिर्फ 2000 से थोड़ा अधिक हैं। फिर भी इस साधारण छात्र के अंक वास्तव में 5000 तक पहुंच गए। ये कैसे संभव है? निदेशक सू मेज पर जोर से हाथ मारते हैं और खड़े हो जाते हैं। उसके अंकों की वृद्धि की गति इतनी तेज क्यों है? पास में खड़ा एक स्टाफ सदस्य सावधानी से जवाब देता है। क्या यह हो सकता है कि वह कुछ इकट्ठा कर रहा हो? यदि 2 जानवरों के झुंड एक दूसरे पर हमला करते और वह पास में होता। बेतुका निदेशक शू तीखे स्वर में बीच में ही रोकते हैं। मुझे एथन की फाइल लाओ। स्टाफ सदस्य देरी नहीं करता और तुरंत उसे लाकर निदेशक शू को एथन की फाइल सौंप देता है। फाइल की समीक्षा करने के बाद उसकी भौहें और भी गहरी हो जाती हैं। एथन ने एक विकलांग माने जाने वाले जानवर से अनुबंध किया। वह इतने शानदार परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ सोचते हुए उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। क्या वह एंजल जानवर ठीक हो गया है? जब यह एंजल रूप जानवर पहली बार प्रकट हुआ तो इसने लिन्युआन सिटी में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। स्क्रीन पर एथन के अंक लगातार बढ़ रहे हैं। संभावित रेटिंग कॉलम पहले ही S+ रैंक तक पहुंच चुका है। निदेशक जू का हाथ अनजाने में कांपने लगता है। इस स्तर का प्रतिभाशाली यह उनके निर्णय लेने के अधिकार से परे है। जल्दी वह अपने सहायक की ओर तीव्रता से मुड़ता है। तुरंत शहर के स्वामी को सूचित करो। 3 घंटे के स्तर बढ़ाने के बाद लियोरा का स्तर सफलतापूर्वक जागृत टियर 3 तक पहुंच जाता है जो जागृत टियर 4 के बेहद करीब है और लियोरा की विशेषताएं साधारण टियर 3 जानवरों की तुलना में लगभग 3 गुना है। मेरा शरीर झटके से हिलता है जैसे मेरे मन में मानसिक शक्ति फिर से बढ़ती है। इसका मतलब है कि लियोरा का स्तर जागृत टियर 4 तक पहुंच गया है। यहाँ अभी भी पर्याप्त राक्षस नहीं है। मास्टर जब मैं पहले लड़ रहा था मैंने पूर्व में कुछ बड़ा महसूस किया। यदि मेरी धारणा सही है तो यह एक जागृत टियर 5 का राक्षस होना चाहिए। यह सुनकर मेरा मनोबल तुरंत बढ़ जाता है। एक जागृत टियर 5 का जानवर पिछले 3 घंटों में लियोरा और मैंने एक भी नहीं देखा। अब जब हमें आखिरकार एक मिल गया है, लियोरा चलो इसे हराते हैं। एक जागृत टियर 5 का राक्षस लियोरा के स्तर को काफी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लियोरा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए हम चुपचाप आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, ये वास्तव में एक जागृत टियर 5 का राक्षस है और इसकी गुणवत्ता भी कम नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले टियर 5 के राक्षस को देखकर मैं अपनी जीभ छटकाने से खुद को रोक नहीं पाता। उन उच्च गुणवत्ता वाले निम्न स्तरीय राक्षसों की तुलना में इस राक्षस की विशेषताएं थोड़ी नहीं बल्कि काफी अधिक मजबूत हैं। हालांकि इस जागृत टियर 5 के राक्षस का सामना करते हुए मेरा आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। लियोरा की विशेषताएं 100% से अधिक होने के कारण इस जागृत टियर 5 के राक्षस का सामना करना अधिकतम 2 तलवारों का मामला है। जैसे ही मैं और लियोरा चुपचाप पास आ रहे हैं हम पाते हैं कि कोई और पहले ही यहाँ पहुंच चुका है। नहीं, पहले पहुंचने से ज्यादा ऐसा लगता है कि इस राक्षस ने अपने शिकार को ढूंढ लिया है। नीचे गहरी घाटी में एक ब्लडथर्स्ट टाइगर 3 जागृत टियर 4 राक्षसों का नेतृत्व कर रहा है और एक 5 सदस्यीय टीम को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा है। इस टीम में सबसे मजबूत केवल एक टियर 3 बीस्ट मास्टर है। अभी सभी के चेहरे पीले पड़ गए हैं। क्लास प्रेसिडेंट, क्या हम मरने वाले हैं? उनमें से 4 दांत भींचते हुए पूछते हैं। उनकी आवाजों में मौत का डर भरा हुआ है। ब्लडथर्स्ट टाइगर की लाल जीभ उसके दांतों पर लपलपाती है। ऐसा लगता है कि वह इस बिल्ली और चूहे के खेल से आखिरकार थक गया है। एक धरती हिला देने वाली दहाड़ के साथ चारों राक्षस एक साथ हवा में पंजों की चीख के बीच झपटते हैं। इस दृश्य को देखकर मैं अब और संकोच नहीं करता और तुरंत लियोरा को कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं निश्चित रूप से इन राक्षसों से अनुभव प्राप्त कर रहा हूं। लियोरा, सेराफ मोड सक्रिय करो। स्थिति गंभीर है। केवल लियोरा का डबल एट्रीब्यूट सेराफ मोड ही पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जैसे ही लियोरा मेरा आदेश प्राप्त करती है वह अपने शरीर की बेड़ियों को खोल देती है। एक पल में दुनिया का रंग बदल जाता है। लाल पवित्र ज्वालाएं अचानक भड़क उठती हैं जो 100 मीटर के दायरे में सभी धुंध को वाष्पित कर देती हैं।
यहाँ तक कि हवा भी जलती हुई गर्मी से विकृत हो जाती है। मेरी स्तब्ध निगाहों के सामने एक अद्भुत सुंदर आकृति धीरे धीरे आग से उठती है। पवित्र अग्नि से जलते 4 पंख पूरी तरह से फैल जाते हैं। प्रत्येक पंख पर सुनहरे दिव्य पैटर्न बह रहे हैं। लियोरा की मूल रूप से स्पष्ट आंखें अब जलती हुई सुनहरी लंबवत पुतलियों में बदल गई हैं, जैसे पौराणिक कथाओं से बाहर निकलती हुई अग्नि की महारानी। पवित्र दबाव के तहत पूरी घाटी की हवा जम सी जाती है। 3 जागृत टियर 4 राक्षस दयनीय कराहें निकालते हैं, डर के मारे अपने सिर गहरे कीचड़ में दबा लेते हैं। हालांकि ब्लडथर्स्ट टाइगर जागृत टियर 5 है, लियोरा के दबाव का सामना करते हुए उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। उसका छलांग लगाने का प्रयास अचानक रुक जाता है। उसका विशाल शरीर हवा में अजीब तरह से लटका रहता है। क्लास प्रेसिडेंट, क्या वह एक जानवर है? सबसे छोटी टीम सदस्य नीना कांपती आवाज में पूछती है। रॉक्सी चेन के हाथ अनजाने में कस गए। उसकी उंगलियों के सिरे एक्सर्शन से सफेद हो गए। वह अपना मुंह खोलती है। उसका गला सूखा और दर्दनाक है। ये होना चाहिए, हालांकि वह भी इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन नवसिखुआ परीक्षण आयाम में केवल ये नए बीस्ट मास्टर और राक्षस हैं। वह पवित्र आकृति स्पष्ट रूप से बाद वाला नहीं है, जिससे केवल वह अविश्वसनीय रूप से बेतुका संभावना बचती है। वह एक जानवर है, एक नए बीस्ट मास्टर का जानवर। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच लियोरा की सुनहरी लंबवत पुतलियां जमीन पर लेटे राक्षसों पर ठंडेपन से घूमती है। वह अपने हाथ में पवित्र तलवार को लापरवाही से लहराती है। 3 लाल तलवार की रोशनी शून्य को चीर देती है। 3 जागृत टियर 4 राक्षसों के पास चिल्लाने का समय भी नहीं होता है, इससे पहले कि उनके विशाल शरीर साफ सुथरे तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ब्लडथर्स्ट टाइगर एक निराशाजनक गर्जना करता है। अंततः उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो जाता है। एक बास्केटबॉल के आकार का नीला प्रकाश गोला ब्लडथर्स्ट टाइगर के अवशेषों से उठता है और धीरे धीरे लियोरा के माथे में समा जाता है। जैसे ही पवित्र ज्वाला की अंतिम छाया हवा में विलीन होती है, उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी दिव्य आकृतियां ज्वार की तरफ पीछे हट जाती हैं। 4 जलते हुए पंख बिखरे हुए चिंगारियों में बदल जाते हैं और दूर चले जाते हैं। उसकी आकृति, जो मूल रूप से हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे नीचे उतरती है। हालांकि उसके कदम स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। हालांकि सेराफ मोड उसके गुणों को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी खपत भी उतनी ही भयानक है। लियोरा के जागृत स्तर 4 पर पूरी ताकत लगाने पर भी वह इसे केवल लगभग 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकती है। खतरे की कोई बात नहीं होने की पुष्टि करने के बाद लियोरा थोड़ा अपना सिर झुकाती है। उसकी नजर पास के एक छायादार क्षेत्र पर पड़ती है। रॉक्सी चेन और अन्य लोग अनजाने में अपनी सांस रोक लेते हैं। उनकी दृष्टि लियोरा का अनुसरण करती है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके पास इतनी शक्तिशाली जानवर हो? हालांकि जब वह परिचित आकृति छाया से बाहर आती है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। ईथन, रॉक्सी चेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसकी आवाज अनजाने में एक सुर ऊपर उठ जाती है। बीस्ट क्लास 3 की क्लास प्रेसिडेंट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस आमतौर पर लोकी सहपाठी को पहचानती है। कुछ समय पहले उसने सुना था कि इस सहपाठी का बीस्ट चोरी हो गया था और उसे इसके बारे में गुस्सा आया था। लेकिन अब जब मैं पास आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि लियोरा ने कुछ परिचित चेहरों को बचाया है। क्लास प्रेसिडेंट रॉक्सी, क्या संयोग है? कंपनी संयोग, रॉक्सी यांत्रिक रूप से जवाब देती है। एक आमतौर पर साधारण छात्र अब एक पौराणिक स्तर के जानवर के बगल में खड़ा है जो तुरंत स्तर 5 के राक्षसों को मार सकता है। असंगति की भावना उसके मंदिरों को धड़कने लगती है। मैं विनम्रता से सिर हिलाता हूं और लियोरा को जाने का संकेत देता हूं। आधे घंटे से भी कम समय बचा है। मुझे लियोरा के स्तर को जागृत स्तर 5 तक पहुंचाने के लिए इस अंतिम समय का लाभ उठाना होगा। लियोरा आज्ञाकारी रूप से अनुसरण करती है। जाने से पहले वह सभी को हल्का सा झुककर प्रणाम करना नहीं भूलती। इस इशारे से पूरी टीम एक साथ हक्का बक्का रह जाती है। जैसे ही मेरी आकृति धुंध में गायब हो जाती है, टीम के सदस्य तुरंत ही फूट पड़ते हैं। क्लास प्रेसिडेंट, आपने देखा जब उस जानवर ने झुककर प्रणाम किया, मैं लगभग घुटनों पर गिर गया। क्या एथन का जानवर चोरी नहीं हुआ था? मुझे क्यों लगता है कि वह अब और भी मजबूत हो गया है? सच कहूं तो मुझे लगता है कि डायलन का चुराया हुआ महाकाव्य स्तर का जानवर इस जानवर से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। तो 10 दिनों में होने वाली परीक्षा के लिए अगर हम एथन से टकराते हैं, एक टीम सदस्य कमजोर आवाज में बोलता है, तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। सभी 5 एक साथ कहते हैं। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड की हवेली में सिटी लॉर्ड जेवियर एक तरफ सम्मानपूर्वक खड़े हैं। उनकी नजरों में कुछ घबराहट है। उनके सामने एक मध्यवय व्यक्ति गहरे नीले झोंगशान सूट में हाथ पीछे बांधे खड़ा है। हालांकि व्यक्ति के होठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन यह पूरी हॉल में एक अदृश्य दबाव डालती है। वह पूरे दक्षिणी सैन्य जिले के सच्चे नेता हैं। कमांडर वेई, आप स्वयं क्यों आए हैं? वे युआन मुड़ते हैं। उनकी नजर क्षण भर के लिए जेवियर पर ठहरती है। यह पूर्व सैनिक जो उनके आदेश के तहत संघर्ष करता था, अब एक सिटी लॉर्ड बन गया है। मैं अभी लानयांग सिटी से आया हूं। उन्होंने इस साल एक ए रैंक संभावित पौधा तैयार किया। बुरा नहीं है। हालांकि वह यह कहते हैं। जेवियर ने ध्यान से देखा कि वेई युआन की आंखों में निराशा की झलक है। कमांडर वेई, मुझे डर है कि इस साल हमारी लिन्युआन सिटी की स्थिति लानयांग सिटी जैसी ही है। परीक्षण शुरू होने से पहले उन्होंने सभी प्रतिभागियों की फाइलों की पूरी तरह से समीक्षा करवाई थी। उस चेन परिवार के बिगड़ैल बच्चे के अलावा जिसने एक महाकाव्य स्तर की सुक्कुबस को अनुबंधित किया, अन्य जानवरों की गुणवत्ता काफी निराशाजनक है। वे युआन हल्की सांस लेते हैं। उनके माथे पर निराशा स्पष्ट है। छोड़ो, जानवरों को बुलाना अंततः भाग्य पर निर्भर करता है। इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वो अपनी कॉलर सीधा करते हैं। मैं फिर भी अन्य शहरों का दौरा करूंगा। जैसे ही जेवियर उन्हें विदा करने वाले होते हैं, शहर के स्वामी का सहायक अचानक अंदर लड़खड़ाता है। इसका क्या मतलब है? जेवियर का चेहरा गहरा हो जाता है। अपने पुराने वरिष्ठ के सामने शर्मिंदा होना उसे बहुत लज्जित करता है। मैंने तुम्हें हमेशा कैसे सिखाया है, जब किसी मामले का सामना करो तो शांत रहो। तभी सहायक हॉल में महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखता है। ठंडा पसीना तुरंत उसके माथे पर आ जाता है, लेकिन वह अब इसकी चिंता नहीं कर सकता। उसकी आवाज उत्तेजना से कांपती है। सिटी लॉर्ड, हमारे लिन्युआन शहर ने एक एस रैंक संभावित छात्र उत्पन्न किया है। क्या? जेवियर की आवाज अचानक उठती है। शांत सिटी लॉर्ड की हवेली में गूंज उठती है। यहाँ तक कि वेई युआन, जो अभी तक शांत थे, अचानक मुड़कर आश्चर्यचकित नजर डालते हैं। सिटी लॉर्ड के महल में हवा एक पल के लिए ठहर सी जाती है। कमांडर वेई, क्यों न हम जाकर देखें? वेई युआन की स्पष्ट रुचि देखकर जेवियर सुझाव देते हैं। वेई युआन की गहरी आंखों में सुनहरी रोशनी की एक चमक गुजरती है। चलो। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि निगरानी कक्ष पहले ही फट चुका है। निदेशक सू निगरानी स्क्रीन को घूरते रहते हैं। उनकी कॉफी का कप कब का झुक चुका है। स्क्रीन पर वह ध्यान खींचने वाली संख्या उनके दिल पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार करती है। पहला स्थान एथन, 25,500 अंक। इस बीच दूसरे स्थान पर डायलन चेन का स्कोर अभी भी केवल 3,000 अंक है।
और भी दम घुटने वाला, एथन का स्कोर आश्चर्यजनक गति से बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में सबसे उच्च रिकॉर्ड केवल 3500 अंक था। निदेशक जू खुद से बड़बड़ाते हैं, उनका गला अनजाने में हिलता है। उनकी नजर धीरे धीरे संभावित मूल्यांकन कॉलम की ओर जाती है। उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं। संभावित रेटिंग, ट्रायल डायमेंशन में चौगुनी रैंक। लियोरा के बर्फ जैसे सफेद पंख राक्षस के खून से सने हुए हैं। उसके पैरों के पास लाशें एक छोटे पहाड़ में बदल गई। मास्टर, वे होशियार हो गए। मैं गाड़ी के प्रवेश द्वार की ओर अपनी आंखें संकीर्ण करता हूँ। दर्जनों विभिन्न राक्षस प्रजातियों ने अप्रत्याशित रूप से एक गठबंधन बना लिया है। दांत और पंजे दिखाते हुए वे सभी भागने के रास्ते बंद कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश सिर्फ कुछ स्तर 2 और स्तर 3 के निम्न स्तरीय राक्षस हैं। दर्जनों राक्षस एक साथ इकट्ठा होकर फिर भी एक प्रभावशाली गति उत्पन्न करते हैं। लगता है हमने उन्हें डरा दिया। पिछले आधे घंटे में मैंने लियोरा को लगभग उन्मत्त वध में नेतृत्व किया। अंत में बचे हुए राक्षसों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे एकजुट होकर हमें इस घाटी में लुभाएं। मैं अपनी घड़ी पर नजर डालता हूँ, 3 मिनट बचे हैं। बिल्कुल सही, हमें उन्हें खोजने से बचाता है। लियोरा समझ गई। इस युद्ध के बाद हमारी समन्वय क्षमता तेजी से सुधरी है। अब मेरे बिना बोले लियोरा मेरी मंशा को समझ सकती है। सेरिफ मोड जारी हुआ। सुनहरे पैटर्न तुरंत लियोरा के पूरे शरीर पर फैल गए। चमकदार प्रकाश के पंख फूट पड़े। दिव्य न्याय अंधेरे सफेद प्रकाश की लहर घाटी में फैल गई। जहां भी यह गुजरता है राक्षसों की चीखें उठती और गिरती हैं। जब आखिरी टियर 5 दानव भेड़िए का सिर ऊंचा उड़ता है, लियोरा का पूरा शरीर अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी से फूट पड़ता है। जागृत टियर 5 प्राप्त हुआ। मैं तुरंत लियोरा के विभिन्न गुणों की जांच करता हूँ। छोटे परी की पौराणिक गुणवत्ता का आतंक आखिरकार अपनी धार दिखाता है। हालांकि उसका स्तर केवल जागृत स्तर 5 है, लियोरा के गुणमान पहले से ही साधारण जागृत स्तर 7 या 8 के जानवरों को पछाड़ देते हैं। मैं सिस्टम इंटरफेस पर विकास सुझावों को देखता हूँ। मुझे एक पूर्वाभास होता है। जब तक मैं चमकदार क्रिस्टल, पवित्र आत्मा की पत्ती और देवदूत का पवित्र रक्त, इन 3 सामग्रियों को इकट्ठा कर लूं, लियोरा की गुणवत्ता में एक छलांग भरी सुधार होगा। हालांकि लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े जानवर एम्पोरियम में इन 3 सामग्रियों की खबर भी नहीं है। मैं कड़वाहट से मुस्कुराता हूँ और अपना सिर हिलाता हूँ। तभी लियोरा के आसपास की बेचैन ऊर्जा आखिरकार शांत हो जाती है। मास्टर, हमें अब चलना चाहिए, है ना? लियोरा धीरे से मेरी आस्तीन खींचती है। उसका छोटा चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ है जब वो आसपास का निरीक्षण करती है। मैं टाइमर की ओर देखता हूँ। संख्याएं सही समय पर 0 पर पहुंचती हैं। अगले ही पल एक गंभीर यांत्रिक आवाज पूरे परीक्षण आयाम में गूंजती है। यह नवसिखुआ परीक्षण आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। कृपया प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। 10 सेकंड में इस आयाम में सभी को एक साथ लिन्युआन सिटी वापस ले जाया जाएगा। जैसे ही उलटी गिनती समाप्त होती है, एक चकाचौंध सफेद रोशनी पूरी दुनिया को निगल जाती है। जब मैं फिर से अपनी आंखें खोलता हूं, मेरे सामने लिन्युआन सिटी के परिचित प्लाजा की रूपरेखा होती है। परिवहन के बाद की चक्कराहट में पूरी तरह से समायोजित होने से पहले मैं देखता हूं कि हम पहले से ही उत्साहित स्टाफ सदस्यों से घिरे हुए हैं। निदेशक जू उनका नेतृत्व करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये आमतौर पर सख्त परीक्षण निदेशक अब मुस्कुरा रहे हैं। छात्र एथन, आपकी नवसिखुआ परीक्षण में प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक था। शहर के स्वामी ने विशेष रूप से मुझे आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, लेकिन जल्दी ही समझ जाता हूं। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि मेरी प्रदर्शन ने नवोदित परीक्षण आयाम में शहर के स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। मैंने पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद की थी, इसलिए मैं मना नहीं करता। ठीक है। जैसे ही मेरा आकृति चौक के किनारे से गायब होती है, अन्य प्रतिभागियों को क्रमशः वापस लाया जाता है। जब डायलन चेन अपनी बाह में सुक्कुबस के साथ चौक के केंद्र में प्रकट होता है, तो वह तुरंत चापलूस छात्रों के एक समूह से घिर जाता है। डायलन, इस परीक्षण में पहला स्थान निश्चित रूप से तुम्हारा है। एक महाकाव्य स्तरीय जानवर का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे शर्त है कि डायलन ने कम से कम 3000 अंक प्राप्त किए होंगे। उस परिणाम से किसी भी पिछले वर्ष में भारी अंतर से पहला स्थान मिलता। डायलन इस चापलूसी को सुनता है, उसका मुंह लगभग उसके चेहरे को चीर देता है। जल्दी देखो, रैंकिंग की घोषणा हो रही है। एक उद्घोषणा के साथ पूरा प्लाजा तुरंत गूंज उठता है। सभी का ध्यान तुरंत प्लाजा केंद्र की बड़ी स्क्रीन पर केंद्रित हो जाता है। रैंकिंग धीरे धीरे दिखाई देने लगती है, अंतिम स्थान से शुरू होकर। भीड़ से समय समय पर जयकार या आहें उठती हैं। इस बार डायलन ने निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल किया। डायलन सभी की प्रशंसा का आनंद लेता है, उंगलियां हल्के से सुक्कुबस के बालों से खेलती हैं। वह पहले से ही शहर के स्वामी की प्रशंसा स्वीकार करने के दृश्य की मानसिक रूपरेखा बना रहा है। हालांकि अगले ही पल, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? डायलन का नाम दूसरे स्थान पर क्यों है? यह आवाज बिजली की तरह लगती है, तुरंत डायलन चेन की कल्पना को चकनाचूर कर देती है। वो तेजी से सिर घुमाता है, स्क्रीन पर चमकते डेटा को घूरता है। दूसरा स्थान डायलन चेन, 4100 अंक, संभावित मूल्यांकन ए रैंक। यह असंभव है। डायलन चेन की आंखें लगभग फट जाती हैं, उसकी आवाज विकृत हो जाती है। 4100 अंक, यह परिणाम पहले ही लिन्युआन शहर का इतिहास बना देता है। वह फिर भी दूसरे स्थान पर कैसे हो सकता है? डायलन चेन की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। वह प्लाजा के केंद्र की बड़ी स्क्रीन को घूरते रहते हैं। ये कौन है? मेरी पहली जगह किसने चुराई? सोज, ओश, पटर, साओ, सॉरी, सॉरी। सबकी नजरों के सामने पहला स्थान धीरे धीरे प्रकट होता है। पहला स्थान एथन, 44300 अंक, संभावित मूल्यांकन 4 एस रैंक। जैसे ही यह रैंकिंग घोषित होती है, पूरा प्लाजा ऐसा लगता है जैसे उसमें बम गिरा दिया गया हो। हे भगवान, एथन के अंक हैं 44300, 10,100, 1000, 10,000। ये सच में 5 अंकों का है। 4 एस रैंक क्षमता, ये तो एक मानव चीट कोड है। बढ़ती घटती चीखों के बीच डायलन चेन बिजली की तरह जड़ होकर खड़ा है। वह उन 2 अंकों को घूरता है। 44300 बनाम 4100, 10 गुना अंतर। ये कैसे संभव है? धोखा। ये निश्चित रूप से धोखा है। डायलन अचानक हिस्टेरिकल हंसी हंसता है। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस जाते हैं। अब मैं समझ गया, उस गरीब आदमी ने जरूर मेरे पिता द्वारा दिए गए 20 लाख का उपयोग करके लोगों को अपनी स्कोर बढ़ाने के लिए रखा होगा। ये सोचकर कि वह गरीब बच्चा जिसे उसने कभी पैरों तले रौंदा था, अब उसके चेन परिवार के दान के पैसे का उपयोग करके उसे अपमानित कर रहा है। उसके सीने में गुस्सा उसे लगभग जला देता है। एथन, तुम सोचते हो कि मेरे परिवार के पैसे का उपयोग करके तुम मुझे हरा सकते हो? अभी तुरंत मैं शीर्ष स्तर की दानव शिकार टीमों को नियुक्त कर रहा हूँ। अगर 10 पर्याप्त नहीं है तो 20। 10 दिनों में अकादमी परीक्षा में मैं उस बेकार को मेरे सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा।
लेकिन इस समय डायलन चेन के दिमाग में केवल एक ही विचार है, इथन को पूरी तरह से कुचलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटना। सुक्कुबस को वह जोर से आगे खींचता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसकी नजर प्लाजा स्क्रीन पर चमकते हुए नाम पर पड़ती है, ईथन चौगुना एस रैंक। उसके दिल में अचानक एक विचार आता है, क्या मेरी प्रारंभिक पसंद वास्तव में सही थी? इस बीच निदेशक सू के मार्गदर्शन में मैं एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सम्मेलन कक्ष में पहुंचता हूं। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करता हूं, मेरी नजर तुरंत मुख्य स्थान पर बैठे गहरे नीले रंग के व्यक्ति पर टिक जाती है। सिटी लॉर्ड जेवियर सम्मानपूर्वक बगल में खड़े हैं। यह विवरण मुझे तुरंत एहसास कराता है कि मेरे सामने खड़ा यह मध्यम आयु का व्यक्ति सिटी लॉर्ड से कहीं ऊंचे पद पर है। मुझे अंदर आते देख जेवियर तुरंत उठकर परिचय कराते हैं। छात्र एथन, ये दक्षिणी सैन्य जिले के मुख्य कमांडर वे युआन है। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। यह नाम लोंगशिया राष्ट्र में लगभग पौराणिक है। एक संप्रभु स्तरीय बीस्ट मास्टर, दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की नींव, एक सच्चा व्यक्ति जो राष्ट्रीय संकटों में स्थिति को बदलने में सक्षम है। सिटी लॉर्ड कमांडर नमस्ते। खुद को संभालने के बाद मैं अभिवादन में झुकता हूँ। वे युआन हल्के से सिर हिलाते हैं। उनकी गहरी नजर मुझे जांचती है, फिर गर्मजोशी से बोलते हैं, छात्र एथन, नवोदित परीक्षण में चौगुनी एस रैंक क्षमता मूल्यांकन प्राप्त करने पर बधाई। धन्यवाद कमांडर। हालांकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो ये किसी और चीज के बारे में होना चाहिए, है ना? मेरी प्रतिक्रिया देखकर वे युआन की आंखों में स्वीकृति की झलक दिखाई देती है। जब उन्होंने रास्ते में एथन की चौगुनी एस रैंक मूल्यांकन की खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया संदेह थी। आखिरकार लोंगशिया राष्ट्र में इस स्तर तक पहुंचने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लिन्युआन सिटी जैसे सीमा शहर से चौगुनी एस रैंक मूल्यांकन प्रतिभा का उभरना लगभग असंभव है। वह मूल रूप से सोचता था कि इस प्रतिभा ने कुछ चालों का सहारा लेकर चौगुना एस रैंक मूल्यांकन प्राप्त किया है, लेकिन इथन के जानवर को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह धारणा तुरंत समाप्त हो गई। उस जानवर से निकलने वाली आभा स्पष्ट रूप से महाकाव्य स्तरीय सीमाओं को पार करती है। एक पौराणिक स्तरीय जानवर का स्वामित्व होना, चौगुना एस रैंक मूल्यांकन प्राप्त करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। छात्र एथन, वास्तव में मेरी एक अनुरोध है। जैसे ही वे युआन बोलते हैं, उनकी नजर हल्के से जेवियर की ओर जाती है। सिटी लॉर्ड तुरंत समझ जाते हैं और आदरपूर्वक कमरे से बाहर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होने के बाद वे युआन अपना हाथ उठाते हैं और हल्के से लहराते हैं। एक हल्की नीली स्क्रीन पानी की तरह लहराती है, उन्हें दोनों को घेर लेती है। ये मेरे शिष्य का अनुबंध है। एक डोमेन का मूल उपयोग। एक बार जब आप कमांडर स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे सीख जाएंगे। ये मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है कि हमारी बातचीत बाहरी दुनिया द्वारा नहीं सुनी जाए। मैं अपने सामने लहराते ऊर्जा अवरोध को देखता हूँ। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। एक संप्रभु स्तरीय बीस्ट मास्टर का इतना सतर्क होना, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया को अलग करने के लिए डोमेन शक्ति का उपयोग करना, ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये संभवतः लोंगशिया राष्ट्र की समग्र स्थिति से संबंधित है। छात्र एथन, तुम्हें पता होना चाहिए कि आयामी दरारें ब्लू स्टार के साथ मिल रही एक और दुनिया है। सभी राष्ट्र आयामी दरारों में रक्षा रेखाएं बना रहे हैं ताकि निम्न स्तरीय बीस्ट मास्टर्स के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया जा सके। मैं सिर हिलाता हूँ। यह इतिहास लंबे समय से पाठ्यपुस्तकों में दर्ज है, लेकिन लोंगशिया राष्ट्र की रक्षा पंक्ति का निर्माण अन्य देशों से पीछे है। वे युआन अचानक विषय बदलते हैं। क्या तुम्हें पता है क्यों? मैं सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। क्या यह इसलिए है क्योंकि रक्षा पंक्ति का निर्माण सुचारू रूप से नहीं चल रहा है? बिल्कुल। वे युआन की उंगलियां शून्य में चित्र बनाती हैं, एक प्रक्षिप्त छवि बनाते हुए। 3 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक विशाल परीक्षण स्थल की खोज की। आमतौर पर एक परीक्षण स्थल का मिलना अच्छी खबर होती है, लेकिन यह परीक्षण स्थल रक्षा रेखा के सबसे महत्वपूर्ण नोड पर स्थित है। इस परीक्षण स्थल को साफ किए बिना रक्षा रेखा में हमेशा एक अंतर रहेगा। वे राक्षस कबीले के जीव कभी भी इस अंतर से आक्रमण कर सकते हैं। ये सुनकर मैं अनायास ही वे युआन की ओर देखता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वे युआन अपने हाथ को उठाकर बीच में ही रोकते हैं। उनकी उंगली का सिरा हल्के से शून्य को छूता है। एक त्रिआयामी प्रक्षेपण तुरंत खुलता है। प्रक्षेपण में परीक्षण स्थल के विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। अधिकांश क्षेत्र हरे रंग में दिखाए गए हैं, जो साफ स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल मुख्य क्षेत्र ही अभी भी चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक रहा है। हमने पहले ही सभी अन्य कठिनाई परीक्षण क्षेत्रों को साफ कर दिया है। केवल यह अंतिम, वह उस लाल चमक की ओर इशारा करता है। इसे चुनौती देने के लिए जागृत स्तर 5 या उससे नीचे के 3 लोगों की टीम की आवश्यकता है। प्रक्षेपण अचानक बड़ा हो जाता है। उस क्षेत्र के लिए विस्तृत डेटा दिखाता है। कठिनाई स्तर एबिस स्तर। परीक्षण स्थल विशेष गुप्त क्षेत्र और आयामी दरारें हैं। जो लोग इन्हें साफ करते हैं उन्हें उदार इनाम मिलते हैं। कठिनाई के आधार पर लोंगशिया राष्ट्र इन्हें आधिकारिक रूप से 5 स्तरों में वर्गीकृत करता है। सामान्य, कठिन, दुःस्वप्न, नर्क और सबसे ऊपर गर्त। मुझे तुम्हारी जरूरत है। वे युआन मेरी आंखों में सीधे देखते हैं। 2 अन्य चौगुने एस रैंक प्रतिभाओं के साथ मिलकर इस अंतिम चुनौती को पूरा करो और लोंगशिया राष्ट्र की रक्षा पंक्ति निर्माण में मदद करो। ये सुनकर मुझे अंततः समझ में आता है कि एक सैन्य जिला प्रमुख कमांडर व्यक्तिगत रूप से जागृत स्तर के नौसिखिया बीस्ट मास्टर्स की तलाश क्यों करेगा। जैसे ही मैं इस जानकारी को समझ रहा हूं, वे युआन गलती से सोचते हैं कि मुझे चिंताएं हैं। यह परीक्षण वास्तव में बहुत बड़ा जोखिम रखता है, इसलिए केवल भाग लेने से ही आप दक्षिणी सैन्य जिले के खजाने से एक वस्तु चुनने के लिए योग्य हो जाएंगे। जैसे ही वे युआन बोलते हैं, वह अपना हाथ उठाते हैं और हवा में एक प्रकाश स्क्रीन खोलते हैं। स्क्रीन के माध्यम से अनगिनत दुर्लभ सामग्री के भूत प्रवाहित होते हैं। मैं अनायास ऊपर देखता हूं, लेकिन मेरी नजर तुरंत एक विशेष सामग्री पर टिक जाती है। चमकदार क्रिस्टल, और यह एक पूरा चमकदार क्रिस्टल है। कमांडर, मेरी आवाज थोड़ी कांपती है। सैन्य जिले के खजाने में एक पूरा चमकदार क्रिस्टल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ लियोरा के प्रशिक्षण के लिए पहली सामग्री के बारे में जानूंगा। ए युआन की आंखों में आश्चर्य की चमक है। उसी उंगली का सिरा हल्के से टैप करता है। उस क्रिस्टल के भूत को बड़ा करता है। ऐसा लगता है कि यह वस्तु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर हिलाता हूं। अच्छा, जैसे ही आप परीक्षण में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं, चाहे सफलता हो या असफलता, यह आपका है। सौदा पक्का। मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूं। मैं पहले से ही इस तरह की सेवा करने की योजना बना रहा था। अब यह चमकदार क्रिस्टल केवल एक बोनस आश्चर्य है। मुझे सहमत होते देख वे युआन भी भारी सांस छोड़ते हैं। उन्होंने इस साल पूरी रक्षा पंक्ति निर्माण को पूरा करने की सैन्य प्रतिज्ञा की थी। समय बर्बाद करने का नहीं है। हम अब प्रस्थान करते हैं। हर दिन की देरी से रक्षा पंक्ति की खाई कई और लोंगशिया बीस्ट मास्टर्स की जान ले लेगी। सैन्य जिले के कमांडर की शैली वास्तव में तेज और निर्णायक है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर सकूं, मुझे अपनी कमर कसती हुई महसूस होती है। वे युआन सीधे लियोरा और मुझे आसमान में ले जाते हैं।
हवा को चीरती आवाज के बीच एक आकाश को ढकने वाला विशाल पक्षी अचानक बादलों को चीरता हुआ आता है। हम तीनों उसके चौड़े पीठ पर स्थिरता से उतरते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से इस जानवर की जानकारी की जांच करता हूँ। प्रश्न चिन्हों से भरी स्क्रीन मेरे दिल को जोर से धड़काती है, लेकिन जो मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि बादल निकलने वाले की हवा चीरने वाली गति के बावजूद हमें कोई हवा का दबाव महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे नीचे का जानवर कम से कम कमांडर स्तर का है और बहुत संभवतः संप्रभु स्तर तक पहुंच चुका है। 3 घंटे बाद क्लाउड डिवॉरर एक पहाड़ों से घिरे सैन्य अड्डे पर उतरता है। जब मैं विशाल पक्षी की पीठ से कूदता हूं तो मैं तुरंत शिविर के प्लाजा में सैनिकों के अलावा 2 युवा लोगों को देखता हूं। ये 2 मेरे साथ परीक्षण में शामिल होने वाले साथी होने चाहिए। यूना येंग, राजधानी शहर, 4 गुना एस रैंक क्षमता। ईथन लिनुआन सिटी, भी 4 गुना इस रैंक क्षमता। यह परीक्षण आप तीनों मिलकर पूरा करेंगे। वे युआन संक्षेप में सभी की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्र बाईं ओर खड़ी यूना येंग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनके कंधे पर एक क्रिस्टल साफ बर्फीला पक्षी बैठा है। वे युआन का परिचय सुनकर वह मेरी ओर हल्का सा सिर हिलाती है। हालांकि उनकी नजर लियोरा पर कुछ अतिरिक्त सेकंड के लिए ठहरती है। उनकी बर्फीली नीली आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई देती है। मैं भी उन्हें विनम्रता से नमस्कार करता हूं और फिर इस महिला के जानवर की जानकारी की जांच करता हूं। दाईं ओर स्काइलर की बात करें तो वह हाथ बांधे खड़ा है। उसके बगल में 3 मीटर ऊंचा कांस्य रंग का ट्रींट खड़ा है। वह मुझे तिरछी नजर से देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलकती है। मैं ध्यान से तीनों जानवरों के डेटा की तुलना करता हूं। धीरे धीरे एक निर्णय बनाता हूं। एक सितारा पौराणिक गुणों में भी अंतर आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट है। हालांकि लियोरा की विशेषताएं शीर्ष स्तर की नहीं है। वो बिना किसी कमजोरी के संतुलित विकास में उत्कृष्ट है। वे युआन फिर से बोलते हैं, क्या आपको और कुछ तैयार करना है? अगर नहीं तो मैं आपको परीक्षण स्थल पर ले जाऊंगा। वे युआन की नजर तीनों के बीच घूमती है। कभी भी तैयार। यूना और स्काइलर भी अपनी तैयारी पूरी होने का संकेत देते हैं। जल्द ही वे युआन हमें एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर ले जाते हैं। हालांकि जर्जर है, कुछ बारीक विवरण अभी भी इसकी पूर्व की भव्यता को प्रकट करते हैं। ये कभी एल्वन जाति की पवित्र भूमि थी, लेकिन किसी तरह पूरी एल्वन जाति गायब हो गई, केवल यह परीक्षण स्थल छोड़कर। इस परीक्षण को पास करने से आपको अच्छे इनाम मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप खतरे का सामना करते हैं तो तुरंत पीछे हटने का विकल्प चुनें। आखिरकार आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो कमांडर, स्काइलर अपने सीने पर हाथ मारकर आश्वासन देता है। मेरे साथ यहाँ ये परीक्षा निश्चित रूप से सफल होगी। वे युआन उसे गहराई से देखते हैं। मुझे उम्मीद है। बिना किसी देरी के वे युआन मंदिर के केंद्र में पत्थर के मंच की ओर इशारा करते हैं। परीक्षा को सक्रिय करने के लिए अपने हाथ उस पर रखें। अंत में अपनी गूंजती आवाज के साथ सभी सैनिक सावधान खड़े होते हैं और एक साथ सलामी देते हैं। हम आपकी विजयी वापसी की कामना करते हैं। सभी की नजरों के सामने हम तीनों एक साथ अपने हाथ पत्थर के मंच पर रखते हैं। एक पल में चकाचौंध सफेद रोशनी आकाश की ओर जाती है, हमारे तीनों आकृतियों को पूरी तरह से घेर लेती है। लियोरा की मरम्मत के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए मैंने सेना के अनुरोध को स्वीकार किया और परीक्षण स्थल पर आया। अब परीक्षण स्थल के अंदर स्काइलर अचानक रुकता है और मेरी ओर देखता है। युद्ध वृक्ष के मोटे शाखाएं उसके पीछे सरसराती हैं। गांव का गंवार, मुझे परवाह नहीं कि तुमने चौगुनी एस मूल्यांकन पाने के लिए कौन से चालें चली। जब हम बाद में खतरे का सामना करेंगे तो बस चुपचाप मेरे और यूना के पीछे छिप जाना। वो अपनी ठुड्डी उठाता है। उसके चेहरे पर घमंड भरा है। हमारे यहाँ होने से कम हम तुम्हें जीवित रख सकते हैं जब खतरा आएगा। मैं रुचि से भौं उठाता हूँ। ये राजधानी शहर का युवा मास्टर घमंडी है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। उसे अभी समाज ने नहीं झुकाया है, इसलिए वह अत्यधिक आत्मविश्वासी है। इसके अलावा परीक्षण में विभिन्न राक्षसों को मारने से जानवरों के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगर कोई कार्रवाई करने को तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई समस्या नहीं, आप आगे बढ़े। मैं आपकी वाहवाही नहीं छीनूंगा। मैं जानबूझकर 2 कदम पीछे हटता हूँ और एक अतिरंजित कृपया आगे बढ़े इशारा करता हूँ। स्मार्ट चॉइस, स्काइलर संतोष के साथ गुनगुनाता है और टीम के सामने बढ़ता है। इस बीच यूना इस सबको पूरी तरह से नजरअंदाज करती दिखती है। अपने कंधे पर बैठे फ्रॉस्ट फीनिक्स के साथ संवाद करने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती है। जल्द ही हम तीनों पहले लहर के राक्षसों का सामना करते हैं। इन 3 परीक्षण गोलेम्स की जानकारी देखकर मैं अंततः एबिस ट्रायल की कठिनाई को समझता हूँ। पूर्ण विशेषताओं के साथ 100 ट्रायल गोलेम्स ने उच्च श्रेणी के 6 राक्षस स्तरों को प्राप्त कर लिया है। वास्तव में क्योंकि उनकी विशेषताएं इतनी संतुलित हैं, उनकी शक्ति समान श्रेणी के राक्षसों से भी अधिक है। और भी अधिक डरावना यह है कि ये केवल ट्रायल की पहली लहर के राक्षस हैं। आगे बढ़ते हुए हमें मिलने वाले राक्षसों की शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि स्काइलर को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं होता। वो पहले से ही साहसपूर्वक आगे बढ़ रहा है। यूना, हस्तक्षेप मत करो, मैं खुद इन टिन के डिब्बों को संभाल लूंगा। यूना एक पल के लिए सोचती है, फिर सहमति में हल्के से सिर हिलाती है। रूट स्ट्रैंगल, स्काइलर के आदेश पर युद्ध वृक्ष के मोटे जड़ें जमीन से फूटती हैं। तीनों गोलेम्स के चारों ओर विशाल अजगरों की तरह लिपट जाती हैं। लकड़ी के रेशे धातु के खोलों के खिलाफ रगड़ते हैं, कानों को चीरने वाली आवाजें उत्पन्न करते हैं। अंत में 3 धमाकेदार आवाजों के साथ गोलेम बिखरे हुए टुकड़ों में टूट जाते हैं। कैसा रहा मेरा ट्रीट? स्काइलर गर्व से हमारी ओर देखता है। उसके चेहरे पर प्रशंसा की उम्मीद है। लियोरा और मैं एक दूसरे की ओर देखते हैं। हम दोनों सहयोग पूर्वक अपने अंगूठे उठाते हैं। लियोरा ने विचारपूर्वक जोड़ा, बहुत शक्तिशाली। स्काइलर की इतनी प्रशंसा होती है कि वह लगभग हवा में उड़ने लगता है। उसकी आवाज एक सुर ऊपर उठ जाती है। हालांकि तुम्हारी ताकत थोड़ी कम है। अगर तुम मेरी लड़ाइयों को ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखोगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बार बार सिर हिलाता हूं जबकि लियोरा को दबा रहा हूं जो बहस करना चाहती है। इसके बाद स्काइलर रास्ता खोजने की भूमिका निभाना जारी रखता है। हालांकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जब हमारे सामने आने वाले परीक्षण गोलेम्स और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। जब 5 जागृत टियर 7 परीक्षण गोलेम्स हमारे रास्ते को रोकते हैं तो स्काइलर आखिरकार मुस्कुरा नहीं पाता। वो पसीने से तर हो जाता है। 5 परीक्षण गोलेम जिनके औसत गुण 120 अंक हैं। युद्ध वृक्ष स्पष्ट रूप से उन्हें संभालने में अत्यधिक संघर्ष करता है। स्काइलर के माथे से पसीने की महीन बूंदें टपक रही हैं। उसकी मुट्ठियां हल्के से कांप रही हैं। स्काइलर, मदद चाहिए? मैं विनम्रता से पूछने के लिए पास आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, स्काइलर जिद्दीपन से अपने दांत खींचता है, लेकिन कोई भी देख सकता है कि वह इसे मजबूरी में कर रहा है। हालांकि यूना बगल में अपने कंधे पर बैठे फ्रॉस्ट फीनिक्स को हल्के से थपथपाती है। उसकी आवाज ठंडी है। मैं नियंत्रण करूंगी, तुम आउटपुट करो। यूना को बोलते हुए सुनकर मैं आश्चर्य से अपनी भौहें उठाता हूँ। ये बर्फ की रानी वास्तव में बात करती है और जब सुनता है कि यूना कुछ करेगी तो स्काइलर तुरंत राहत की सांस लेता है। वह इन 5 परीक्षण गोलेम्स को संभाल सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह तो केवल परीक्षण का पहला चेक पॉइंट है। अगले ही पल जब यूना युद्ध में शामिल होती है, स्थिति तुरंत पलट जाती है। फ्रॉस्ट स्पाइरल, जैसे ही फ्रॉस्ट फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाता है, ट्रायल गोलेम्स के जोड़ तुरंत बर्फ से ढक जाते हैं।
युद्ध वृक्ष इस अवसर का लाभ उठाता है, मोटी शाखाएं उठाकर जमे हुए गोलेम्स को एक एक करके तोड़ देता है। आगे की यात्रा में मैं आराम से खुश हूँ। यूना और स्काइलर के साथ मिलकर काम करने पर परीक्षण गोलेम्स उनके खिलाफ मुश्किल से एक राउंड टिक पाते हैं। लियोरा और मैं अस्थायी रूप से बाहरी बन जाते हैं। जल्द ही स्काइलर और यूना पहले चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं। हम तीनों पहले चेक पॉइंट के अंत में एक साथ पहुंचते हैं। हमारे सामने 3 गहरे मार्ग दिखाई देते हैं। यहाँ यह एबिस टियर ट्रायल का दूसरा चेक पॉइंट है। वे युआन की जानकारी के अनुसार इन 3 मार्गों में से प्रत्येक को एक व्यक्ति द्वारा चुना जाना चाहिए ताकि पूरे मार्ग के ट्रायल को स्वतंत्र रूप से पूरा किया जा सके, इससे पहले कि वे तीसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करें। तीसरे चेक पॉइंट की सामग्री के बारे में यहाँ तक कि वे युआन को भी नहीं पता। पिछले परीक्षण के प्रतिभागी अधिकतम दूसरे चेक पॉइंट तक ही पहुंचे थे। स्काइलर अचानक मुड़ता है। उसकी नजरें मुझ पर लंबे समय तक टिकी रहती हैं। उसकी आवाज में स्पष्ट संदेह होता है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? वह स्वाभाविक रूप से जी। यूना की ताकत के बारे में कोई चिंता नहीं। राजधानी शहर के नवोदित परीक्षण की शीर्ष रैंकिंग धारक के रूप में उसकी ताकत उसकी अपनी ताकत से भी अधिक है। लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिभाशाली अगर वह उन्हें नीचे खींचता है तो भले ही वह और यूना दूसरा चेक पॉइंट पार कर लें, यह परीक्षण फिर भी असफल होगा। यहाँ तक कि आमतौर पर उदासीन यूना भी थोड़ा सिर घुमाती है, मेरे उत्तर का इंतजार करती है। आखिरकार मैंने पूरे रास्ते में कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए वह भी इस साथी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। स्काइलर के संदेह का सामना करते हुए मैं बहस नहीं करता। मैं बस हल्के से मुस्कुराता हूँ और सीधे बीच के रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह इसे संभाल नहीं सकता। जैसे ही मैं रास्ते में कदम रखता हूँ मुझे लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। मैं तेजी से मुड़ता हूँ, केवल यह देखने के लिए कि प्रवेश द्वार गायब हो गया है। उसकी जगह अंधकार का एक शून्य है। मेरे सामने एक यांत्रिक जैसी आकृति धीरे धीरे आकार ले रही है। उन्नत प्रकार। मेरी भौं थोड़ी सिकुड़ जाती है। साधारण संतुलन गोलेम्स की तुलना में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक स्तर से अधिक मजबूत है। न केवल इसमें एक विशेषता वृद्धि करने वाला बफ कौशल है, बल्कि अधिक परेशानी वाली बात यह है कि संतुलन क्षेत्र की क्षमता। लियोरा, इसे गिरा दो। मेरे शब्द खत्म होने से पहले लियोरा के चांदी सफेद पंख पूरी तरह से फैल जाते हैं। उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट होती है जो गहरे लाल रंग की लपटों से जल रही है। मैं देखता हूँ कि उसके पंख हल्के से फड़फड़ाते हैं। उसकी आकृति पल भर में गोलेम के सामने चमकती है। सुनहरी तलवार की रोशनी सितारों और चांद की तरह गुजरती है। उन्नत गोलेम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। उसके अवशेष 2 टुकड़ों में जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही गोलेम विघटित होता है, आगे अवरोधक नीली बाधा भी समाप्त हो जाती है। मैं लियोरा को आगे ले जाता हूँ। दूसरे स्थान में जो हमारा इंतजार कर रहा है वह अभी भी एक उन्नत परीक्षण गोलेम है, सिवाय इसके कि इसका स्तर जागृत स्तर 6 तक बढ़ गया है। दुश्मन के गुणों को 120 अंकों तक बढ़ते हुए देखकर मेरी भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले परीक्षण प्रतिभागी इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर सके। प्रत्येक स्थान साफ होने पर गोलेम की ताकत ज्यामितीय रूप से बढ़ जाती है। यह जागृत स्तर 6 उन्नत गोलेम की विशेषताएं पहले से ही स्तर 5 की महाकाव्य जानवर के बराबर है, और यह केवल दूसरा चेक पॉइंट है। लियोरा की तलवार की रोशनी फिर से चमकती है। परीक्षण गोलेम गिर जाता है। अगले स्थान में 2 जागृत स्तर 6 गोलेम एक साथ प्रकट होते हैं। संतुलन क्षेत्र अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है। लियोरा की विशेषताओं को लगभग 10 अंक तक दबा देता है। सौभाग्य से कमजोर होने के बावजूद लियोरा के पास अभी भी पूर्ण लाभ है। वह जल्दी से इन 2 जागृत स्तर 6 परीक्षण गोलेम्स को हरा देती है। अगला परीक्षण की कठिनाई बढ़ती रहती है। जब लियोरा और मैं अंतिम स्थान पर पहुंचते हैं तो 3 परीक्षण गोलेम्स भयानक आभा के साथ तैयार खड़े होते हैं। लियोरा के सामने खड़े 3 उन्नत परीक्षण गोलेम्स को देखते हुए 3 संतुलन क्षेत्रों के साथ लियोरा की विशेषताएं लगभग 30 अंक दब जाती हैं। इसका मतलब है कि लियोरा की ताकत के बावजूद सेराफ मोड को सक्रिय किए बिना इन गोलेम्स को संभालना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अभी मैं आगे की लड़ाई के बारे में चिंतित नहीं हूं, बल्कि अन्य 2 के बारे में हूं। क्या वे वास्तव में इस चेक पॉइंट की परीक्षा पास कर सकते हैं? यूना के फ्रॉस्ट फिनिक्स की मानसिक विशेषताएं 170 अंक तक पहुंचती हैं। इसकी उत्कृष्ट कौशल के साथ इसे पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्काइलर का वॉर ट्रेंड 3 जागृत टियर 7 उन्नत गोलेम्स का सामना करते हुए यह शायद मुश्किल है। जैसे ही मेरे मन में विचार दौड़ते हैं, मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। लियोरा, सेराफ मोड सक्रिय करो। जल्दी लड़ाई जल्दी खत्म। समझ गई? छोटा परी स्पष्ट रूप से जवाब देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उसके शरीर के चारों ओर से लाल रंग की लपटें फूट पड़ती हैं। उसके पीछे 4 प्रकाश पंख फैल जाते हैं। पवित्र जलती हुई ऊर्जा की लहरें पूरे स्थान में फैल जाती हैं। गुण दुगने हो जाते हैं। 300 अंक पूर्ण दबदबा। 3 सुनहरी तलवार की किरणें उल्का की तरह चमकती हैं। 3 उन्नत गोलेम प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं पाते और साफ साफ 2 हिस्सों में कट जाते हैं, तुरंत राख में बदलकर हवा में बिखर जाते हैं। मार्ग के अंत में बाधा भी अंततः धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसी समय परीक्षण स्थल के मुख्य निगरानी कक्ष में एक विशाल पत्थर का मंच केंद्र में मंडरा रहा है, जो परीक्षण प्रतिभागियों की निकासी स्थिति को वास्तविक समय में प्रदर्शित कर रहा है। कमांडर, वे दूसरे चेक पॉइंट में प्रवेश कर चुके हैं। वे युआन हल्के से सिर हिलाते हैं। उनकी नजरें गंभीरता से पत्थर के मंच पर टिकी हैं। वह किसी से बेहतर जानते हैं कि दूसरे चेक पॉइंट से शुरू होकर यह परीक्षण की असली परीक्षा है। पिछले साल की परीक्षा में उस चौगुनी एस श्रेणी की प्रतिभा को छोड़कर जो मुश्किल से अंत तक पहुंची, अन्य 2 दोहरी एस श्रेणी की प्रतिभाएं केवल 70% प्रगति पूरी कर पाईं और फिर बाहर हो गईं। वे युआन अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। एक्सर्शन से उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो जाते हैं। अगर हम इस बार फिर असफल होते हैं तो हमें अगले साल तक आदेश का इंतजार करना होगा। आदेश सैनिकों को स्तर 1 की युद्ध तत्परता में प्रवेश करें। दूसरे चेक पॉइंट को पार करने के बाद परीक्षण स्थल का एक हिस्सा गायब हो जाएगा। तब राक्षस कबीले के जीव निश्चित रूप से उस अंतराल से गुजरेंगे। हालांकि हमें अभी तक नहीं पता कि तीनों दूसरा चेक पॉइंट पार कर सकते हैं या नहीं। पहले से तैयारी करना कभी नुकसान नहीं करता। जी सर। डिप्टी मुड़ने और जाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि के किनारे पर अचानक पत्थर का मंच चमकदार रोशनी से चमकने लगा। वह अविश्वास में आंखें फाड़ कर देखता है। कमांडर, ऐसा लगता है कि किसी ने दूसरा चेक पॉइंट पार कर लिया है। क्या? वे युआन तेजी से मुड़ते हैं। उनकी नजरें पत्थर के मंच पर टिकी रहती हैं। वहां 5 बड़े अक्षर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। एक व्यक्ति ने पार किया। ये कौन है? आपको समझना होगा। दूसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करने वाले 3 लोगों से अब तक केवल आधा घंटा ही बीता है। पिछले परीक्षण प्रतिभागियों के विवरण से वह जानता है कि अंतिम स्थान में 3 जागृत स्तर 7 परीक्षण गोलेम है। जागृत स्तर 5 बनाम जागृत स्तर 7। यहाँ तक कि अगर सभी 3 जानवर पौराणिक स्तर के हैं तो उन्हें संभालना बेहद कठिन है। कमांडर, मुझे लगता है कि यह यूना यिंग होनी चाहिए। उप कमांडर, जो अब ठीक हो चुका है, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है। आखिरकार यिंग परिवार की रक्तरेखा विशेष है। वे जीवन भर केवल एक ही जानवर से अनुबंध कर सकते हैं। उपप्रमुख की सोच वे युआन के अनुमान से मेल खाती है।
यिंग परिवार, जो लॉन्ग शाइनशान के सबसे प्राचीन परिवारों में से एक है, की रक्त रेखा विरासत अत्यंत विशेष है। परिवार के सदस्य जीवन में केवल एक ही जानवर से अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन उनकी रक्त रेखा शक्ति उस जानवर की गुणवत्ता को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। इस कारण से यिंग परिवार के सदस्यों के जानवर कम से कम महाकाव्य स्तर के होते हैं। वह यिंग लड़की लगभग एक सदी में परिवार द्वारा उत्पन्न सबसे उच्च प्रतिभा है। उसका इतनी जल्दी साफ करना काफी उचित है। केवल इस बिंदु पर पहुंचकर वे युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। लेकिन समस्या अब यह है कि अगर एथन और स्काइलर पास नहीं कर पाते तो भले ही यूना मजबूत हो, यह बेकार है। आखिरकार ये परीक्षण 3 व्यक्ति संयुक्त है। जब तक एक व्यक्ति पास नहीं करता, इस परीक्षण को केवल असफल घोषित किया जा सकता है। हालांकि तभी डिप्टी अचानक फिर से चिल्लाता है, कमांडर, एक और व्यक्ति पास कर गया। क्या? वे युआन की नजर पत्थर के मंच पर लौटती है। मूल एक व्यक्ति पास से स्पष्ट रूप से बदलकर 2 व्यक्ति पास हो गए हैं। यिंग परिवार की युवा महिला के रूप में यूना के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर फ्रॉस्ट मून फीनिक्स परीक्षण मार्ग के निकास पर खड़ा मैं उसके आमतौर पर ठंडे चेहरे पर लिखे गए आश्चर्य को देख सकता हूँ। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि जो उसे और उसके जानवर को पूरी ताकत से पार करने में लगा, मैंने उसे कुछ ही समय में पार कर लिया। जब वह बाहर आती है तो मैं पहले से ही केंद्रीय हॉल में इंतजार कर रहा हूँ। उसकी तीखी बर्फीली नजर जल्दी से क्षेत्र को देखती है। मैं एक पत्थर के स्तंभ के सहारे खड़ा हूँ और ल्योरा मेरे बगल में चुपचाप तैर रही है। अरे तुम आ गई, मैं अनायास कहता हूँ। यूना अचानक रुक जाती है। जब से मैंने उसे देखा है, पहली बार मैं उन शांत आंखों में आश्चर्य देखता हूँ। वो बर्फ जैसी ठंडी लड़की वास्तव में अवाक दिखती है। उसने उस परीक्षा में पूरी ताकत लगा दी होगी। उसकी फ्रॉस्ट फिनिक्स ने निश्चित रूप से सब कुछ दिया और फिर भी वो मुझसे धीमी है। एक लंबे विराम के बाद वह आखिरकार आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक है। तुम कब से इंतजार कर रहे हो? मैं उसकी ओर देखता हूँ। ओह, लगभग 10 मिनट या ऐसा ही। उसकी पुतलियां थोड़ी सी कुट जाती हैं। 10 मिनट, इसका मतलब है कि मेरे जानवर की शक्ति उसके फ्रॉस्ट फीनिक्स से कहीं अधिक है। मैं देखता हूं कि उसके कंधे पर बैठा फीनिक्स अपने पंख नाराजगी से फड़फड़ाता है, जैसे कि उसने अपने मालिक के विचारों को भांप लिया हो। यूना उसे शांत करने के लिए हाथ बढ़ाती है, फिर मेरी ओर सिर हिलाती है और हॉल के दूसरी ओर मुड़ जाती है। लेकिन उसकी ठंडी नजरें ल्योरा और मेरे बीच भटकती रहती हैं। समय चुपचाप बीतता है। तीसरे मार्ग में कोई हलचल नहीं दिखती। मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। स्काइलर के साथ कुछ हुआ होगा, नहीं तो उसे इतना समय नहीं लगता। यूना भी भौहें चढ़ाती है। इस साल हमने आखिरकार 3 ट्रिपल एस रैंक प्रतिभाएं इकट्ठी की हैं। अगर हम इसे अभी भी साफ नहीं कर सकते तो तभी मैं अपना निर्णय लूंगा। मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। ल्योरा, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? यूना घूमती है। मदद करने। 2 सरल शब्द, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो मुझे उस मार्ग की ओर जाते हुए देखती है जहाँ स्काइलर गया था। तुरंत मेरी मंशा समझ जाती है। क्या तुम पागल हो? उसकी सामान्यतः शांत आवाज वास्तव में ऊंची हो जाती है। दूसरा परीक्षण व्यक्तिगत क्षमता की परीक्षा लेता है। यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो कठिनाई 3 गुना हो जाती है। अंतिम कमरे में 7वें स्तर के 10 जागृत उन्नत गोलेम होंगे, साथ ही संतुलन क्षेत्र भी होंगे। भले ही तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम इसे साफ नहीं कर सकते। लेकिन मैं धीमा नहीं पड़ता। कमांडर वही ने वादा किया था कि मुझे चमकदार क्रिस्टल देंगे, चाहे मैं पास करूं या नहीं, लेकिन मुझे एहसान लेना पसंद नहीं है। ल्योरा, पूर्ण रिलीज। मेरी छोटी परी की आंखों में युद्ध की भावना जल उठती है। मेरी इच्छा उसका सर्वोच्च आदेश है। यूना की स्तब्ध दृष्टि के तहत ल्योरा पवित्र ज्वालाओं में नहाई हुई युद्ध देवदूत में बदल जाती है। लालिमा पूरे हॉल में फैल जाती है। ल्योरा, जैसे ही हम अंदर जाएं, तुरंत आधे गोलेम्स को बाहर निकालो, अन्यथा 10 संतुलन क्षेत्रों के साथ, यहां तक कि तुम भी दबा दिए जाओगे। समझे? समझ गई स्वामी। उसकी प्रतिक्रिया में अभूतपूर्व गंभीरता है। हम एक साथ अंधेरे मार्ग में प्रवेश करते हैं। मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन मेरे पीछे यूना जमी हुई खड़ी है। पवित्र ज्वालाओं की मध्यम होती रोशनी उसकी बर्फीली नीली आंखों में प्रतिबिंबित होती है। फ्रॉस्ट मून, क्या हम सच में प्रतिभाशाली कहलाने के लायक हैं? अंधेरे मार्ग के भीतर मैं देखता हूं कि स्काइलर का युद्ध वृक्ष अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए लपेटे हुए है। एक और भारी मुक्का तने पर लगता है। एक जागृत स्तर 7 का परीक्षण गोलेम, जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। ट्रेंट के आयरन कर्टन बैरियर कौशल के बिना स्काइलर पहले ही समाप्त हो चुका होता। ट्रेंट की बैलों की चाबुक गोलेम के शरीर पर प्रहार करती है, लेकिन केवल उथल्ले निशान छोड़ती है। वे एक अजीब गतिरोध में फंसे हुए हैं। दत्त तेरी, ये परीक्षण गोलेम इतना मजबूत क्यों है? क्या ये परीक्षण वास्तव में मनुष्य के लिए पार करने के लिए है? मैं स्काइलर की आवाज सुनता हूँ, जो निराशा से भरी है, जब वह अपने ट्रेन पर लगातार हमलों को देखता है। उसके हमलों ने कोई वास्तविक नुकसान नहीं किया है। धातु से बने गोलेम्स शारीरिक प्रकार के जीवों जैसे युद्ध ट्रेन के प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, और इसे हराने के बाद 3 और जागृत स्तर 7 के गोलेम आगे के कमरों में इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ से उसकी निराशा को लगभग महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, एक भूकंप जैसी विस्फोट गहरी सुरंग से फूट पड़ती है। लाल और सफेद रोशनी ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ती है, तुरंत ही ट्रायल गोलेम को घेर लेती है। जब धूल बैठ जाती है तो स्काइलर की चौड़ी आंखों में एक आकृति दिखाई देती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम यहाँ कैसे हो? उसकी आवाज गले में अटक जाती है। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बचाने के लिए आने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, वही व्यक्ति जिसे उसने शुरुआत में ही नीचा समझा था। मैं लकड़ी के टुकड़ों से ढके युवा मालिक की ओर भौं उठाता हूँ। क्या उस गोलेम ने तुम्हें बेवकूफ युवा मालिक किन गिरा दिया? क्या तुम अपने उद्धारकर्ता को अब नहीं पहचानते? स्काइलर का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी उंगली बार बार हवा में इशारा करती है, उन्मत्त छाप बनाते हुए, लेकिन वह एक पूरा वाक्य नहीं निकाल पाता। अब तुम जाग गए? मैं चिढ़ाने वाला लहजा छोड़ देता हूँ। चलने का समय हो गया है। मैंने पहले ही पिछले कमरे में ट्रायल गोलेम्स का ख्याल रख लिया है। पूरा मार्ग स्पष्ट है। जब मैं स्तब्ध स्काइलर को मुख्य हॉल में वापस लाता हूं तो यह आमतौर पर गर्वित महान परिवार का वंशज अभी भी सदमे में है। उसकी नजरें यांत्रिक रूप से मेरे और यूना के बीच बदलती रहती हैं, अंततः एक असंगत सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर होती है। ये ग्रामीण लड़का न केवल उसे हरा चुका है, बल्कि राजधानी की नंबर 1 प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यूना की ठंडी नजर मुझ पर ऐसे टिकी है जैसे मैं कोई तर्कहीन राक्षस हूं। मैंने सच में अकेले ही 3 गुना कठिनाई वाली परीक्षा को साफ किया। मैंने सच में 10 जागृत स्तर 7 उन्नत परीक्षा गोलेम्स को मारा। हम तीनों अंतिम परीक्षा शुरू करने की जल्दी नहीं करते। दूसरी परीक्षा पहले से ही काफी क्रूर थी। तीसरा और भी बुरा होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गलत ना हो, हमें पहले अपने जानवरों को उनकी चरम स्थिति में वापस लाना होगा। जब तीनों जानवर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यूना मेरी ओर चलती है। वो मेरे सामने रुकती है। उन बर्फीली नीली आंखों में वास्तव में भावनाएं लहराती हैं। तीसरी परीक्षा, उसकी आमतौर पर ठंडी आवाज हिचकिचाती है। तुम नेतृत्व करो। ये सुझाव मुझे चौंका देता है। मैं यूना के विचार से सहमत हूँ। स्काइलर अपनी छाती पर थपथपाता है। मेरा ट्रिएंट मजबूत है। मैं निश्चित रूप से कुछ समय खरीद सकता हूँ। चूंकि वे दोनों जोर देते हैं, मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है,
हमारी रणनीति तय करने के बाद हम गोलाकार हॉल के केंद्र की ओर चलते हैं। जैसे ही हमारे हाथ ठंडे पत्थर के मंच को एक साथ छूते हैं, पूरा हॉल भूतिया नीले रंग में जगमगा उठता है। एक यांत्रिक आवाज शून्य में गूंजती है। अंतिम परीक्षा की पुष्टि हुई, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे सामने एक प्रकाश स्क्रीन खुलती है। खून लाल पाठ लगभग चिल्लाता है, अंतिम परीक्षा चेतावनी। नियम 1, एक बार शुरू होने पर परीक्षा को बीच में नहीं रोका जा सकता। नियम 2, केवल इसे साफ करके ही आप परीक्षा स्थान छोड़ सकते हैं। नियम 3, जो असफल होंगे वे यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। आगे बढ़ने की पुष्टि करें। मैं निचले दाएं कोने में छोटे अक्षरों की एक लगभग पारदर्शी पंक्ति देखता हूँ। जब से परीक्षण स्थल स्थापित किए गए हैं, अंतिम परीक्षण की सफलता दर 0.0% है। ये संदेश देखकर मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। पहले 2 परीक्षणों में यदि आप अभिभूत महसूस करते थे तो सुरक्षित क्षेत्र में लौटने से आपकी सुरक्षा होती थी, लेकिन अंतिम परीक्षण अलग है। यह तभी समाप्त होता है जब आप इसे साफ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों असफल होते हैं तो हमारी जिंदगी यहीं समाप्त हो जाती है। मेरी नजर पहले स्काइलर पर पड़ती है। मेरे आश्चर्य के लिए यह बिगड़ा हुआ युवा मास्टर पूरी तरह गंभीर दिखता है। मैं तैयार हूँ। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने स्पष्ट कर दिया, या तो इसे साफ करने की महिमा के साथ वापस आओ या फिर कभी कन परिवार के दरवाजे से अंदर मत आना। इससे भी महत्वपूर्ण, स्काइलर का सिर ऊपर उठता है। उसकी आंखों में विद्रोह भरा है। मुझे उस जिद्दी बूढ़े को दिखाना है कि उसका बेटा कोई कायर नहीं है जो मरने से डरता है। मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ, फिर समझ में सिर हिलाता हूँ। यूना की ओर मुड़ता हूँ। ठंडी लड़की बस अपनी पलक थोड़ी उठाती है। आगे बढ़ो। 2 सरल शब्द लेकिन पूर्ण दृढ़ता के साथ। उनके दोनों के चुनाव जानकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। मैं गहरी सांस लेता हूं और बिना झिझक के यहाँ पर टैप करता हूं। एक गगनभेदी गर्जना के साथ विशाल चट्टानें गिरती हैं, एकमात्र बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देती हैं। हॉल के केंद्र में अचानक स्थान विकृत हो जाता है। एक विशाल धुंधला साया आकार लेने लगता है। जैसे जैसे ये ठोस होता जाता है, हवा में दम घोटने वाला दबाव बढ़ता जाता है। जब मैं अंतिम परीक्षा के प्रतिद्वंद्वी को देखता हूँ तो मेरी मुंह की मांसपेशियां अनायास ही फड़कने लगती हैं। ताकत और संरचना के आंकड़े 300 अंकों से अधिक, यहाँ तक कि इसकी कमजोर मानसिक शक्ति और गति के आंकड़े भी 250 अंकों तक पहुंचते हैं। क्या जागृत स्तर 5 के नौसिखिया बीस्ट मास्टर वास्तव में कुछ ऐसा साफ कर सकते हैं? स्काइलर और यूना भी इस विशाल गोलेम से निकलने वाली भारी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। स्काइलर अनजाने में आधा कदम पीछे हट जाता है। मैं पूरी तरह से साकार हुए परीक्षण गोलेम को घूरता हूं। इसे मारने के तरीकों के बारे में मेरा दिमाग दौड़ रहा है। यदि लियोरा सेराफ मोड सक्रिय करती है तो उसके आंकड़े लगभग 300 अंकों तक बढ़ जाएंगे, जबकि उसकी सहन शक्ति और ताकत अभी भी इस जानवर से कम है। दिव्य निर्णय कौशल के बोनस के साथ मिलकर ये गोलेम की 340 अंकों की सहन शक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। समस्या यह है कि यह परीक्षण गोलेम बस खड़ा नहीं रहेगा और लियोरा को हमला करने देगा। यहीं पर यून और स्काइलर के जानवर काम आते हैं। उन्हें लियोरा के लिए 3 सेकंड खरीदने की जरूरत है। यदि योजना विफल हो जाती है तो मेरी नजर लियोरा की अंतिम कौशल फाइनल रेक्वियम पर जाती है। यदि सेराफ मोड पहले से ही इतना शक्तिशाली है तो फाइनल रेक्वियम, जो उस रूप से भी आगे है, निश्चित रूप से इस अंतिम ट्रायल गोलेम को संभाल लेगा। लेकिन जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, मैं वास्तव में उस कौशल का उपयोग नहीं करना चाहता। इसे इस्तेमाल करने के बाद लियोरा एक निष्क्रिय अवधि में चली जाएगी। किसी को नहीं पता कि यह कितनी देर तक चलेगी। मैं उन विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रखता हूँ। कोई समस्या नहीं, हम ये कर सकते हैं। यूना, स्काइलर, मुझे चाहिए कि तुम लियोरा के लिए कम से कम 3 सेकंड खरीदो। मेरी आवाज सुनकर वे दोनों सख्त हो जाते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं इस गोलेम को मार नहीं सकता, लेकिन समय खरीदना मेरा वॉर ट्रेंट ये संभाल सकता है। यूना भी सिर हिलाती है। फ्रॉस्टमून फीनिक्स आक्रमण में महान नहीं है, लेकिन नियंत्रण में उत्कृष्ट है। स्काइलर और मेरे बीच हम इस ट्रायल गोलेम को 3 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। उनके जानवरों को देखकर मैं आशावादी नहीं हूँ। परीक्षण गोलेम के आंकड़े उनके मुकाबले लगभग 2 गुने हैं। इतनी बड़ी खाई के साथ 3 सेकंड भी खरीदना मुश्किल होगा, और इस गोलेम के पास कौशल भी है। लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जुआ खेलने का समय। भेदन बाहरी क्षेत्र के राक्षसों ने तोड़ दिया है। उसी क्षण एक अंतिम तेज दरार के साथ अवरोध पूरी तरह से टूट जाता है। विशाल अंतराल से अनगिनत राक्षसी प्राणी कान फाड़ने वाली चीखों के साथ बाहर निकलते हैं, ज्वार की तरह आगे बढ़ते हुए। कमांडर वही राक्षसों की लहर को देखते हैं। उनका संप्रभु स्तरीय दबाव पूरे युद्ध क्षेत्र को कुचल रहा है। अगर इन राक्षस प्राणियों में से एक भी बच निकला तो भारी नुकसान होगा। महान युद्ध शुरू होने वाला है। राक्षस प्राणी बिना मौत के डर के लड़ते हैं, लेकिन सैनिकों के कमांडर वही हमारे लोंगशिया राष्ट्र के अभिजात वर्ग का नेतृत्व भी करते हैं। इस दरार को सील करने और लोंगशिया की पूरी रक्षा पंक्ति को एक में जोड़ने के लिए यह युद्ध कई दिनों से चल रहा है। परीक्षण स्थल पर वापस अग्रिम पंक्ति की अराजकता के विपरीत यहाँ अजीब सी शांति है। मेरे मन के सागर में जानवर की जगह की रूपरेखा पूरी तरह से ठोस हो गई है। विशाल मानसिक शक्ति ज्वार की तरह उमड़ रही है। इस कोर ने न केवल मुझे जानवर की जगह बनाने में मदद की, बल्कि मेरी मानसिक शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ाया। लियोरा की प्रतिभा वृद्धि भी लगभग पूरी हो चुकी है। स्काइलर की चोटें जीवन के झरने से पोषित होकर बहुत पहले ही ठीक हो चुकी हैं। यूना का फ्रॉस्टमून फीनिक्स महाकाव्य ग्रेड प्रतिभा वृद्धि औषधि द्वारा उत्प्रेरित होकर सफलतापूर्वक 2 सितारा पौराणिक स्तर पर पहुंच गया। इसकी शक्ति आसमान छू गई। यूना, तुम्हें क्या लगता है कि एथन को जागने में और कितना समय लगेगा? 9 दिन हो चुके हैं। यूना उसे ठंडे तरीके से देखती है, बिना जवाब दिए बस अपने हाथों में फ्रॉस्टमून फीनिक्स को धीरे से सहलाती है। तभी अचानक हवा कांपने लगती है। मेरी मानसिक शक्ति हिंसक रूप से फूट पड़ती है, तूफान की तरह चारों ओर फैल जाती है। इस मानसिक शक्ति को महसूस करते हुए यूना की बर्फीली नीली आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। अलौकिक स्तर की मानसिक शक्ति। हालांकि मेरी वर्तमान श्रेणी अभी भी जागृत श्रेणी 6 पर है, मेरी मानसिक शक्ति की तीव्रता अब एक सच्चे अलौकिक स्तर के बीस्ट मास्टर के बराबर है। वास्तविक अलौकिक रैंक तक की दूरी बस एक प्रतिभा दूर। उसके हाथ फ्रॉस्टमून फीनिक्स के चारों ओर कस जाते हैं। उसकी नजर मुझ पर टिकी रहती है। अभी मेरे मन के समुद्र में शुद्ध सफेद बीस्ट स्पेस मेरे मानसिक शक्ति के निर्माण के तहत अंतिम रूप ले रहा है। केवल एक अंतिम कदम बाकी है, मेरी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से बीस्ट स्पेस के साथ मिलाना। फ्यूज। मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी सारी मानसिक शक्ति डाल देता हूँ। तुरंत ही मेरा चेतन कुछ सीमा पार करता हुआ प्रतीत होता है, एक अभूतपूर्व रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद होने पर भी मैं अपने चारों ओर की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। यूना की उंगलियां धीरे धीरे फ्रॉस्टमून फीनिक्स को सहला रही हैं। स्काइलर की घबराई हुई मुट्ठी कस रही है और दरारों से ढके सुनहरे कोकून के अंदर लियोरा की प्रतिभा वृद्धि पूरी हो रही है। मेरी आंखें लियोरा की ओर खुल जाती हैं। कोकून की दरारें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। दरारों से लाल लपटें फूट पड़ती हैं। अगले ही पल सुनहरा कोकून पूरी तरह से फट जाता है। भयंकर अग्नि तूफान में पवित्र पंख गरज के साथ खुलते हैं। पवित्र आकृति हवा में मंडरा रही है। 2 तारा प्रतिभा वृद्धि ने लियोरा के आंकड़ों को 200 की सीमा से आगे बढ़ा दिया।
अब उस अंतिम परीक्षण गोलेम का फिर से सामना करते हुए उसे विशेष रूपों की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल सेराफ मोड के आंकड़ों के दोगुने होने से वह इसे पूरी तरह से कुचल देगी। जैसे ही लियोरा अपने बदले हुए शरीर के साथ तालमेल बिठाती है, उसकी सुनहरी आंखें तुरंत मुझ पर टिक जाती हैं। मास्टर, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, कुछ गर्म और मुलायम मेरी बाहों में भर जाता है। मास्टर, मैंने आपको याद किया। उसकी मीठी आवाज में शुद्ध खुशी है जो मेरे दिल को गर्म कर देती है। मैं लड़की के रेशमी बालों को धीरे से सहलाता हूँ। तुमने कड़ी मेहनत की। एक विचार के साथ लियोरा फिर से बीच स्पेस में लौट जाती है। अब जब उसके पास अपनी खुद की जगह है, उसे लगातार वास्तविक दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। अपनी छोटी को उसकी जगह पर बसे हुए देखकर मैं अंततः यूना और स्काइलर की ओर माफी भरी नजर से चलता हूँ। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, यूना की ठंडी आवाज जवाब देती है। ये हम तीनों के लिए एक परीक्षा थी। स्काइलर का सिर इतनी तेजी से घूमता है कि उसके जबड़े में एक अंडा फिट हो सकता है। क्या ये सच में वही आइस क्वीन है जो सबको नजरअंदाज करती है? उसने सच में खुद से जवाब दिया। मेरे बगल से जलती हुई नजर महसूस करते हुए यूना हल्का सा भौं सिकोड़ती है। कोई समस्या है? नहीं नहीं, स्काइलर अपने हाथ हिलाता है, घबराया हुआ, लगभग अपनी जीभ काटते हुए। बस सोच रहा था कि हमें चलना चाहिए। 9 दिन हो गए हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। मेरा सिर स्काइलर की ओर मुड़ता है। तुमने कहा कितने दिन हो गए? 9 दिन। स्काइलर मेरी अचानक प्रतिक्रिया से चौंक जाता है। भाई क्या हुआ? मेरा दिल डूब जाता है जब मैं जल्दी से गणना करता हूँ। कमांडर वही ने मुझे यहाँ लाने में आधा दिन लिया और इन 9 दिनों के अलावा आज स्कूल स्तर की परीक्षा का दिन है। ये महसूस करते हुए मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर मैं बिना हड़बड़ी के यूना और स्काइलर की ओर देखता हूँ। क्या तुम दोनों को स्कूल स्तर की परीक्षा नहीं देनी है? यूना और स्काइलर एक दूसरे की ओर देखते हैं, अंततः समझते हुए कि मैं किस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। वे दोनों सिर हिलाते हैं। हमें सीधे प्रवेश मिला। मैं निरुत्तर हूँ। बेशक लोग अलग अलग जीवन जीते हैं, मुझे अभी भी गांव काओ की तैयारी करनी है, जबकि ये दोनों इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। समय निकल रहा है। बिना कुछ कहे मैं तुरंत परीक्षण से बाहर निकलता हूँ। एक चकाचौंध सफेद चमक के बाद हम तीनों परीक्षण स्थल के बाहर प्रकट होते हैं। धन्यवाद, आप आखिरकार बाहर आ गए। डिप्टी अधिकारी जो इंतजार कर रहा था जल्दी से आता है। उसके चेहरे पर चिंता है। पूरे 9 दिन बिना किसी हलचल के। कमांडर वही लगभग लोगों को बचाने के लिए भेजने वाले थे, लेकिन मुझे अभी जल्दी है। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और अधिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए लियोरा को भी मजबूत बनने के अवसरों की आवश्यकता है। क्या आप कृपया मुझे लिन्युआन सिटी वापस भेज सकते हैं? स्कूल स्तर की परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या? डिप्टी का चेहरा बदल जाता है, फिर वह तुरंत वापस आता है। चिंता मत करो छात्र, हम आपको लिन्युआन सिटी में सबसे तेज गति से वापस ले जाएंगे। हम अभी निकल रहे हैं। इस बीच लिन्युआन सिटी के परीक्षा प्लाजा में 200 छात्र सुसज्जित पंक्ति में खड़े हैं। आज लॉन्गशा राष्ट्र की पहली राउंड की गांव काओ स्कूल स्तर की परीक्षा है। केवल शीर्ष 50 अगले राउंड के लिए योग्य हो सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों का ध्यान, परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। लॉटरी क्रम के अनुसार कृपया अपने लिखित परीक्षा के लिए क्रम में मंच पर आएं। इस परीक्षा के 2 चरण हैं और यह शीर्ष 50 छात्रों का चयन करेगी। जो लोग आगे बढ़ेंगे वे बाद के मैचों में भाग लेंगे। आपका अंतिम स्कोर आपकी समग्र गांव काओ मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करेगा। कृपया इसे गंभीरता से लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जैसे ही स्टाफ नियम पढ़ना समाप्त करता है, स्क्रीन पर तेजी से छात्र नाम स्क्रॉल होने लगते हैं। भीड़ में रॉक्सी चेन अपनी वर्दी के कॉलर को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन और प्रवेश मार्ग के बीच घूमती रहती हैं। उसके पीछे कक्षा की पंक्ति में एक स्थान स्पष्ट रूप से खाली है। कक्षा अध्यक्ष एथन अभी तक क्यों नहीं आया? वह परीक्षा नहीं छोड़ेगा, है ना? उसकी ताकत के साथ पहला स्थान लेना तय है। अगर वह देर से आने के कारण अयोग्य हो गया तो कक्षा अध्यक्ष, क्या आप उससे संपर्क कर सकते हैं? उसे जल्दी करने की कोशिश करें। बोलने वाले सभी सहपाठी हैं जिन्हें मैंने शुरुआती परीक्षण के दौरान बचाया था। इन आवाजों को सुनकर रॉक्सी भी परेशान दिखती है। सभी लोग घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि एथन समय पर पहुंचेगा। मैचों के दौरान जितना समय खरीद सकते हो खरीदने की कोशिश करो। वे एक दूसरे को असहायता से देखते हैं और अंत में रेजिग्नेशन में सिर हिला देते हैं। डी रैंक बीस्ट मास्टर की लड़ाइयां आमतौर पर जल्दी समाप्त हो जाती हैं। अखाड़े में 2 जानवरों की टक्कर अक्सर 30 सेकंड के भीतर जीत का फैसला कर देती है। हालांकि रॉक्सी ने अपनी टीम के सदस्यों को समय बिताने की कोशिश करने के लिए कहा है। बड़ी स्क्रीन पर मैच सूची तेजी से स्क्रॉल होती रहती है। एथन बनाम माइक वांग। जब ये लाइन दिखाई देती है तो एरना पर खड़ा माइक वांग मौत की तरह पीला पड़ जाता है। लिन्युआन सिटी में अफवाहें चल रही हैं कि मेरी चौगुनी एस रैंक की मूल्यांकन खरीदी गई थी। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। वह बस एक जागृत तीसरे स्तर का बीस्ट मास्टर है। वह मेरी खिलाफत करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? छात्र एथन कृपया मंच पर आएं। रेफरी की गूंजती आवाज पूरे मैदान में सुनाई देती है। समय बीतता जाता है। अखाड़े का दूसरा हिस्सा खाली रहता है। रेफरी घड़ी की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाता है और अपनी आवाज ऊंची करता है। क्या छात्र एथन मौजूद है? यदि साइट पर नहीं है तो इसे हार माना जाएगा। भीड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। रेफरी पूरे स्थल को स्कैन करते हुए भौहें चढ़ाता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं ढूंढ पाता। चूंकि छात्र एथन साइट पर नहीं पहुंचे हैं, मैं घोषणा करता हूँ रॉक्सी विरोध करने वाली है। रुको, एक आवाज जिसमें थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता है बीच में आती है। डायलन चेन अपनी मोहक सुक्कुबस के साथ धीरे धीरे आता है। रेफरी, इस मैच को फिनाले बनाने के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार हम सभी इस ट्रिपल एस प्रतिभा के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में वह लगभग आयामी दरार में ही रहा है। अपनी सुक्कुबस के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सब कुछ आज के लिए, उस व्यक्ति को कुचलने के लिए जिसने उसकी चमक चुरा ली। लेकिन अब मुख्य पात्र अनुपस्थित है। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? रेफरी के माथे पर पसीना आ जाता है। नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देर से आने का मतलब अयोग्यता है, लेकिन डायलन सहजता से जोड़ता है। मैं स्थिति को वाइस प्रिंसिपल कार्टर को समझा दूंगा। डायलन को वाइस प्रिंसिपल का नाम लेते हुए सुनकर रेफरी राहत की सांस लेता है। ठीक है, फिर इस मैच को स्थगित कर दिया गया है। एथन और माइक वांग की लड़ाई आखिरी में होगी। जैसे ही रेफरी की घोषणा गूंजती है, स्थल में हलचल मच जाती है। एथन नहीं आया। क्या हो रहा है? क्या उसे चौगुनी एस मूल्यांकन नहीं मिला? शायद वह डरता है कि वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं, ऐसा लगता है कि एथन ने पहले स्थान पर आने के लिए 20 मिलियन खर्च किए थे और उसका अनुबंधित जानवर एक बेकार एंजल है। शायद वह उजागर होने से डरता है, इसलिए वह इस परीक्षा में आने की हिम्मत नहीं कर सका। अफवाहें जमीन पर जहरीली धुंध की तरह फैल गईं। रॉक्सी की उंगलियां सफेद हो जाती हैं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस जाते हैं। अगला मैच डायलन चेन बनाम लियोली। रेफरी की पुकार के बाद डायलन लिलिथ के साथ मंच पर आराम से चलता है। उसका प्रतिद्वंद्वी लियोली पीला दिखता है। हालांकि उसकी जागृत चौथी श्रेणी की ताकत शीर्ष स्नातकों में से है। इस समय वह वध के लिए तैयार मेमने जैसा है। डायलन, लियो की आवाज कांपती है। कृपया मुझ पर रहम करो।
टायलन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरती है। वह लापरवाही से लिलित की ठुड्डी के नीचे खो जाता है। उसकी लाल जीभ धीरे धीरे उसके दांतों पर से गुजरती है। आर्मर्ड टॉर्टोइस, पानी का उफान। लियो अपने दांत भींचता है और आदेश देता है। एक जल की धारा बाहर निकलती है, लेकिन अजीब तरह से लिलित से 3 फीट दूर रुक जाती है। लिलित आलस से एक पतला हाथ उठाती है। जल का स्तंभ एक अदृश्य अवरोध से टकराता है और फुहार में बदल जाता है। लिलित की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकती है। एक स्पष्ट मानसिक लहर बाहर की ओर फैलती है। बख्तरबंद कछुआ चीखने का मौका भी नहीं पाता और डीला होकर गिर जाता है। लियो बिजली के झटके की तरह लड़खड़ाता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहता है जब वह बेहोश हो जाता है। भीड़ में एक के बाद एक हांफने की आवाजें गूंजती हैं। हे भगवान, टायलन के जानवर द्वारा एक ही वार में जागृत स्तर 4 का जानवर गिरा दिया गया। वह किस स्तर पर पहुंच गया है? क्या वो पहले से ही जागृत स्तर 6 पर है? टायलन की ठंडी नजर भीड़ पर घूमती है, उस व्यक्ति को खोजते हुए जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहता है, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं पा रहा है। क्या वह सच में भाग गया? अगर यह सच है तो सारी तैयारी बेकार थी। इसके बाद के मुकाबले साधारण हैं। जल्द ही प्रतियोगिता अंतिम मुकाबले तक पहुंच जाती है। अगला मैच इथन गू बनाम माइक वांग। रेफरी की आवाज पूरे स्थान को शांत कर देती है। जब मैं अभी भी नहीं आता तो टायलन की मुस्कान हर सेकंड ठंडी होती जाती है। इस बार वो मुझे एक और मौका नहीं देगा। इथन गू। लेकिन इससे पहले कि रेफरी उस वाक्य को पूरा कर सके, अचानक एक सुनहरी लकीर आकाश से गिरती है जो जोर से अखाड़े के केंद्र में टकराती है। जैसे ही धूल साफ होती है, मेरी आकृति धीरे धीरे धूप में दिखाई देने लगती है। मुझे अयोग्य घोषित करने के लिए तैयार रेफरी को देखकर सोचने का समय नहीं था। मैं सीधे उस सैन्य जानवर से कूद गया जिसने मुझे शहर वापस लाया और समय पर स्थल पर पहुंच गया। मेरी अचानक उपस्थिति से रेफरी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर वह संभलता है। छात्र इथन गो आ गया है। मैच शुरू होता है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, दर्शक उत्साह से भर उठते हैं। हर जगह चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एथन अचानक कैसे प्रकट हो गया? वह वास्तव में परीक्षा देने आया है। अब एक अच्छा शो आने वाला है। टायलन उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भले ही हर कोई कहता है कि एथन ने अपनी चौगुनी एस मूल्यांकन के लिए धोखा दिया, उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। शायद वही वास्तव में टायलन के साथ मुकाबला कर सकता है। सारी बातचीत के बीच एरिना में माइक वांग कांप रहे हैं। उनका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। एथन, कृपया मुझ पर नरमी बरतें। बाहर की दुनिया में अफवाहें चाहे जो भी कहें, मैं अब भी एक असली ट्रिपल एस क्षमता धारक हूँ। इसका मतलब है कि मेरा स्तर कम से कम जागृत स्तर 5 है। चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि माइक समझ पाता कि मेरा मतलब क्या है, उसकी आंखों के सामने एक सफेद धुंधक चमकती है। उसका जागृत स्तर 3 का जानवर केवल एक चीख ही निकाल पाता है, फिर भारी गिरावट के साथ जमीन पर गिर जाता है। मैं हार मानता हूँ। माइक बिना हिचकिचाए दोनों हाथ उठा देता है। उसका चेहरा तुरंत रंगहीन हो जाता है। मंच के नीचे टायलन की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो जाती हैं। वह अनजाने में लिलित के बालों को सहलाता है। लिलित, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूर्व मालिक के अनुबंधित जानवर का स्तर अब क्या है? लिलित लेओरा को देखती है, फिर धीरे धीरे बोलने से पहले हिचकिचाती है। अभी अभी उस जानवर के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम जागृत स्तर 6। टायलन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। जागृत स्तर 6, उसके जागृत स्तर 8 सुक्कुबस के खिलाफ वो कुछ नहीं बल्कि एक चींटी है। मैच तेजी से आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे बाद शीर्ष 50 छात्र तय हो जाते हैं। केवल यही 50 लोग सेना की दूसरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब ये आगे बढ़ने वाले 50 छात्र स्कूल स्तरीय परीक्षा रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। शांत। रेफरी के एक तीखे आदेश के साथ पूरा मैदान शांत हो जाता है। शीर्ष 50 रैंकिंग लॉटरी आधारित द्वंद्वों का उपयोग करके जारी रहेगी। पहला दौर 50 लोग लॉटरी निकालते हैं, 25 आगे बढ़ते हैं। दूसरा दौर 24 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 13 आगे बढ़ते हैं। तीसरा दौर 12 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 7 आगे बढ़ते हैं। चौथा दौर 6 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 4 आगे बढ़ते हैं। अंत में हम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी लॉटरी का उपयोग करेंगे। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से अब शुरू होती है। मैच तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। हर प्रतियोगी अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए लड़ता है। कुछ ठोस ताकत पर निर्भर करते हैं और विरोधियों को आसानी से हरा देते हैं। अन्य लोग उत्कृष्ट भाग्य पर निर्भर करते हैं ताकि वे संकीर्ण रूप से जीत सकें। लेकिन मेरी उन्नति का रास्ता पूरे स्थल की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। यह भाग्य बहुत ही पागल है। कुल 3 बाई अवसर और उसने उनमें से 2 को खींचा। दर्शक चर्चा में गूंज उठते हैं। बहुत से लोग पहले से ही मुझे चुना हुआ व्यक्ति कहते हैं। और भी अविश्वसनीय बात यह है कि मेरी बाकी 2 मैचों में दोनों प्रतिद्वंद्वी वे साथी हैं जिन्हें मैंने नौसिखिया परीक्षण स्थान में बचाया था। इथन, हम हार मानते हैं। दोनों साथी बिना झिझक के वापस लेने का निर्णय लेते हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी होती है। बस इसी तरह 4 राउंड के बाद मैंने उंगली तक नहीं उठाई और आसानी से शीर्ष 4 में पहुंच गया। मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं आक्रामक डायलन चेन, सक्षम रॉक्सी शेन और एक डार्क हॉर्स रयान ली, एक जागृत टियर 5 बीस्ट मास्टर्स। अगले सुबह पूरा लिन्युआन सिटी गूंज रहा है। परीक्षा प्लाजा इतना भरा हुआ है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। यहाँ तक कि आसपास की इमारतों की छतें भी दर्शकों से भरी हुई हैं। देखो, वो चेयरमैन चेन है। उपाचार्य भी आए हैं। हे भगवान, यहाँ तक कि शहर के स्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के खंड में आए हैं। लिन्युआन सिटी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक एक करके अपनी सीटों पर बैठते हैं। मार्कस चेन टायलन के पिता और लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े व्यापारी गिल्ड के अध्यक्ष वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान है। मैंने सुना है कि आपके बेटे की सुक्कुबस जागृत स्तर 8 तक पहुंच गई है। उप प्रधानाचार्य पूछते हैं। मार्कस विनम्रता से हाथ हिलाते हैं। बस बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन वह इथन, वह अर्थपूर्ण ढंग से रुकते हैं। एक चौगुनी एस मूल्यांकन काफी दिलचस्प है। मार्कस अपनी आंखें संकुचित करते हैं। उनकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर थपथपाती हैं। उसने पहले ही लोगों से मेरे बारे में हर विवरण की जांच करवा ली है। एक बेकार देवदूत है। वो अंदर ही अंदर हंसता है। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि आप उसमें से पानी निचोड़ सकते हैं। और सभी की चौकस निगाहों के नीचे पहले सेमीफाइनल मैच का परिणाम बड़े स्क्रीन पर दिखाई देता है। सेमीफाइनल मैच 1, एथन गू बनाम रयान ली। रेफरी की घोषणा के बाद रयान ली, जागृत टियर 5 बीस मास्टर, भारी कदमों से अखाड़े में आता है। रयान मुझे अपने सामने शांत खड़ा देखता है। उसका गला अनायास ही हिलता है। वह एक मुस्कान निकालता है जो रोने से भी बदतर है। एथन, कृपया मुझ पर नरमी बरतना। मैच शुरू।
रायन गहरी सांस लेता है, उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। वो जानता है कि यह मुकाबला लगभग निराशाजनक है, लेकिन एक बीस्ट मास्टर के रूप में उसे कम से कम अपनी गरिमा दिखानी होगी। रॉक टॉर्टॉइज रॉक वॉल का उपयोग करो। उसके आदेश पर एक मिट्टी के पीले रंग की दीवार तुरंत प्रकट होती है। कम से कम 3 मिनट तक टिके रहो। लियोरा, पीछे हटो। इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करूं, एक चांदी सफेद चमक हवा में कट जाती है। पूरी तरह से रक्षात्मक रॉक टॉर्टॉइज प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता है, इससे पहले कि उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से बेहोश। रेयान अपने जानवर को खाली निगाहों से देखता है। वास्तविकता में वापस आने में उसे कुछ समय लगता है। वह कड़वाहट से मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाता है, अपना दायां हाथ उठाता है। रेफरी, मैं हार मानता हूँ। एथन को जीत गया। रेफरी की घोषणा के साथ ही पूरा स्थल गूंज उठता है। ये क्या हुआ? रेयान एक जागृत टियर 5 बीस्ट मास्टर है, बहुत तेज। मैंने बस एक सफेद चमक देखी और सब खत्म हो गया। एथन की ताकत डायलन से ज्यादा कमजोर नहीं लगती। दर्शकों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कई लोग मेरी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने लगते हैं। मंच के नीचे डायलन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। दूसरों ने उस पल में क्या हुआ स्पष्ट रूप से नहीं देखा होगा, लेकिन एक मानसिक प्रकार के जानवर के रूप में लिलिथ ने सब कुछ पकड़ लिया। मैंने पुष्टि कर दी है, उस देवदूत की मानसिक तरंगें निश्चित रूप से जागृत स्तर 6 की हैं। ये सुनकर डायलन की आंखों में निश्चित विजय की चमक दिखाई देती है। दूसरा मैच डायलन चैन बनाम रॉक्सी शेन। रेफरी की आवाज सही समय पर आती है, सभी का ध्यान फिर से अखाड़े की ओर खींचते हुए। डायलन अपने कॉलर को सीधा करता है और मंच की ओर आराम से चलता है। मेरे पास से गुजरते हुए वो जानबूझकर धीमा हो जाता है और मुझे एक अर्थपूर्ण नजर देता है। उस नजर को देखकर मैं हल्का सा भौंसी करता हूँ। डायलन का मामला क्या है, लेकिन फिर मेरी नजर लिलिथ पर पड़ती है, अवेकन टियर 8। कोई आश्चर्य नहीं कि डायलन इतना आत्मविश्वासी है। उसने वास्तव में सुक्कुबस को इस स्तर तक विकसित किया है। फिर भी क्या डायलन सोचता है कि एक जागृत टियर 8 सुक्कुबस मुझ पर जीत की गारंटी दे सकती है? दिलचस्प। दूसरी ओर रॉक्सी अपने निचले होंठ को जोर से काटती है। जब वह वहां खड़ी होती है, उसकी काली बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसके शैडो फ्रॉस्ट भेड़िए की पर खड़ी हो जाती है, लेकिन यह उसके अंगों में हल्की कंपी को छुपा नहीं सकता। कम से कम जागृत स्तर 7। रॉक्सी की मुट्ठियां इतनी कस जाती हैं कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो जाते हैं। 2 स्तर का अंतर और महाकाव्य स्तरीय दबाव। इस मुकाबले का परिणाम लगभग पहले से तय है, लेकिन जब उसकी नजर मंच के नीचे से मेरी नजर से मिलती है तो वह अपनी पीठ सीधी कर लेती है। शैडो फ्रॉस्ट, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये जानते हुए भी कि वह हार जाएगी, वह हार नहीं मानेगी। मैच शुरू। जैसे ही रेफरी की आवाज गिरती है, लिलिथ की आकृति गायब हो जाती है। एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठती है। रॉक्सी कई कदम पीछे हट जाती है। उसके बाएं गाल पर तुरंत एक चमकदार लाल हथेली का निशान उभर आता है। दर्शक तुरंत उबल पड़ते हैं। उस जानवर ने वास्तव में एक व्यक्ति पर हमला किया। क्या यह भी अनुमति है? नियमों में वास्तव में जानवरों को बीस्ट मास्टर्स पर हमला करने से नहीं रोका गया है, लेकिन यह बहुत अपमानजनक लगता है ना? वो थप्पड़ तो पूरी तरह से अपमानजनक था। डायलन के होंठों पर एक निर्दयी मुस्कान उभरती है। ओह, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। वह नकली माफी में अपने हाथ फैलाता है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी दुश्मनी चमकती है। इस बदमाश औरत ने पहले एथन को समय बिताने में मदद की थी। इसका मतलब है कि उसकी और एथन की दोस्ती काफी अच्छी होगी। चूंकि मैं अभी एथन को नहीं छू सकता, मैं उसके दोस्तों से शुरू करूंगा। लिलिथ, जारी रखो। वह हल्के से आदेश देता है। उसकी आवाज में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक है। लिलिथ की लाल जीभ धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर फिरती है। उसकी आंखों में क्रूर आनंद भरा होता है। अगले 3 मिनट में अखाड़ा रॉक्सी के निजी नरक में बदल जाता है। वह पीड़ा में सिकुड़ जाती है। हर बार जब वह आत्मसमर्पण करने की कोशिश करती है, लिलिथ का मानसिक हमला उसे जबरन रोक देता है। शैडो फ्रॉस्ट वुल्फ अपने मालिक की रक्षा करने की बेताब कोशिश करता है, लेकिन लिलिथ की एक नजर से जड़ हो जाता है। केवल असहाय होकर कराह सकता है। नीचे से दृश्य को देखते हुए मेरी भौहें कस जाती हैं। अखाड़े में जो हो रहा है वह कोई मुकाबला नहीं है, यह अपमान है। लेकिन डायलन को रॉक्सी से क्या दुश्मनी है? रुको, मेरे मन में अचानक एक शक उभरता है। क्या यह मेरी वजह से है? मैं ऊपर देखता हूँ और डायलन की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति पकड़ता हूँ। ये सच में मेरी वजह से है। रॉक्सी की पीड़ा मेरी गलती है। मेरी नजरें ठंडी होकर अखाड़े में डायलन पर टिक जाती हैं। इस तरीके का उपयोग मुझे उकसाने के लिए मेरे होंठ एक खतरनाक वक्र में मुड़ जाते हैं। बधाई हो, तुम सफल हो गए। लेकिन क्या तुम परिणामों का सामना कर सकते हो डायलन? उसी क्षण ऊंचे मंच से उप प्रधानाचार्य कार्टर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई देती है, जब वह धीरे धीरे बोलते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम छात्र एथन गु को गंभीर देरी के लिए अयोग्य घोषित करने पर चर्चा करें। अंतिम अक्षर के उतरने से पहले ही अचानक एक कान फाड़ने वाली चीख आसमान में गूंज उठती है। हर कोई ऊपर देखता है और देखता है कि एक विशाल पक्षी जिसकी पंखों की चौड़ाई 30 मीटर से अधिक है, बादलों को चीरता हुआ आ रहा है। उसकी छाया तुरंत पूरे प्लाजा को ढक लेती है। ऊपर से एक गगनभेदी गर्जना गूंजती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखना चाहता हूं कि कौन प्रथम श्रेणी के सम्मान पदक प्राप्तकर्ता की गांव का पात्रता को अयोग्य ठहराने की हिम्मत करता है। कमांडर वेई की आकृति सबके सामने भूत की तरह प्रकट होती है। उसकी संप्रभु स्त्रीय आभा पूरे प्लाजा पर दबाव डालती है। हवा खुद जम सी जाती है। ये देखकर कि कौन आया है, उप प्राचार्य कार्टर की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें घनी हो जाती हैं। ये दक्षिणी सैन्य जिले के सर्वोच्च कमांडर हैं। वह सिटी लॉर्ड जेवियर को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कमांडर वेई के सामने बिल्कुल भी घमंड नहीं कर सकते। सर, आप स्वयं कैसे? कार्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उनकी कमर लगभग आधी झुकी हुई है। कमांडर वेई उसे ठंडेपन से देखते हैं और सीधे सिटी लॉर्ड जेवियर की ओर बढ़ते हैं। जेवियर, यहाँ क्या हो रहा है, समझाओ। इस समय सिटी लॉर्ड जेवियर अभी भी कमांडर वेई के पहले के बयान की जानकारी को पचा रहे हैं। अपने सदमे को दबाते हुए वह साइड पर हुई हर बात बताते हैं। हर वाक्य के साथ कमांडर वेई की अभिव्यक्ति और गहरी होती जाती है। जानवरों की चोरी, धोखाधड़ी को छुपाना, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। जब वह सुनता है कि चेन पिता पुत्र वास्तव में मुझे अयोग्य घोषित करना चाहते थे, तो कमांडर वेई के पूरे शरीर से अचानक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ता है। कुछ समय पहले उसने यूना से सीखा कि पूरा एबिस ट्रायल लगभग पूरी तरह से मेरे प्रयासों के माध्यम से ही पूरा हुआ था। उसने सैन्य मामलों को संभालने के तुरंत बाद विशेष रूप से इस युवा नायक की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करने के लिए यहाँ दौड़ लगाई। लेकिन अब नायक का अपमान हो रहा है। तुम लोग एथन गु की गांव पात्रता को अयोग्य करना चाहते थे। कमांडर वेई की आवाज 9वें स्तर के नर्क की बर्फ जैसी लगती है। हर शब्द में हड्डी चीर देने वाली हत्या की मंशा है। वाइस प्रिंसिपल कार्टर के घुटने जमीन पर जोर से टकराते हैं। उसके माथे से ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा है। क्या कमांडर वेई, हमें सच में नहीं पता था कि छात्र एथन प्रथम श्रेणी के पदक प्राप्त करता है। हम तो बस नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन कमांडर वेई के चेहरे का भाव और गहराता देख वह जल्दी से अपनी बात बदलता है।
चूंकि परिस्थितियां विशेष हैं, हमें स्वाभाविक रूप से इसे विशेष रूप से संभालना होगा। मैं सोचते हैं छात्र एथन की परीक्षा योग्यता तुरंत बहाल कर दी जाती है। इस समय कार्टर कोई भी गुप्त इरादे रखने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मार्कस चेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर बोलता है, कमांडर, भले ही वह प्रथम श्रेणी का पदक प्राप्त करता हो, उसे फिर भी नियमों का पालन करना चाहिए। ये सुनकर कार्टर तुरंत डर के मारे अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है। मार्कस लिन्युआन सिटी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कई वर्षों तक नियमों के भीतर जीते रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि कुछ लोगों को नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, वे नियम बनाने वाले होते हैं। तुम क्या हो? तुम सोचते हो कि तुम मुझसे नियमों की बात कर सकते हो? एक कोड़े जैसी किक बिजली की तरह फटती है। मार्कस चेन टूटी हुई सैक्स की तरह हवा में उड़ता है, जोर से अखाड़े के केंद्र में गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। मार्कस की दयनीय स्थिति देखकर कार्टर का शरीर ढीला पड़ जाता है, लगभग जमीन पर गिरने को होता है। कमांडर वेई की नजर कार्टर पर लौटती है। तुम्हें पता है क्या करना है ना? कमांडर वेई, समझ गया। कार्टर की आवाज कांपती है जब वह खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। मैं इस परीक्षा के विजेता के रूप में एथेंगू की घोषणा करता हूँ। पूरा स्थान तुरंत एक अजीब चुप्पी में डूब जाता है, फिर जोरदार जयकारों से गूंज उठता है। दूसरों के उत्साह के विपरीत कार्टर को ऐसा लगता है जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया है। उसे नहीं पता कि आगे उसका क्या होगा, लेकिन कमांडर वेई उस पर एक नजर भी नहीं डालते, बल्कि अखाड़े की ओर मुड़ जाते हैं। जब कार्टर सोचता है कि वह आपदा से बच गया है, कमांडर वेई की आवाज धीरे धीरे आती है। तुम जैसे व्यक्ति को सिखाने और शिक्षित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। खुद सैन्य मुख्यालय जाओ और अपना इस्तीफा सौंपो। कल वैनगार्ड कोर में रिपोर्ट करें। यह बयान कार्टर के सिर पर बिजली की तरह गिरता है। वैनगार्ड कोर, जिसे तोप का चारा बटालियन भी कहा जाता है, विशेष रूप से गंभीर अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों, इसकी मृत्यु दर 70% तक पहुंच जाती है। कार्टर का चेहरा मरणासन पीला हो जाता है, लेकिन वह विरोध में एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। कमांडर की दया के लिए धन्यवाद। योर सी सर ओवर। मैं कल रिपोर्ट करूंगा। उसकी आवाज भारी हो जाती है, जैसे वह एक पल में 10 साल बड़ा हो गया हो। कमांडर वेई हल्के से सिर हिलाते हैं। अगर पुराने प्रिंसिपल की भावनाओं का ख्याल ना होता तो उनके स्वभाव के अनुसार वह इस कमीने को वहीं पर मार चुके होते। जल्द ही कमांडर वेई अखाड़े में पहुंच जाते हैं। उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ जाती है। छात्र ईथन, धन्यवाद। आपने लोंगशिया की एक बड़ी धमकी को हल करने में मदद की। मैं अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध हूं। आखिरकार कुछ क्षण पहले ही मैं सैन्य सिफारिश के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति एक पल में पूरी तरह से उलट जाएगी। मैं जल्दी से वास्तविकता में लौटता हूं और जल्दी से बोलता हूं, कमांडर वेई, आप फिर से लिन्युआन सिटी क्यों आए? क्या परीक्षा में कुछ गलत हो गया? तुम छोटे शैतान, तुम्हारे लहजे से लगता है कि मैं लिन्युआन सिटी किसी और काम के लिए नहीं आ सकता। कमांडर वेई जानबूझकर सख्त चेहरा बनाते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अपने हाथों को तेजी से हिलाता हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं कमांडर वेई की उपस्थिति से कैसे परेशान हो सकता हूँ? मुझे इस तरह देखकर कमांडर वेई हंसते हैं और कुछ फेंकते हैं। तुम इतनी जल्दी में चले गए कि इसे लेना भी भूल गए। मैंने इसे तुम्हारे लिए लाया। मैं जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ। चमकदार क्रिस्टल, इसमें अंतिम प्रकाश गुण की शक्ति है। इस हथेली के आकार के चमकदार क्रिस्टल को देखकर मुझे आखिरकार याद आता है कि इस क्रिस्टल को प्राप्त करना ही परीक्षण में भाग लेने का पूरा उद्देश्य था। इसे पूरा करने के बाद मैं इतनी जल्दी में चला गया कि मैं इसे पूरी तरह से भूल गया। धन्यवाद कमांडर वेई, मैं उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। मुझसे इतना औपचारिक मत बनो। कमांडर वेई जोर से हंसते हैं, फिर अचानक विषय बदलते हैं। वैसे स्नातक होने के बाद क्या हमारी सैन्य जिले में अपना करियर विकसित करने में कोई रुचि है? इस बार लिन्युआन सिटी आने का उनका उद्देश्य दोहरा है। पहला, मेरे योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए। दूसरा, इस प्रतिभा को दक्षिणी सैन्य जिले में जल्दी भर्ती करने के लिए। अगर मैं विश्वविद्यालय में अपनी क्षमता दिखाने तक इंतजार करता हूं तो उसके प्रतियोगी बढ़ जाएंगे। इस सवाल से मैं स्तब्ध हूं। मैंने अभी तक विश्वविद्यालय में प्रवेश भी नहीं किया है और यह कमांडर पहले से ही 4 साल आगे की योजना बना रहे हैं। कमांडर वेई, मेरी गाँव भी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या इस पर चर्चा करना अभी बहुत जल्दी नहीं है? जल्दी? इसमें जल्दी क्या है? आपकी ताकत के साथ गाँव चैंपियन बनना तय है। युवा लोगों को पहले से योजना बनानी चाहिए। कमांडर वेई की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर मेरे होंठ थोड़े हिलते हैं। 4 साल में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा? मुझे वास्तव में खेद है कमांडर वेई, अभी मेरे पास ऐसे कोई योजना नहीं है। मेरी दृढ़ता देखकर कमांडर वेई को दूसरा विकल्प अपनाना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, अगर भविष्य में कभी सेना में शामिल होने का विचार आए तो आपको हमारे दक्षिणी सैन्य जिला को प्राथमिकता देनी होगी। बिल्कुल। तभी कमांडर वेई संतोषजनक मुस्कान दिखाते हैं। वैसे भी उन्होंने शुरू में सफलता की उम्मीद नहीं की थी। ये परिणाम पहले से ही काफी अच्छा है। इसके बाद कमांडर वेई अपना हाथ उठाते हैं, वहां पड़े चेन पिता और पुत्र की ओर इशारा करते हुए। आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं? मेरी नजर कमांडर वेई की उंगली का अनुसरण करती है। वो अखाड़े में कभी ऊंचे और शक्तिशाली रहे चेन परिवार के पिता और पुत्र अब पूरी तरह से दयनीय दिखते हैं। मैं उन्हें ठंडे मन से देखता हूँ, मेरे दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता। कमांडर वेई, उन्हें कानून के अनुसार संभालें। कमांडर वेई हल्के से सिर हिलाते हैं, विचार करने के लिए रुकते हैं, फिर बेहोश चेन पिता और पुत्र को देखते हैं। मार्कस चेन वैनगार्ड कोर में नियुक्त। जब वो डायलन के पास पहुंचता है तो वह जानबूझकर अपनी बात धीमी कर देता है। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, जानबूझकर सहपाठियों को नुकसान पहुंचाना, जानवरों का दुरुपयोग करना, इसे लिन्युआन सिटी जेल में डाल दो। आजीवन कारावास। कमांडर वेई के फैसले के साथ चेन पिता और पुत्र की किस्मत तय हो जाती है। जाने से पहले एक मानसिक प्रकार के बीस्ट मास्टर की हथेली भूतिया नीले रंग में चमकती है। डायलन और लिलिथ के बीच मानसिक संबंध को साफ सुथरे तरीके से तोड़ देती है। वे नहीं भूले हैं, ये सुख बस अब मेरी है। कमांडर वेई चारों ओर देखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी मामले ठीक से संभाले गए हैं। सैन्य कर्तव्य का आह्वान है। अब मैं विदा लेता हूँ। याद रखना, स्नातक के बाद तुम्हें दक्षिणी सैन्य जिला को प्राथमिकता देनी होगी। मैं गंभीरता से सिर हिलाता हूँ। ये देखकर कमांडर वेई अंततः संतुष्ट होकर जाने के लिए मुड़ते हैं। 2 कदम चलने के बाद जैसे कुछ महत्वपूर्ण याद आ गया हो। ओह हाँ, सेना की दूसरी चरण की परीक्षा के बारे में। ये देखते हुए कि तुम और यूना जल्द ही एल्वन सीक्रेट रियल्म जा रहे हो, तुम इस 1.5 महीने की परीक्षा में भाग नहीं लेने का विकल्प चुन सकते हो। जो आई, तुम्हारे स्कोर की जांच की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही इस परीक्षा में पहले स्थान पर हो। कमांडर वेई के निर्णय से मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं बस इस बात की चिंता कर रहा था कि दूसरी परीक्षा के समय और एल्वन सीक्रेट रियल्म के बीच के संघर्ष को कैसे हल किया जाए। अब सैन्य परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होने से मुझे बहुत सारी परेशानी से बचा लिया। यह सैन्य कमांडर हवा की तरह आता और जाता है।
पलक झपकते ही वह लिन्युआन सिटी छोड़ चुका है, पीछे केवल 2 कीमती उपहार छोड़ते हुए, गर्म रोशनी के साथ चमकता हुआ क्रिस्टल और प्रथम श्रेणी का सम्मान पदक। ये वास्तव में कुछ अच्छा है। किसी समय पर सिटी लॉर्ड जेवियर मेरे बगल में खड़े होते हैं, उनकी नजर उस पदक पर जलती हुई है, ईर्ष्या से भरी हुई। पहली श्रेणी का सम्मान पदक न केवल आपको शहर की रक्षा बलों को जुटाने की अनुमति देता है, बल्कि महत्वपूर्ण क्षणों में एक विशेष कार्य बल को भी अधिग्रहित कर सकता है। इस बैच के महत्व को कम मत समझिए। सिटी लॉर्ड जेवियर की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे अंततः एहसास होता है कि मेरे हाथ में यह वस्तु कितनी कीमती है। मैंने इसे तुरंत सावधानी से रख दिया। इसे सुरक्षित करने के बाद सिटी लॉर्ड जेवियर आगे कहते हैं, ओह हाँ, वो घायल लड़की, मैंने पहले ही सबसे अच्छे चिकित्सकों को भेज दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सिटी लॉर्ड। सिटी लॉर्ड जेवियर लापरवाही से हाथ हिलाते हैं। मेरी नजर अनजाने में बदी हुई लिलिथ पर पड़ती है। मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। सिटी लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि रॉक्सी शेन इस सुक्कुबस के साथ एक दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करे। दास अनुबंध? सिटी लॉर्ड जेवियर की भौहें थोड़ी उठती हैं, फिर वह समझदारी से सिर हिलाते हैं। वास्तव में इस तरह के मालिक हत्या करने वाले जानवर को सबसे सख्त अनुबंध से बांधना चाहिए। मैं सहमत हूं। दूसरी ओर चिकित्सा कक्ष में क्लास प्रेसिडेंट एथन ने तुम्हारा बदला लिया। डार्लिंग के सभी 4 अंग अखाड़े में टूट गए। कमांडर वेई ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। चेन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्लास प्रेसिडेंट, उदास मत हो, हमारी पूरी टीम ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। हम निश्चित रूप से तुम्हें एक बेहतर जानवर खरीद कर देंगे। सही कहा क्लास प्रेसिडेंट। दूसरा परीक्षा अभी भी तुम्हारे नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। क्लास प्रेसिडेंट, खुद को संभालो। मैं अभी मेडिकल रूम के दरवाजे पर पहुंचा ही था जब मैंने अंदर रॉक्सी के साथ ही उसे सांत्वना देते सुना। मैं अपना सिर घुमाकर लिलिथ की ओर देखता हूँ। इस समय लिलिथ की लाल आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसके दिल में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास उठता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और धीरे से मेडिकल रूम के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। अंदर की बातचीत अचानक रुक जाती है। एक पल बाद दरवाजा थोड़ा खुलता है। एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। ईथन। दरवाजा खोलने वाली साथी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, फिर वो जल्दी से एक तरफ हो जाती है। जल्दी अंदर आओ। मैं शिष्टता से सिर हिलाता हूँ और कदम अंदर। मेडिकल रूम के अंदर एक तेज तर्रार महिला साथी सबसे पहले प्रतिक्रिया करती है। तुरंत लोगों को बाहर निकालने लगती है। सब बाहर जाओ, बाहर। वो साथियों को बाहर की ओर ढकेलती है जैसे मुर्गियों को हाँक रही हो। जब बाकी सब चले जाते हैं तो रॉक्सी कंबल के कोने को पकड़ लेती है। उसके पैर की उंगलियां घबराहट में मुड़ जाती हैं। एथन, तुम यहाँ क्यों हो? आपकी चोटें मेरी वजह से हुई। मिलने आना तो सही है ना? रॉक्सी जल्दी से जवाब देती है। हम सब सहपाठी हैं। एक दूसरे की मदद करना सामान्य है। तुम्हें देखने के अलावा एक और बात है। वाक्य पूरा करते हुए मैं अपना सिर घुमाता हूँ। मेरी नजर लिलिथ पर पड़ती है। अभी लिलिथ के दिल में अशुभ पूर्वाभास और भी मजबूत होता जा रहा है। माफी मांगो। मेरी आवाज अचानक तेज हो जाती है। अचानक आदेश से चौंक कर लिलिथ तुरंत घुटनों के बल गिर जाती है। माफ करना, माफ करना। वो मशीनी रूप से माफी दोहराती है, लेकिन उसकी आंखें पूरे समय मुझ पर टिकी रहती हैं, बिना किसी सच्चे पछतावे के। ये देखकर मैं अपना सिर हिला देता हूँ। मेरी आंखों में आखिरी झिझक पूरी तरह से गायब हो जाती है। अपरिवर्तनीय प्रकृति। मैं अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि किसी जानवर पर गुलाम अनुबंध का उपयोग करूं या नहीं। अब ऐसा लगता है कि यह निर्णय और सही नहीं हो सकता था। लिलिथ की हरकत देखकर रॉक्सी एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है। एथन, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। उस समय यह डायलन के आदेशों की वजह से था कि वह मुझे मास्टर कहो। मेरे अचानक आदेश से पूरा मेडिकल रूम ठहर जाता है। रॉक्सी अविश्वास में मुझे घूरती है, सोचती है कि क्या उसने गलत सुना। तुम्हारा जानवर मेरे कारण मारा गया था, है ना? अब मैं तुम्हें एक लौटा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर रॉक्सी घबराकर अपने हाथ हिलाती है, इतनी चिंतित कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। निश्चित रूप से उसके पास अभी कोई जानवर नहीं है, लेकिन वह मेरे जानवर को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। अगर वह इस महाकाव्य स्तरीय जानवर को ले लेती है तो एथन के अलौकिक स्तर तक पहुंचने का क्या होगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि कौन सा अनुबंध उपयोग करना है। मना करना काम नहीं करेगा। मैं अपना रुख जोर देकर स्पष्ट करता हूँ, जिससे रॉक्सी को मना करने का कोई मौका नहीं मिलता। जमीन पर घुटनों के बल बैठी लिलिथ का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वह असफलता को स्वीकार कर सकती है, यहाँ तक कि मौत का सामना भी शांति से कर सकती है, लेकिन वो एक साधारण इंसान को सौंपे जाने को स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मत करो। वो उसका अनुसरण नहीं करूंगी। लिलिथ अचानक उठ खड़ी होती है। उसकी गहरी बैंगनी आंखें लाल हो जाती हैं, जो असम से भरी होती हैं। एथन, भले ही मैंने एक बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो, तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। मैं उस देवदूत की तुलना में नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी भी एक असली महाकाव्य ग्रेड जानवर हूँ। तुम सच में मुझे देना चाहते हो? लिलिथ को टूटते हुए देखकर मैं ठंडे स्वर में हंसता हूँ। मेरी आंखें बर्फीली हैं। महाकाव्य ग्रेड मजबूत है, और तुम जो कह रही हो कि तुम नहीं चाहती, क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करूं, लियोरा आगे बढ़ती है और लिलिथ को मजबूती से पकड़ लेती है। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उठाता हूँ। एक रक्त रंग का 5 बिंदु वाला तारा जो लाल चमक रहा है, शून्य में प्रकट होता है। दास अनुबंध। लिलिथ की पुतलियां उससे सिकुड़कर बिंदु बन जाती हैं। उसकी आवाज भय से विकृत हो जाती है, लेकिन मेरी हरकतें एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। लिलिथ की निराशाजनक नजरों के नीचे रक्त रंग के अक्षर निर्दयता से उसके माथे में धंस जाते हैं। अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा होते देख मैं राहत की सांस लेता हूँ। यह पहली बार है जब मैं एक दास अनुबंध कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक बार में सफल हो जाएगा। हालांकि क्योंकि रॉक्सी के पास केवल जागृत स्तर 5 की ताकत है, मूल रूप से जागृत स्तर 8 की लिलिथ का स्तर उसी के अनुसार गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रॉक्सी का स्तर बढ़ेगा, लिलिथ की शक्ति तेजी से वापस बढ़ जाएगी। अब जाकर रॉक्सी को होश आता है। वह विश्वास में अपनी हथेली को देखती है। एक महाकाव्य स्तरीय जानवर इस तरह से उसका अनुबंधित जानवर बन गया, और वह भी एक पूरी तरह से आज्ञाकारी दास अनुबंध के साथ। लिलिथ जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसके चेहरे पर अनिच्छा है, फिर भी अनुबंध की बाध्यता के कारण विरोध करने में असमर्थ है। अपमान के आंसू उसकी गहरी बैंगनी आंखों में चमक रहे हैं, लेकिन वह एक भी शिकायत का शब्द कहने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, मामला सुलझ गया। मैं अपने हाथ ताली बजाकर खड़ा हो जाता हूँ। इसके बाद मैं आखिरकार 2 दिन आराम कर सकता हूँ। क्लास प्रेसिडेंट, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलता हूँ। रॉक्सी मुझे वापस बुलाना चाहती है, लेकिन मैं चला जाता हूँ। मेरे जाते हुए को देखते हुए रॉक्सी अनायास ही मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहती, बस अपना हाथ बेबस छोड़ देती है। अगले 2 दिनों में मैं शायद ही लियोरा के साथ लिन्युआन सिटी का आराम से दौरा कर पाता हूँ। भोजन से लेकर स्थानीय रीति रिवाजों तक मैं अपनी छोटी को सब कुछ अनुभव कराता हूँ, जब तक कि दूसरा परीक्षा शुरू नहीं हो जाता। उस दिन मैं लियोरा को सभा स्थल पर ले जाता हूँ और तुरंत एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखता हूँ। यूना। बर्फीले सफेद कपड़ों में लड़की शालीनता से चलती है। उसके साथ एक ऊर्जावान बुजुर्ग व्यक्ति है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देखकर यूना के कदम थोड़े रुक जाते हैं। उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकती है। यूना अपने होंठ दबाती है, लंबे समय तक हिचकिचाती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। गुप्त क्षेत्र। उसकी आवाज बहुत धीमी है।
मुझे उस लड़की में कुछ भी असामान्य नहीं लगता। आखिरकार मेरी धारणा में यूना हमेशा से ही ऐसी शांत रही है। लेकिन बगल में खड़े स्टेलन येंग अपनी आंखें संकुचित करते हैं। यूना को बचपन से बढ़ते हुए देखने वाले संरक्षक के रूप में वह अपनी युवा महिला के अंतर को बारीकी से पकड़ लेते हैं। उनकी युवा महिला पहले अपने जानवर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती थी, बाहरी मामलों से कभी विचलित नहीं होती थी। लेकिन अब स्टेलन येंग की नजरें मुझ पर बार बार घूम रही हैं। वह सोच रहे हैं, क्या मिस ने इस लड़के की वजह से लिन्युआन सिटी आने की जिद की थी? लेकिन फिर से विचार करते हुए उनका कर्तव्य केवल यूना की सुरक्षा करना है। जहां तक यूना के रोमांटिक मामलों की बात है, उसे कबीले के नेता पर छोड़ दें। गुप्त क्षेत्र के बंद होने में अभी 40 से अधिक दिन बाकी हैं। मैं पहले सैन्य परीक्षा में भाग लेने की योजना बना रहा हूं, अपनी ताकत बढ़ाकर स्तर 9 को जागृत करने के लिए। इसलिए मैं पहले सेना की दूसरी परीक्षा में शामिल होना चाहता हूं। मेरी नजर यून पर पड़ती है। मेरी मूल मंशा यह कहने की थी कि यूना अपनी व्यवस्था खुद कर ले, फिर जब समय सही हो तो हम मिलेंगे। लेकिन इसके बजाय मैं भी भाग ले रही हूँ। मैं क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गया। कुछ कहने के लिए मेरा मुंह खुला, लेकिन यूना के तथ्यात्मक भाव को देखकर मैंने अंततः बस बेबस होकर आह भरी। अगर तुम चाहती हो तो भाग लो। यूना की ताकत के साथ और उस रहस्यमय बुजुर्ग संरक्षक के साथ निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा मैं वैसे भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि यूना क्या निर्णय लेती है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। जल्द ही परीक्षा का दिन आ जाता है। पहली बार की चक्कर देने वाली अनुभूति के बाद पहले दौर में पास हुए 50 छात्र अब खुद को एक नए संसार में पाते हैं। विशाल प्राचीन पेड़ जमीन से उठते हैं। हवा में एक हल्का धुंधलापन तैर रहा है। दूर में एक लांगटियन राष्ट्र का झंडा आयामी दरार की अनोखी हवा में फड़फड़ा रहा है, सैन्य के अस्थायी कमांड पोस्ट के सामने। पिछली बार कमांडर वही मुझे यहाँ लाए थे। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि आयामी दरार का प्रवेश द्वार कैसा दिखता था। मेरे लिए ये वास्तव में पहली बार है जब मैं औपचारिक रूप से एक आयामी दरार में कदम रख रहा हूँ। इस समय एक सैन्य अधिकारी बाहर आता है। परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही आदेश दिया जाता है, छात्र परीक्षा क्षेत्र की ओर तीर की तरह दौड़ पड़ते हैं। झुकना। परीक्षा क्षेत्र में पहले प्रवेश करने का मतलब है उच्च स्तर पर पहुंचने का बेहतर मौका। मैं स्वाभाविक रूप से आसपास का निरीक्षण करता हूं और देखता हूं कि रॉक्सी की लिलिथ सभी जानवरों में शीर्ष 5 में रैंक करती है। उसकी कमांड क्षमताएं डायलन से कहीं अधिक हैं। भले ही मैं भाग न लूं, लिन्युआन सिटी के पास इस बार पहले स्थान पर आने का उत्कृष्ट मौका है। छात्रों को क्रमशः परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखते हुए मैं अंततः अपना सिर यूना की ओर मोड़ता हूँ। तो तुम मेरे साथ आ रही हो? यूना की ओर देखते हुए, जो मुझसे चिपकी हुई लगती है, मैं कुछ हद तक असहाय महसूस करता हूँ। अगर मुझे पता नहीं होता कि स्टेलन यिंग पास में छिपा हुआ है, तो मैं सच में सोचता कि मैं किसी मासूम लड़की को फुसलाने वाला कोई अजीब व्यक्ति हूँ। स्टेलन यिंग के अनुसार जब तक मुझे जीवन के लिए खतरा नहीं होता, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि स्टेलन यिंग कहीं पास में छिपा होना चाहिए। मैं अपनी वर्तमान अलौकिक स्तर की मानसिक शक्ति से उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। फिर भी थोड़े विचार के बाद मैं यूना के मेरे साथ आने को स्वीकार करता हूँ। आखिरकार उसकी फ्रॉस्ट फीनिक्स के दुश्मनों को नियंत्रित करने में मदद करने से लियोरा की लेवलिंग दक्षता निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। ये सोचकर मैं अब और संकोच नहीं करता और यूना को सीधे परीक्षा क्षेत्र की ओर ले जाता हूँ। पूरा परीक्षा क्षेत्र निम्न, मध्य और उच्च स्तर के क्षेत्रों में विभाजित है। मैं यूना को सीधे उच्च स्तर के क्षेत्र में ले जाता हूँ। यहाँ के सभी राक्षस प्राणी मूलतः जागृत स्तर 6 से ऊपर हैं। ये क्षेत्र केवल परीक्षा के अंतिम चरणों के दौरान ही खुलना चाहिए। फिर भी हम बस निर्भीकता से अंदर चले जाते हैं और इस क्षेत्र का प्रबंधन क्लियर टैंक द्वारा किया जाता है। अभी वह इस क्षेत्र में बैठी अपने जानवर को छेड़ रही है। एक उत्कृष्ट स्तर की जानवर मास्टर के रूप में अगर वह कियाना के साथ न होती तो वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं होती। और चूंकि परीक्षा अभी शुरू हुई है, कोई भी अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आएगा। मैं इस पूरे महीने को कैसे जीवित रहूंगी? जैसे ही वह खुद से बड़बड़ाती है, उसका जानवर अचानक एक चेतावनी भेजता है। 2 छात्र उच्च स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। क्या? क्लियर के हाथ में चिप्स जमीन पर गिर जाते हैं। कौन मूर्ख शुरुआत से ही यहाँ आ रहा है? हालांकि वह मौखिक रूप से शिकायत कर रही है, उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज हैं। परीक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा अधिकारी के रूप में उसे तुरंत स्थिति की जांच के लिए दौड़ना होगा। उसकी आकृति चमकती है और वह पहले से ही हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। इस बीच यूना और मैं उच्च स्तर के क्षेत्र में ज्यादा दूर नहीं गए हैं जब 3 विशाल ओगर हमारे रास्ते में आ जाते हैं। ये जागृत टियर 9 राक्षस प्राणी घिनौनी सड़ांत से भरे हुए हैं। उनके शरीर पर गहरे बैंगनी रंग की त्वचा है जिस पर क्रूड पैटर्न बने हुए हैं। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। राक्षस जानवरों से अलग होते हैं। बाद वाले राक्षस ऊर्जा से संक्रमित और भ्रष्ट होते हैं, लेकिन पहले वाले वास्तव में राक्षस ऊर्जा से ही जन्म लेते हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं। हम केवल यह जानते हैं कि वे सभी बुद्धिमान जातियों के सामान्य शत्रु हैं। श्रेणी के अनुसार उन्हें 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। दानव सैनिक, दानव गार्ड, दानव जनरल, दानव प्रभु, दानव राजा, दानव देवता। सामान्य, एलीट, सुपीरियर, एपिक, लीजेंडरी, मिथिक के जानवर ग्रेड के अनुसार हमारे सामने ये तीनों ओगर सभी डेमन जनरल स्तर की अस्तित्व हैं। लेकिन इन तीनों राक्षसों को देखकर मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ। उच्च स्तर के क्षेत्र में प्रवेश करने का पूरा उद्देश्य राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना है। अब वे खुद हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हालांकि जब क्लियर टैंक दृश्य पर पहुंचती हैं तो उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। 3 जागृत टियर 9 डेमन जनरल ग्रेड के ओगर ये बिल्कुल भी नए स्नातक बीस्ट मास्टर्स के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उनकी नजर मुझ पर मैदान में खड़े युवा व्यक्ति पर पड़ती है और अचानक कुछ परिचित सा महसूस होता है। वह जल्दी से कियाना द्वारा दी गई फोटो निकालती हैं और तुलना करती हैं। क्या यह कियाना का छोटा भाई नहीं है? क्लियर हाँफती है। ये बच्चा परीक्षा के पहले दिन उच्च स्तर के क्षेत्र में क्यों जा रहा है? वह तुरंत युद्ध मुद्रा में आ जाती है। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई उसकी नाक के नीचे चोटिल हो जाता है तो वह कभी कियाना का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही वह हस्तक्षेप करने वाली होती है, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आता है। हम न केवल भागते नहीं हैं बल्कि हम वास्तव में आक्रामक मुद्रा अपनाते हैं। इस समय यूना और मैं एक समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान करते हैं। तुम नियंत्रण करो, मैं आउटपुट दूं। ठीक है? ठीक है। यूना के बोलने से पहले ही फ्रॉस्टमून फीनिक्स अपने पंख फैलाता है और चिल्लाता है, फ्रॉस्टफॉल स्टॉर्म। एक हड्डी कंपा देने वाला ठंडा तूफान बाहर की ओर फैलता है। तीनों ओगर्स तुरंत बर्फ के क्रिस्टल से ढक जाते हैं। उनकी गति तुरंत धीमी हो जाती है। स्वाभाविक रूप से मैं इस अवसर को नहीं चूकूंगा। लियोरा, दिव्य न्याय। लाल तलवार की रोशनी बिजली की तरह फटती है। केंद्र का ओगर अभी तक ठंड से मुक्त नहीं हुआ है कि उसे आधा काट दिया जाता है। बाकी के 2 राक्षस गुस्से में गरजते हैं, लेकिन लियोरा की भूतियां आकृति द्वारा तुरंत घेर लिए जाते हैं। हालांकि वह केवल जागृत टियर 4 है, उसके आंकड़े पहले से ही इन टियर 9 राक्षसों को कुचल देते हैं। तलवार की रोशनी फिर से चमकती है। दोनों ओगर गिर जाते हैं।
जैसे ही 3 नीली रोशनी के गुच्छे मेरे माथे में समा जाते हैं, लियोरा की आभा अचानक बढ़ जाती है। फिर से स्तर बढ़ गया। जागृत स्तर 7 तक बढ़ते हुए लियोरा के आंकड़े फिर से बढ़ जाते हैं। मैं उसके गुणों का मोटे तौर पर अनुमान लगाता हूँ। अब साधारण जागृत टियर 9 जानवर भी लियोरा के आंकड़ों की बराबरी नहीं कर सकते। पास में फ्रॉस्टमून फीनिक्स भी इस लड़ाई के कारण जागृत टियर 7 तक पहुंच जाता है। दूर सब कुछ देखते हुए क्लेयर टैंग अविश्वास में अपनी आंखें मलती है। उसने एक बार कियाना से मजाक में कहा था कि एक प्रतिभाशाली का भाई बहन निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा, लेकिन अपनी आंखों से देखकर उसे एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। ये बुरा नहीं है, ये तो सीधे सीधे राक्षसी है। 2 जागृत टियर 6 बीस्ट मास्टर्स ने मिलकर 3 जागृत टियर 9 डेमन जनरल्स को ऐसे काट दिया जैसे सब्जी काट रहे हों। उसे पता है कि जब वह जागृत टियर 6 पर थी तो एक जागृत टियर 8 डेमन जनरल से निपटना भी बेहद मुश्किल था। क्लेयर अनायास ही निकल जाती है। उसे अपनी पहले की राय के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की ताकत के साथ नेशनल गार्जियन अकादमी शायद उसे भर्ती करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हमारे आंकड़ों को गहराई में जाते हुए देखते हुए क्लेयर अचानक कियाना के चेहरे के भाव को देखने के लिए उत्सुक हो जाती है जब वो अपने भाई की शक्ति देखेगी। वह एक टूटी हुई पंखों वाली परी थी जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, लेकिन जिस क्षण मैंने उसे देखा मैंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। मैंने अपनी महाकाव्य श्रेणी की सुंदरी लिलित के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया, जिसने मुझे धोखा दिया था, और इसके बजाय इस परी के साथ अपने पहले सच्चे साथी के रूप में बंधन बना लिया। स्कूल में सभी मुझ पर हंसते थे, मुझे बेवकूफ कहते थे। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपनी सारी चीजें बेच दी, 3 दुर्लभ सामग्री इकट्ठा की और उसके छिपे हुए रक्त संबंध 12 पंखों वाले देवदूत को सक्रिय किया। अभी परीक्षण मैदान के अंदर मैं देखता हूँ कि स्काइलर अपने युद्ध वृक्ष को आदेश देता है कि वह अपनी जड़ों से परीक्षण गोलेम को जकड़ ले। जैसे ही मेरा आदेश गिरता है, स्काइलर युद्ध वृक्ष को हमला करने का निर्देश देने में समय नहीं लगाता, और जब वह आगे बढ़ रहा है मैं भी बस खड़ा नहीं हूँ। लगभग एक साथ लियोरा के चारों ओर लाल अंगारे भड़क उठते हैं। उसका सिराफ मोड़ पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और वह आग की एक जलती हुई लकीर में बदल जाती है, सीधे गोलेम की ओर बढ़ती है। मैं क्यों उड़ता हूँ। अपने फिनिक्स को फ्रॉस्टफॉल स्टॉर्म छोड़ने लगाओ, इसके जोड़ों को जमा दो। समझ गई? फ्रॉस्टमून फिन। एक तेज स्पष्ट चीख निकलती है। इसके पंख एक बार फड़फड़ाते हैं और एक ठंडी बाढ़ गोलेम की ओर ज्वार की लहर की तरह बढ़ती है, जो पहले से ही जड़ों में उलझे जोड़ों के चारों ओर मोटी बर्फ के क्रिस्टल की परतें बनाती है। मेरी नजरें पूरे समय लियोरा पर टिकी रहती हैं। ये एकमात्र रणनीति है जो मैं इस परीक्षण गोलेम को हराने के लिए सोच सका। अगर हम इसे अपनी स्थिर बाधा को सक्रिय करने और अपनी रक्षा को और बढ़ाने दें तो इसे मारने की हमारी संभावना लगभग शून्य हो जाती है। इसलिए हमें इसे अभी खत्म करना होगा, इससे पहले कि यह प्रतिक्रिया कर सके। दिव्य न्याय। उड़ान के बीच में लियोरा की शक्ति बढ़ जाती है। उसके सिराफ पंख उसके पीछे आग की शानदार लकीरें छोड़ते हैं। जब तक वह गोलेम के पास पहुंचती है, उसके चारों ओर जलती हुई आग सूरज की तरह चमक रही होती है। ये देखकर स्काइलर और यूना दोनों की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। लियोरा का दबाव अभी परीक्षण गोलेम के बराबर है। जब तक हमारा नियंत्रण बना रहता है, हम निश्चित रूप से इस परीक्षण को पार कर लेंगे, लेकिन मेरा चेहरा गंभीर बना रहता है। मेरी नजरें परीक्षण गोलेम पर टिकी हैं और मेरे पेट में बेचैनी एक उठती हुई लहर की तरह मचल रही है। ये बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। मेरी गणना के अनुसार स्काइलर और यूना के लिए गोलेम को सफलतापूर्वक रोकने की संभावना 30% से कम होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसे बिना किसी परेशानी के रोक दिया है। कुछ गड़बड़ है। जैसे ही गोलेम की आंखें लाल रोशनी से चमकती हैं, मेरा दिल धड़कने लगता है। खतरे की एक हिंसक लहर मुझ पर हावी हो जाती है। लियोरा, अभी पीछे हटो। मेरी आवाज सुनकर लियोरा केवल एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन वह मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करती है। बिना किसी सवाल के वह अपने सेराफ पंखों को मोड़ती है और पीछे की ओर तेजी से उड़ जाती है। उसी क्षण वॉर ट्रेंड की जड़ें इंच दर इंच टूट जाती हैं। फ्रॉस्टमून फीनिक्स की बर्फ कुछ ही सेकंड में पिघल जाती है। ट्रायल गोलेम दोनों मुट्ठियों को एक साथ मारता है और उन्हें उल्का प्रहार की तरह जमीन में धकेल देता है। एक हिंसक झटका बाहर की ओर फटता है, फर्श टूट जाता है और मलबा हर जगह उड़ने लगता है। लियोरा मुश्किल से हमले से बचती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। अगर वह गोलेम की भयानक 340 पॉइंट की ताकत और कौशल वृद्धि के साथ आधा सेकंड भी धीमी होती तो सेराफ मोड में भी वह हमला उसे गंभीर रूप से घायल कर देता या सीधे मार डालता। लियोरा को सुरक्षित निकलते देख मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैं युद्ध क्षेत्र को देखता हूं तो मेरा सीना फिर से कस जाता है। मैं सही था। ये परीक्षण गोलेम कोई बेवकूफी भरा निर्माण नहीं है, इसमें युद्ध की बुद्धिमत्ता है। इसका असली लक्ष्य शुरू से ही लियोरा था। ये केवल युद्ध वृक्ष और फ्रॉस्टमून फीनिक्स द्वारा रोके जाने का नाटक कर रहा था ताकि उसे पास लाया जा सके, फिर घात लगाकर मैदान पर सबसे बड़े खतरे को खत्म किया जा सके। गोलेम का वार चूक जाता है। उसकी लाल यांत्रिक आंखें युद्ध वृक्ष की ओर मुड़ती हैं। स्काइलर, ट्रेंड को पीछे खींचो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गोलेम बिजली की तरह चलता है। लगभग उसी क्षण जब मैं चिल्लाता हूँ, ये धुंधला हो जाता है, सीधे वॉर ट्रेंड की ओर बढ़ता है। ट्रेंड जल्दी से एक लोहे की पर्दा बांधा उठाता है, लेकिन अंतराल को पाटना असंभव है। एक भारी धमाके के साथ वॉर ट्रेंड टूटे हुए पतंग की तरह उड़ता हुआ गोलाकार कक्ष की दीवार से टकराता है और पत्थर में गहराई तक धंस जाता है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये जीवित भी है या नहीं। गोलेम की नजर फिर से बदलती है। इस बार फ्रॉस्टमून फीनिक्स पर टिक जाती है। लियोरा, फीनिक्स को बचाओ। अगर फ्रॉस्टमून फीनिक्स को ऐसा झटका लगता है तो यह परीक्षण असफल हो जाएगा। सौभाग्य से लियोरा की गति की स्थिति गोलेम से लगभग 50 अंक अधिक है। वह एक लाल प्रकाश की लकीर में बदल जाती है, फीनिक्स को खतरे के क्षेत्र से बाहर खींच लेती है। ठीक उसी समय जब गोलेम की विशाल मुट्ठी नीचे गिरती है, उसके सिराफ पंख गर्मी की लहरें उठाते हैं। लियोरा मेरे बगल में फीनिक्स के साथ स्थिरता से उतरती है, फिर अपने पंख फैलाकर हमें अपने पीछे ढाल देती है और दूर खड़े ट्रायल गोलेम को सतर्कता से घूरती है। लड़ाई का रुख बदल गया है। स्काइलर बेहोश है, वॉरट्रेंट निष्क्रिय हो गया है और हमारी पूरी घात योजना इस गोलेम की युद्ध प्रवृत्तियों के सामने धराशायी हो गई है। यूना का चेहरा तनावपूर्ण है। वह मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आवाज धीमी है। एथन, अब हम क्या करें? मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मेरा दिमाग दौड़ रहा है। मेरी आंखें ट्रायल गोलेम और लियोरा के बीच घूम रही हैं। जागृत, रैंक 9, भारी आंकड़े। जब तक मैं लियोरा की अंतिम कौशल का उपयोग नहीं करता, इस चीज को सीधे हराने का लगभग कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा एकमात्र जानवर शीत निद्रा में चला जाएगा और लियोरा की वृद्धि बहुत अधिक विलंबित हो जाएगी। जैसे ही मैं अपने विकल्पों पर विचार कर रहा हूं, यूना अचानक एक दृढ़ आवाज में बोलती है, अगर मैं इसे रोक सकती हूं तो क्या तुम इसे एक ही बार में खत्म कर सकते हो? मैं उसकी ओर देखता हूं। मेरी आंखों में आश्चर्य झलकता है।
फिर मैं फीनिक्स की कौशल सूची देखता हूँ और तुरंत उसकी योजना समझ जाता हूँ। फ्रॉस्टमून फीनिक्स की अंतिम कौशल से जानवर कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत लियोरा की तुलना में कम गंभीर है। मेरी नजरें लियोरा पर लौटती हैं और मैं बिना हिचकिचाए सिर हिलाता हूँ। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो तो लियोरा निश्चित रूप से इस गोलेम को गिरा सकती है। यूना की आंखों में दृढ़ संकल्प चलता है। फ्रॉस्टमून फीनिक्स, फ्रॉस्ट बाइंडिंग का उपयोग करो। जैसे ही उसका आदेश गिरता है, फ्रॉस्टमून फीनिक्स का शरीर चमकदार बर्फीले नीले प्रकाश में फूट पड़ता है। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। मेरी आंखों के सामने एक नया डेटा पैनल दिखाई देता है। अपनी अंतिम कौशल को सक्रिय करने से पहले फीनिक्स की मानसिक स्थिति 200 अंकों से ऊपर जाती है और हर अन्य स्थिति 100 अंकों से बढ़ जाती है। तो यह ऐसे काम करता है। जानवर की अंतिम कौशल जानवर की स्थिति को बढ़ाकर कौशल के प्रभाव को बढ़ाती है। लियोरा, तैयार हो जाओ। मेरे आदेश को सुनकर लियोरा की एम्बर आंखें लाल आग से जलती हुई परीक्षण गोलेम पर टिक जाती हैं। उसके शरीर के चारों ओर की आग की तीव्रता बढ़ जाती है। उसी समय फीनिक्स की आभा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बर्फ और आग, दो पूरी तरह से विपरीत ऊर्जाएं परीक्षण क्षेत्र में उथल पुथल मचा रही हैं। ठंड और लपटें पूरे युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे में उलझ रही हैं। परीक्षण गोलेम स्पष्ट रूप से खतरे को महसूस करता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। स्थिर बाधा, एक काले धात्विक चमक वाली ढाल तुरंत प्रकट होती है। लेकिन फ्रॉस्टमून फीनिक्स की अंतिम कौशल बाहर से अंदर की ओर नहीं जमती। ये बिल्कुल विपरीत है। एक तीव्र चटकने की आवाज के साथ बर्फ के क्रिस्टल अचानक बाधा के अंदर बनते हैं, गोलेम के पूरे शरीर को ढकते हुए। ठंड इसकी सतह पर भयानक गति से फैलती है। इसके शरीर पर हमला होते ही गोलेम की स्थिर बाधा तुरंत टूट जाती है। एथन, जल्दी करो। फीनिक्स की बर्स्ट स्थिति केवल 5 सेकंड तक रहती है। मैं इस मौके को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। लियोरा, अब एक लाल चमकती हुई रेखा हवा में चीरती है। लियोरा एक गिरते हुए तारे की तरह आगे बढ़ती है। उसकी जलती हुई तलवार सीधे गोलेम के यांत्रिक सिर की ओर लक्षित है। दिव्य न्याय, ब्लेड मिश्र धातु की खोपड़ी से टकराता है। एक कान फाड़ने वाली धातु की चीख निकलती है। जलती हुई तलवार धीरे धीरे गोलेम के सिर में धंसती है। पिघला हुआ धातु और जलते हुए चिंगारी टकराव पर फूट पड़ते हैं। जब हम सब सोचते हैं कि परीक्षण समाप्त होने वाला है, तभी जमे हुए गोलेम की आंखों से अचानक अंधाधुंध खून लाल रोशनी फूट पड़ती है। काले धुएं जैसी ऊर्जा उसके जोड़ के सीमों से निकलती है। तुरंत उसकी सतह पर जमी बर्फ को गलाने लगती है। यूना और मैं दोनों ठिठक जाते हैं। हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। ये क्या है? मेरी दृष्टि में स्थिति पैनल तेजी से विकृत हो रहा है। डेटा पुनर्व्यवस्थित हो रहा है। कोड परिवर्तन। यूना और मैं एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और हम दोनों एक साथ हाँफते हैं। सारी रहस्यमय बातें अचानक समझ में आ जाती हैं। एबिस ट्रायल की कठिनाई इतनी पागलपन भरी क्यों है? प्रवेश की आवश्यकता अवेकनेड रैंक 5 है, लेकिन अंतिम दुश्मन ट्रांसेंडेंट टियर के करीब है। पूरा ट्रायल स्थान दानवी ऊर्जा से प्रभावित हो गया है। इसके प्रभाव में गोलेम के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यदि ये चीजें निर्जीव संरचनाएं नहीं होती तो उनका विकास और भी भयानक होता। जल्द ही गोलेम के सिर को ढकने वाली बर्फ में दरारें बनने लगती हैं। ये फिर से गतिशील हो जाता है और इसकी नजर धीरे धीरे बदलती है। सीधे यूना और मुझ पर टिक जाती है। भ्रष्ट होने के बाद इसकी बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। दो शक्तिशाली जानवर एक बात है, लेकिन अगर यह पहले उनके मालिकों को मार देता है, हम दोनों के भीतर हड्डियों तक ठंडक दौड़ जाती है। ट्रायल गोलेम की नजर हम पर एक विषैले सांप की तरह टिक जाती है। एक तेज दरार की आवाज के साथ गोलेम के शरीर को ढकने वाली बर्फ बाहर की ओर फट जाती है। उसकी यांत्रिक भुजा चौंकाने वाली गति से चलती है। उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े को पकड़ लेती है। एक पल में ये निशाना लगाना, चार्ज करना और फेंकने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है। बर्फ का टुकड़ा एक घातक प्रकाश की चमक बन जाता है जो सीधे यूना के गले की ओर बढ़ता है। फ्रॉस्टमून फीनिक्स एक दिल दहला देने वाली चीख निकालता है। इसे रोकने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी अंतिम कौशल का उपयोग करने के बाद वो मुश्किल से खड़ा हो सकता है। चलना तो दूर की बात है, वो केवल असहाय होकर देख सकता है जैसे मौत उसके मालिक के करीब आती है। यूना का दिमाग खाली हो जाता है। मौत की छाया उसे घेर लेती है। बर्फ के टुकड़े की ठंडी चमक उसकी आंखों में तेजी से फैलती है। लियोरा, दिव्य सुरक्षा। मेरी गर्जना परीक्षण क्षेत्र में गूंजती है। एक पल में एक चमकदार सुनहरा अवरोध दिव्य ढाल की तरह उतरता है। यूना को पूरी तरह से घेर लेता है। ये लियोरा की 4 मुख्य क्षमताओं में से एक है, दिव्य सुरक्षा, एक अंतिम रक्षा जो एक घातक हमले को पूर्ण निश्चितता के साथ रोक सकती है। बर्फ का टुकड़ा सुनहरी बाधा से जोरदार टकराता है, लेकिन यह इस दिखने में नाजुक दीवार को तोड़ नहीं पाता। यूना को सुरक्षित देखकर मैं पीछे मुड़ता हूँ। मेरी नजर परीक्षण गोलेम पर टिक जाती है। अब इस राक्षस का सामना करते हुए, जिसके सभी आंकड़े 400 हैं, मेरे पास लियोरा की अंतिम कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस क्षण लियोरा को लगता है कि वह मेरे गहरे विचारों को समझ रही है। वह अचानक अपनी सुनहरी आंखें उठाती है। उनमें अडिग दृढ़ संकल्प चमक रहा है। मास्टर, मैं यह कर सकती हूँ। लियोरा की सुनहरी पुतलियां तीव्रता से सिकुड़ती हैं। गोलेम की गर्दन की दरार में घूरती है। बस थोड़ा और मजबूत, बस थोड़ा और। उसके सीने में इनकार की एक ज्वाला जल रही है जो उसके शरीर के चारों ओर की आग से भी अधिक गर्म है। वह अपने स्वामी को उसके कारण वह उलझन भरा भाव नहीं दिखाने देगी। वह फिर से अपने कमजोर शक्तिहीन रूप को स्वीकार नहीं करेगी। परीक्षण गोलेम की लाल इलेक्ट्रॉनिक आंखें अचानक लियोरा की ओर मुड़ जाती हैं। उसकी यांत्रिक भुजा से एक कठोर धात्विक चीख निकलती है। अगर ये मालिकों को नहीं मार सकता तो ये सबसे खतरनाक देवदूत को पहले नष्ट कर देगा। लियोरा, पीछे हटो। मेरी चीख हताश है, लेकिन इस बार लड़की 1 इंच भी नहीं हिलती और अपनी पूरी शक्ति अपनी तलवार में डाल देती है। इस बार मैं लाल लपटें आकाश की ओर भड़क उठती हैं। उसके 4 हल्के पंख अपनी पूरी सीमा तक फैल जाते हैं और इससे भी अधिक चौंकाने वाला उसके पीछे 2 अतिरिक्त पारदर्शी पंखों की आकृतियां दिखाई देती हैं। आग के समुद्र में एक 6 पंखों वाले देवदूत का भूत प्रकट होता है, पवित्र और प्रभावशाली। लियोरा के आंकड़े देखकर मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल फ्रॉस्टमून फीनिक्स की तरह वो एक विशेष स्थिति में है, लेकिन लियोरा ने अपनी अंतिम कौशल भी सक्रिय नहीं की है। यूना अभी भी अपनी सांस पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। जब उसकी नजर लियोरा पर पड़ती है तो उसकी पुतलियां बिंदु तक सिकुड़ जाती हैं। गंभीर स्थिति। मैं उसकी ओर सिर घुमाता हूँ। मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। क्रिटिकल स्टेट क्या है? मेरे परिवार के प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार जब किसी जानवर की प्रतिभा और इच्छा अपनी चरम सीमा पर होती है तो उनके इस स्थिति में प्रवेश करने की थोड़ी संभावना होती है। ये अत्यंत दुर्लभ है और इसके लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। हालांकि स्टेट बूस्ट अल्टीमेट स्किल से थोड़ा कम होता है। कोई साइड इफेक्ट न होने की बात जानकर मेरे सीने का बोझ आखिरकार हल्का हो जाता है। मेरी नजरें फिर से युद्ध के मैदान के केंद्र पर टिक जाती हैं। इस समय ट्रायल गोलेम का यांत्रिक हाथ लियोरा से बस 1 इंच की दूरी पर जम जाता है। पूरी तरह से एक रक्त लाल ऊर्जा ढाल द्वारा रोका गया। उसकी लाल आंखें हिंसक रूप से चमकती हैं और उसके शरीर के अंदर की दानवी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से कांपती है। गोलेम की धारणा में इस जानवर से निकलने वाली आभा अब उसके बराबर या उससे भी अधिक हो गई है। खतरा, अत्यधिक खतरा। इस समय लियोरा के मन में केवल एक ही विचार चल रहा है, मुझे जीतना है। मर जाओ।
उस धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ जमी हुई तलवार अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी से फूट पड़ती है। द लेड हवा में चीरता है और समय जैसे थम जाता है। पूर्ण शक्ति के सामने गोलेम का मिश्र धातु शरीर टिश्यू पेपर की तरह फट जाता है। एक गगन भेदी धमाके के साथ विशाल यांत्रिक ढांचा जमीन पर गिरता है। जैसे ही इसका कोर अंधेरा होता है, मलबे से एक शुद्ध नीला ऊर्जा गोला उठता है जो हवा में 2 भागों में बढ़ जाता है। राक्षसी प्राणियों को मारना ही जानवरों के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है और अब जब इस गोलेम को भ्रष्ट कर दिया गया है तो ये एक राक्षसी इकाई के रूप में गिना जाता है। नीले गोले को अवशोषित करने के बाद लियोरा का शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। मुझे अपनी मानसिक शक्ति फिर से बढ़ती हुई महसूस होती है। लेवल अप। मैं अपने पैनल पर तेजी से बढ़ते नंबरों को देखता हूँ। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। बिल्कुल पागलपन। सामान्य जागृत रैंक 8 के जानवरों की प्रत्येक आंकड़े में लगभग 150 अंक की सीमा होती है, लेकिन लियोरा सभी आंकड़ों में 180 के करीब पहुंच रही है। मैं लियोरा की ओर देखता हूँ, लेकिन वह जैसे किसी लकवा मारने वाले जादू से प्रभावित हो गई हो वैसे जमी हुई है। उसके प्रकाश के पंख अभी भी पूरी तरह फैले हुए हैं, लेकिन वह पूरी तरह से स्थिर है। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ देता है। सबसे बुरा स्थिति मेरे दिमाग में चमकती है। कुछ गड़बड़ है। बिना सोचे मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं पास पहुंचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि छोटी परी बस खाली हवा में मुस्कुरा रही है। उसके गाल असामान्य रूप से लाल हो गए हैं। मैंने कर दिखाया। मास्टर निश्चित रूप से खुश होंगे। जैसे ही मैं वहां खड़ा हूं, लियोरा की मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर हंसी और निराशा के बीच फंसा हुआ हूं। सामने की पत्थर की दीवार अचानक गड़गड़ाती है और धीरे धीरे दोनों ओर खुल जाती है। एक दिव्य दूर की आवाज परीक्षण स्थान में गूंजती है। प्राचीन परीक्षा पास करने वाले सभी को बधाई। जैलवन कबीले का आशीर्वाद आपके साथ है। चमकदार हरी रोशनी हवा में बुनती है। 3 क्रिस्टल स्पष्ट रैंकिंग क्रिस्टल में संघनित होती है। अंतिम मूल्यांकन एथन ट्रिपल एस रैंक इतिहास में सबसे उच्च, यूना डबल एस रैंक उत्कृष्ट, स्काइलर एस रैंक अच्छा। तुरंत बाद ऊपर से 3 अलग अलग रंगों की किरणें नीचे आती हैं। मैं एक चमकदार सुनहरे स्तंभ में घिरा हुआ हूँ और मेरे मन में एक के बाद एक सूचनाएं बज रही हैं। प्राप्त हुआ बीस्ट टैलेंट एनहांसमेंट पोशन लेजेंडरी ग्रेड। प्राप्त हुआ बीस्ट स्पेस कोर। प्राप्त हुई एल्वेन रियलम की। गुप्त क्षेत्र मार्ग को अनलॉक करें। यूना के चांदी के स्तंभ में एक औषधि और एक चाबी है। प्राप्त किया बीस्ट टैलेंट एनहांसमेंट पोशन एपिक ग्रेड। एल्वेन रियलम की चाबी प्राप्त की। स्काइलर के सामने एक जेड हरे रंग की उपचारात्मक रोशनी चमकती है। जीवन के स्रोत का सार प्राप्त किया। ये पूरी तरह से जानवर की चोटों को ठीक कर सकता है। मैं अपने सामने तैर रहे 3 वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। सबसे पहले मेरा ध्यान सुनहरे औषधि पर जाता है। बीस्ट टैलेंट एनहांसमेंट पोशन लेजेंडरी ग्रेड। प्रभाव एक लेजेंडरी रैंक के बीस्ट की प्रतिभा को 2 सितारों से बढ़ाता है। औषधि का विवरण देखकर मेरी सांस तेज हो जाता है। 2 स्टार प्रतिभा छलांग लियोरा के आंकड़ों को एक और बड़े अंतर से बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। बीस्ट स्पेस कोर एक पारदर्शी हीरे के आकार का क्रिस्टल है जिसके अंदर तारों की रोशनी जैसी कण बह रही है। बीस्ट स्पेस कोर पौराणिक श्रेणी। प्रभाव एक बीस्ट मास्टर को समय से पहले एक पूर्ण बीस्ट स्पेस बनाने की अनुमति देता है। इसका विवरण पढ़ने के बाद मुझे झटका लगता है। समय से पहले एक पूर्ण बीस्ट स्पेस बनाना। आमतौर पर आपको एक व्यक्तिगत बीस्ट स्पेस को संक्षिप्त करने के लिए ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्कोर के साथ मैं इसे अवेकन टियर के दौरान कर सकता हूं। ये खेल को दौड़ने वाला है। जहां तक अंतिम वस्तु की बात है, मैं थोड़ा भ्रमित हूं। मैं इस चाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं देख सकता। मैं हाथ बढ़ाकर इसे हल्के से छूता हूं। चाबी एक प्रकाश की धारा में बदल जाती है, मेरे माथे में समा जाती है। जानकारी की बांट आ जाती है। एल्वन बरियल रियलम। प्रवेश की शर्त सभी 3 चाबियां इकट्ठा करें। शेष समय 49 दिन 23 घंटे 59 मिनट। चेतावनी समय सीमा के बाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। सभी कुंजी की जानकारी को संसाधित करने के बाद मुझे अंततः समझ में आया कि यह किसके लिए है। यह परीक्षण मूल रूप से एक परीक्षा थी। केवल वे प्रतिभाशाली जो इसे पास करते हैं उन्हें एल्वन बरियल रियल में प्रवेश करने और पीछे छोड़ी गई विरासत का दावा करने का अधिकार मिलता है। पकड़ क्या है? प्रवेश के लिए आपको सभी 3 कुंजियों की आवश्यकता है। अब अभी मेरे पास एक है, यूना के पास दूसरा है और आखिरी का पता अभी भी अज्ञात है। इन 3 वस्तुओं को देखते हुए मेरी नजर अंततः पारदर्शी बीस्ट स्पेस कोर पर टिक जाती है। यही कोर मुझे अगले स्तर पर ले जाएगा। एक बार जब मैं सफलतापूर्वक अपने बीस्ट स्पेस को संकुचित कर लूंगा तो लियोरा की वृद्धि अब केवल राक्षसों का शिकार करने तक सीमित नहीं रहेगी। वह बीस्ट स्पेस में कभी भी कहीं भी प्रशिक्षण ले सकेगी। साथ ही हम इस स्पेस के माध्यम से नई रणनीतिक संयोजन खोलेंगे जिससे वास्तविक समन्वित युद्ध प्राप्त होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपने हाथ में तारों की रोशनी बिखेरते हुए कोर को सक्रिय करता हूँ। पारदर्शी क्रिस्टल तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल जाता है जो सीधे मेरे माथे में प्रवेश करता है। एक पल में मानसिक शक्ति की एक लहर मेरे मन समुद्र में ज्वार की तरह उमड़ पड़ती है। मेरे बीस्ट स्पेस की पहले धुंधली रूपरेखा अब तेजी से आकार ले रही है। हर विवरण दिखाई देने वाली गति से बन रहा है। उसी समय लियोरा ऊपर देखती है। जैसे ही गोल्डन टैलेंट एनहांसमेंट पोशन एक चमकदार सुनहरी किरण में बदल जाता है, उसे पूरी तरह से घेर लेता है। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें गोलाकार कक्ष में फैल रही हैं। विकास शुरू होता है। इस बीच परीक्षण स्थल के बाहर आकाश में सांझ फैल रही है जैसे बिखरा हुआ खून। कमांडर वही रक्षा पंक्ति के अग्रभाग में खड़े हैं। उनके पीछे सैकड़ों सैनिक पंक्तिबद्ध हैं। उन्होंने पहले ही दूसरे चेक पॉइंट के बाद छोड़ी गई दरार को भारी सुरक्षा के साथ सुरक्षित कर लिया है। अब केवल अंतिम चेक पॉइंट बचा है। एक बार जब वे तीनों इसे पार कर लेंगे तो पूरे लोंगशिया राष्ट्र की रक्षा रेखा बिना किसी रुकावट के जुट जाएगी। उसके बाद नए बीस्ट मास्टर्स को लेवल अप करना काफी आसान हो जाएगा। आधा दिन हो गया है, तीसरा चेक पॉइंट अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि वे असफल हो गए? डिप्टी धीरे से पूछता है। उसकी आवाज में हिचकिचाहट है। कमांडर वे की नजरें नहीं हटती, सामने की सील की गई बाधा पर मजबूती से टिकी रहती हैं। मुझे उन पर विश्वास है। 5 छोटे निर्णायक शब्द हथौड़े की तरह लगते हैं। डिप्टी रुकता है, फिर समझ में सिर हिलाता है। सच में ये परीक्षण समूह हाल के वर्षों में सबसे मजबूत है। अगर वे इसे नहीं तोड़ सकते तो कोई नहीं कर सकता। अचानक एक तेज टूटने की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। इसे सुनकर कमांडर वे और डिप्टी दोनों एक साथ अपनी गर्दन घुमाते हैं। अवरोध मुहर टूट रही है। इसका मतलब है कि उन तीनों ने इसे पार कर लिया। सभी इकाइयां ध्यान दें। कमांडर वे की गर्जना हवा को हिला देती है। अवरोध मुहर टूटी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सैकड़ों सैनिक एक साथ जवाब देते हैं, जी सर। उनकी आवाजें गड़गड़ाहट की तरह गूंजती हैं। जैसे ही अंतिम दरार की गूंज सुनाई देती है, अवरोध मुहर पूरी तरह से टूट जाती है। विशाल दरार से अनगिनत राक्षसी जीव तीव्र चीखें निकालते हुए ज्वार की तरह आगे बढ़ते हैं। कमांडर वही राक्षसों की लहर को देखते हैं। उनका सॉवरेंटियर जानवर का दबाव पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लेता है। अगर इनमें से एक भी राक्षस बच निकला, उनकी आंखें तेज हो जाती हैं। सैन्य न्याय किया जाएगा। युद्ध शुरू होने वाला है। ऊंचे मंच पर सिटी लॉर्ड जेवियर देखते हैं कि रॉक्सी फिर से सुक्कुबस के मानसिक हमले से लड़खड़ा जाती है।
वह अंततः खुद को रोक नहीं पाता। उप प्रधानाचार्य कार्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यह मुकाबला बहुत आगे बढ़ गया है? कार्टर की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, फिर वह उसे पहले से भी अधिक चमकदार बनाकर वापस लाता है। सिटी लॉर्ड, आप ज्यादा सोच रहे हैं। युवा लोग अभ्यास करते समय अनिवार्य रूप से थोड़ा कठोर हो जाते हैं। डायलन का हमेशा अच्छा निर्णय रहा है, क्या आप नहीं कहेंगे? कार्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके बगल में बैठे मार्कस तुरंत बोल पड़ते हैं, मेरा लड़का जानता है कब पीछे हटना है। सिटी लॉर्ड, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जेवियर उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखता है। उसका चेहरा हर सेकंड ठंडा होता जा रहा है। इस एरिना मैच को जारी रखने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उनके रवैये को देखकर ये स्पष्ट है कि वे डायलन को उस लड़की को मंच पर अपमानित करने देना चाहते हैं। जेवियर की मुट्ठियां हल्के से कस जाती हैं, लेकिन अंततः वह चुप रहता है। लोंगशिया राष्ट्र का अटल नियम, सैन्य और राजनीतिक शक्तियां अलग हैं और शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के रूप में भी उसके पास परीक्षा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसे इस परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल इसलिए आया क्योंकि वह उस चौगुने एस रैंक प्रतिभाशाली के बारे में जिज्ञासु था, जिसे कमांडर वही ने व्यक्तिगत रूप से ले जाया था। लेकिन एथन की कार्रवाई देखने के बजाय वह इन दो मस्खरों को देखकर अपना मूड खराब कर रहा है। जेवियर ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन डायलन पर उसकी नजरें और ठंडी हो जाती हैं। नीचे अखाड़े में डायलन ऊबता हुआ लगता है। वह आलस से हाथ हिलाता है और लिलिथ तुरंत अपने हमले रोक देती है। डायलन आराम से रॉक्सी के पास जाता है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा एथन के साथ क्या रिश्ता है? तुम पहले उसके लिए समय क्यों बर्बाद करने को तैयार थी? रॉक्सी अपने सिर को उठाने के लिए संघर्ष करती है, खून का एक घूंट थूकते हुए। कभी नहीं बताऊंगी। डायलन की मुस्कान गहरी हो जाती है, लेकिन यह सबको सिहरन से भर देती है। कोई चिंता नहीं, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता मेरे लिए वास्तव में मायने नहीं रखता। बस एक सवाल का जवाब दो और मैं तुम्हें सम्मान के साथ आत्मसमर्पण करने दूंगा। कैसा है? रॉक्सी की ठंडी नजर देखकर वो बिना रुके आगे बढ़ता है। तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा ताकतवर है, मैं या एथन? जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। वो आखिरी कुछ शब्दों पर जानबूझकर जोर देता है, लेकिन रॉक्सी अचानक हंस पड़ती है। उसकी ठुड्डी से खून टपकता है, लेकिन उसकी आंखों में व्यंग्य छिप नहीं सकता। डायलन, तुम दयनीय हो। क्या बस इतना ही है? वह हर शब्द को धीरे धीरे उच्चारित करती है। तुम एथन के स्तर के आसपास भी नहीं हो। ये शब्द एक बेड की तरह काटते हैं। तुरंत डायलन के मुखौटे को भेजते हैं। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं और उसका चेहरा एक पल के लिए मरोड़ खा जाता है। बहुत अच्छा। वह अचानक सीधा खड़ा हो जाता है और लिलिथ की ओर उंगलियां चटकाता है। लिलिथ की लाल जीभ उसके होंठों पर फिसलती है। उसकी आंखों में विकृत उत्तेजना चमक रही है। पूरे प्लाजा में एक भयानक आवाज गूंजती है। रॉक्सी का शरीर जोर से कांपता है। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढंस जाते हैं, लेकिन वह चीख को निगल जाती है जो बाहर आने की धमकी दे रही है। डायलन अपने आस्तीन को व्यवस्थित रूप से ठीक करता है, फिर अपने जूते की नोक से रॉक्सी के चेहरे पर लात मारता है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। उम्मीद है कि यह अखाड़े में हो रहा है। डायलन मुड़कर जाने लगता है, फिर एक साधारण आदेश देता है, लिलिथ, उस भेड़िए को मार दो। ये सुनकर दर्द से सुन्न हुई रॉक्सी भी ठिठक जाती है, लेकिन अगले ही पल उस पर जबरदस्त घबराहट छा जाती है। वे मेरे जानवर को मारने जा रहे हैं। लिलिथ द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी बिना एक बार भी रोए अब लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस बार वह डरी हुई है। डायलन, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन डायलन के कदम एक सेकंड के लिए भी धीमे नहीं होते। बहुत देर हो चुकी है। लिलिथ अपने होंठ चाटती है और एक पल में शैडो फ्रॉस्ट भेड़िए के सामने प्रकट होती है। रॉक्सी की निराशाजनक नजरों में लिलिथ की पतली पूंछ तलवार की तरह भेड़िए के माथे को भेदती है। लाल खून छिड़कते हुए जानवर का अनुबंध टूट जाता है। रॉक्सी खून की एक घूंट खांसती है और टूटी हुई कठपुतली की तरह अखाड़े में गिर जाती है। ये सब होते देख भीड़ एक पल के लिए पूरी तरह से चुप हो जाती है। क्या उस जानवर को अभी अभी डायलन ने मार दिया? क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है? लेकिन रेफरी ने पूरे समय उसे नहीं रोका। यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? डायलन के विरोधी हमेशा बुरी हालत में होते हैं। अब जब तुमने कहा हाँ, एक भी जानवर अखाड़े से सही सलामत नहीं निकला है, लेकिन रॉक्सी की हालत सबसे बुरी है। उसका जानवर तो सच में मारा गया। अफरा तफरी भरी फुसफुसाहट के बीच डायलन धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी नजर भीड़ को चीरती हुई मुझ पर टिक जाती है। तुम सोचते हो कि तुम मेरा विरोध कर सकते हो? तुम तो पास भी नहीं हो। लेकिन मैं डायलन के उकसावे पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं पूरी तरह शांत रहता हूँ। मेरे बगल में खड़ी लियोरा स्पष्ट रूप से मेरे शरीर से निकलने वाली ठंडी ठंडक को महसूस कर सकती है, इतनी ठंडी कि हवा को भी जमा दे। लियोरा, मेरी आवाज शांत है, डरावनी रूप से शांत। जब हम उस मंच पर जाएं तो पूरी ताकत से जाओ। छोटा परी दृढ़ता से सिर हिलाती है, यहाँ तक कि उसके स्वाभाविक रूप से दयालु हृदय के साथ अब उसकी आंखों में दुर्लभ क्रोध जल रहा है। मैच समाप्त हुआ। डायलन जीत गया। रेफरी की आवाज में थोड़ी जल्दी है। वह बोलना खत्म भी नहीं करता कि वह पहले ही मेडिकल टीम को मंच पर बुला रहा है। रॉक्सी स्ट्रेचर पर लेटी है। उसका चेहरा बेहद पीला है। सूखा खून अभी भी उसके मुंह के कोनों पर लगा हुआ है। चिकित्सा कर्मी उसे जल्दी से खून से सने अखाड़े से बाहर ले जाते हैं। फाइनल 1 घंटे में शुरू होगा। ये प्रतियोगियों, कृपया तैयारी करें। रेफरी जल्दी से कार्यक्रम की घोषणा करता है और लगभग वहां से भाग जाता है। उसका पीछे हटता हुआ शरीर लगभग घबराया हुआ लगता है। रॉक्सी के जानवर की सार्वजनिक रूप से हत्या की घटना ने पहले ही छात्रों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी है। अभी उसे तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी। देखने के मंच पर कार्टर मार्कस की तारीफों की बौछार कर रहा है। मार्कस, डायलन की प्रगति अविश्वसनीय है। इस गति से ट्रांसेंडेंट स्तर तक पहुंचना बस कोने के आसपास है। मार्कस दिखावटी विनम्रता से हाथ हिलाता है। वह अभी भी उससे बहुत दूर है, केवल जागृत रैंक 8 पर है। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष छिपाना असंभव है। जेवियर चेन भाइयों के प्रदर्शन को ठंडे मन से देखते हैं, अंततः खुद को रोक नहीं पाते। उप प्राचार्य कार्टर, नियमों के अनुसार परीक्षा के दौरान जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी के जानवर को मारने पर अयोग्यता होनी चाहिए, है ना? जेवियर को यह कहते सुनकर कार्टर तुरंत एक परेशान चेहरा बना लेते हैं। स्पष्ट रूप से मैंने उसका नियमों का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। मार्कस जल्दी से बीच में कूदता है। मेरे बेटे ने लापरवाही के एक पल में एक भयानक गलती की, जिससे यह दुखद परिणाम हुआ। लेकिन निश्चिंत रहें सिटी लॉर्ड, हम छात्रा के नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। सिटी लॉर्ड, युवा लोगों के बीच अभ्यास के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं। जेवियर का चेहरा और ठंडा हो जाता है। क्या सुविधाजनक दुर्घटना है सार्वजनिक रूप से एक जानवर को मारना जो पहले ही लड़ने की क्षमता खो चुका है? इतनी स्पष्ट क्रूरता और आप दोनों इसे एक साधारण गलती के रूप में टाल रहे हैं। क्या आप मुझे नगरपाल मूर्ख समझ रहे हैं? क्या आप लिन्युआन शहर की पूरी आबादी को मूर्ख समझ रहे हैं? तभी जो रेफरी पहले गया था जल्दी से वापस आता है। नगरपाल, अध्यक्ष चेन, उप प्राचार्य कार्टर आलस से एक पलक उठाता है। क्या बात है? रेफरी ने घबराते हुए चारों ओर देखा। उसका गला कई बार हिला और फिर वह धीरे से बोला, कई छात्रों ने पिछले मैच पर आपत्ति जताई है। कार्टर और मार्कस ने एक अर्थपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया।
एक पल के बाद कार्टर अचानक जैसे कुछ समझ गए हों अपने घुटने पर थपकी देते हैं। तुम सही हो, परीक्षा के नियमों में एक खामी थी जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम ऐसा करेंगे। वह अपने सूट पर एक काल्पनिक सिलवट को सीधा करते हैं। अगले मैच के लिए हम 2 नए नियम जोड़ेंगे। पहला, जानवरों को जानवर प्रशिक्षकों पर हमला करने से मना किया जाता है। दूसरा, यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है जो जानवर की मृत्यु का कारण बन सकती है तो रेफरी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। रेफरी अपना मुंह खोलता है, शब्द उसके गले में अटक जाते हैं और वह उन्हें वापस निगल लेता है। वह बेताबी से कहना चाहता है कि छात्र नियमों का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे डायलन की खुली हत्या का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कार्टर की तीखी नजर देखकर वह अंततः गहराई से झुक जाता है। मैं इसे तुरंत घोषित कर दूंगा। जब यह अधूरा नया नियम स्पीकर पर प्रसारित होता है तो दर्शक बू करने लगते हैं। यह धांधली है। वे पूरी बात को ऐसे ही दबा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉक्सी की चोटों का क्या, उसके जानवर का क्या? रॉक्सी के साथी खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हैं, उनकी मुट्ठियां सफेद हो गई हैं। जैसे ही रेत का आखिरी कण घड़ी में गिरता है, रेफरी फिर से अखाड़े में कदम रखता है। फाइनल अब शुरू होगा। एथन बनाम डायलन। 2 आकृतियां लगभग एक साथ मंच पर कूदती हैं। मेरी नजर डायलन की बाहों में झूलती सुक्कुबस पर जाती है। सब कुछ इस सुक्कुबस से शुरू हुआ। लिलित असहज महसूस करती है। उसकी लाल आंखें इधर उधर देखती हैं, मेरी आंखों से मिलने से इनकार करती हैं। क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? रेफरी अखाड़े के केंद्र में खड़ा होकर हम दोनों से पूछता है। मैं हल्के से सिर हिलाता हूं, लेकिन डायलन अचानक अपना हाथ उठाता है। रेफरी गहरी सांस लेता है, लेकिन उसे बोलने की अनुमति देनी पड़ती है। डायलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में गणना चमक रही है। एथन, क्या तुम उस सुक्कुबस को वापस नहीं लेना चाहोगे जो तुमसे चुराई गई थी? मैं एक पल के लिए रुक जाता हूं। मेरी नजरें क्षण भर के लिए लियोरा की ओर जाती हैं। बात मुझे समझ में आ गया। लगता है कि चेन परिवार ने फिर से लियोरा पर नजरें गड़ा ली हैं। कैसा रहेगा अगर हम इस मैच में एक शर्त जोड़ दें? हारने वाला अपने जानवर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देगा। ठीक है, क्या बात है? क्या तुम डर गए हो? डायलन और जोर देता है। ये कुछ ऐसा था जो मार्गस ने विशेष रूप से उसे मैच से पहले करने के लिए कहा था। उस एंजल की प्रतिभा कम से कम महाकाव्य रैंक की है। डायलन के अलौकिक स्तर पर पहुंचने के करीब होने के बावजूद उसके पास अभी भी एक जानवर की कमी है। डायलन के इस छोटे से प्रदर्शन को देखकर मैं लगभग जोर से हंस पड़ता हूँ। यह हास्यास्पद है। एक जानवर जो साथी होने वाला है उसे एक शर्त के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मना करने ही वाला था कि अचानक एक स्पष्ट आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। मैं आश्चर्य से अपना सिर घुमाता हूँ। मेरा आमतौर पर कोमल छोटा परी अब पूरी तरह से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ है। उसकी अंबर आंखें अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। मास्टर, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। वैसे भी उस गद्दार का न्याय तुम्हें ही करना चाहिए। छोटे की अडिग दृढ़ता को महसूस करते हुए मैं मुस्कुराता हूँ। अगर मेरी छोटी परी ने पहले ही बोल दिया है तो उसके गुरु के रूप में मैं पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, मैं इस सीरीज को अब आगे जारी नहीं रखूंगा। व्यूज ठीक ठाक आ रहे थे, स्टोरी भी अच्छी थी, लेकिन इमेजेस AI जनरेटेड होने की वजह से मुझे खुद उतना अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने इस सीरीज को यहीं बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन चिंता मत करो, कल से एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं। और अगर तुम सच में इस सीरीज का नया पार्ट देखना चाहते हो तो 1000 लाइक पूरा कर दो। हालांकि मुझे पता है ये लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए ही बोल रहा हूं। आखिर में बस एक बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना।